हेलो गाइस, जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए हर वेब डेवलपर को जावास्क्रिप्ट आनी जरूरी है। सो अगर आप वेब डेवलपमेंट में नए हैं और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो इसी एक वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक टू एडवांस कंप्लीट जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं। इसी एक वीडियो के अंदर आप जावास्क्रिप्ट के एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसी एक वीडियो के अंदर आपके जावास्क्रिप्ट के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के और भी वीडियोस आपको मिलते रहे। और कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसे लगा। और चलिए शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट सीखना। हेलो एवरीवन, मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। यानी मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, जावास्क्रिप्ट क्या है, किस तरह वर्क करती है, क्या रीजन है कि जावास्क्रिप्ट को इतना ज्यादा यूज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट मोस्टली यूज्ड लैंग्वेज है। जब आप बात करते हो वेब डेवलपमेंट के अंदर, जावास्क्रिप्ट बहुत फेमस भी है। तो ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जो जावास्क्रिप्ट को इतना फेमस बनाते हैं, ऐसा क्या है जो जावास्क्रिप्ट को हम लोगों को यूज करना चाहिए। और जब आप वेब डेवलपमेंट में आते हो तो जावास्क्रिप्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो आपको पढ़नी चाहिए, जो आपको आनी चाहिए। और जावास्क्रिप्ट पे फर्दर इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, देन जावास्क्रिप्ट क्या करती है और जावास्क्रिप्ट को क्या अलग बनाता है, और लास्ट में कुछ बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताता हूं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटेड है पहले से, क्लाइंट साइड है और इवेंट बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सबको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। इंटरप्रेटेड मतलब कि उसका जो कोड है वो आपके ब्राउजर पे इंटरप्रेट होता है, और इंटरप्रेटेड का मतलब कि उसकी कोडिंग बहुत पहले से मतलब कोडिंग कर रखी है। आपको उतना ज्यादा जीरो लेवल से नहीं करना पड़ता। अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी है तो सी लैंग्वेज के अंदर आपको बहुत छोटे लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग करनी शुरू करनी पड़ती है। बट यहाँ पर आपको इतना ज्यादा कोड नहीं करना पड़ता। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपको बताना होता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू नहीं बताना होता है। व्हाट टू डू मतलब कि क्या करना है, सिर्फ ये बताओ, और कुछ फंक्शंस हैं उनका यूज करो, कुछ इवेंट्स हैं उनका यूज करो, और ये काम हो जाता है। हाउ टू डू में क्या होता है कि आपको इनिशियली जीरो से बताना पड़ता है। फिर इवेंट बेस्ड है। इवेंट बेस्ड का मतलब क्या होता है कि किसी इवेंट पे कुछ ना कुछ काम होना, जैसे क्लिक होना, ये एक इवेंट है। कहीं पर माउस जाना, ये एक इवेंट है। आपका पेज लोड हुआ, HTML का पेज लोड हुआ, ये भी एक इवेंट है। और फिर क्लाइंट साइड का मतलब होता है कि आपके ब्राउजर पे रन करती है, मतलब जब वेबसाइट आपके ब्राउजर पे आ गई उसके बाद उसका काम शुरू होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो गाइज, ये तो बात हो गई जावास्क्रिप्ट के बेसिक के बारे में। अब जावास्क्रिप्ट कब बनाई गई थी? 1995 में जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी। और उसके बाद बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट यूज कहाँ की जाती है, मतलब जावास्क्रिप्ट कहाँ रन होती है। तो जावास्क्रिप्ट का जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो वो आपके ब्राउजर पे रन होता है। आपके ब्राउजर यानी यूजर के ब्राउजर पे, क्लाइंट के ब्राउजर पे। इसीलिए इसको क्लाइंट साइट कहा जाता है, क्योंकि क्लाइंट के ब्राउजर पे लगती है। और हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। मतलब फर्दर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा जब जावास्क्रिप्ट यूज करूंगा। केस सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि आपको केसेस का ध्यान रखना पड़ता है। अपर केस, लोअर केस ध्यान रखना होता है आपको। आप फंक्शंस जो यूज करोगे उनका भी ध्यान रखना होता है। आप वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करोगे उनका भी ध्यान रखना होता है। और एट द एंड जावास्क्रिप्ट जावा नहीं है। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है गाइस कि जावास्क्रिप्ट आने से पहले क्या मुझे जावा आना चाहिए? नो, आपको जावा की नॉलेज नहीं होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट आने से पहले। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको जावा की नॉलेज हो। है तो अच्छी बात है, बट नहीं होगी तब भी आप जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से सीख सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत बेसिक लैंग्वेज है। बहुत बेसिक से शुरुआत होती है, फिर बहुत एडवांस तक जाती है। बहुत एडवांस फ्रेमवर्क्स होते हैं, बहुत एडवांस लाइब्रेरीज होती है जावास्क्रिप्ट की। बट जावा आपको आना जरूरी नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत लोगों के दिमाग में होता है, कंफ्यूज करता है। इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि जावास्क्रिप्ट इज नॉट जावा। फिर हम लोग बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है। तो जावास्क्रिप्ट आपके पेज को डायनेमिकली मॉडिफाई करती है। डायनेमिकली मॉडिफाई करना मतलब कि पेज रिफ्रेश हुए बिना आपको कुछ काम करवाना है। बिना पेज रिफ्रेश हुए डेटाबेस से डेटा लाना है, बिना पेज रिफ्रेश हुए कोई काउंटर चलाना है। जैसे आप काफी जगह पर देखते होंगे कि वेबसाइट पर एक घड़ी चलती रहती है कंटिन्यूसली। तो वो जो घड़ी चलती है वो CSS HTML से नहीं चल रही है, वो चल रही है जावास्क्रिप्ट की मदद से। और काफी सारे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिसमें CSS में आपको बहुत लॉजिक लगाना पड़ जाए, तो वो आपको जावास्क्रिप्ट आसान कर देता है। और बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट यूजर से इनपुट ले सकता है और उसको वैलिडेट कर सकता है। आपने काफी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि आप किसी फॉर्म को फिल करते हो और अगर आप कोई जो फील्ड है वो मिस कर देते हो, तो उस केस में जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन वहां पर वर्क करता है और जावास्क्रिप्ट आपको बोलता है कि यू विल हैव टू फिल दिस फील्ड। या फिर आप जब ईमेल टाइप करते हो तो टाइप करते करते वो चेक कर लेता है कि क्या आप ईमेल वाला फॉर्मेट टाइप कर रहे हो कि नहीं।
आप अगर पासवर्ड टाइप करते हो तो स्ट्रॉन्ग वीक जो टेस्टिंग होती है वो सारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, यूजर का इनपुट लेकर उसको वैलिडेट कर सकता है, दोनों बातें ही हो गई सेम। जावास्क्रिप्ट यूजर के इनपुट को वैलिडेट कर सकता है। देन जावास्क्रिप्ट से आप कुकीज भी यूज कर सकते हो। कुकीज जो आपके ब्राउजर पे स्टोर होती है, हम लोग फर्दर वीडियोस में समझेंगे। तो कुकीज भी आप स्टोर कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। फिर जावास्क्रिप्ट पूरी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब जिस तरह आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हो उसी तरीके से आप इसमें सारी चीजें कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं रह जाएगा कि आप तो इसमें नहीं कर पाओ, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप ना कर पाओ। जावास्क्रिप्ट जब वर्क करती है तब उसका सर्वर से कम्युनिकेशन होना जरूरी नहीं है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो आपके ब्राउजर पर ही काम करती है। उस टाइम आपका सर्वर से कम्युनिकेशन ना भी हो तब भी वो काम करेगी। जैसे एग्जांपल, सपोज आपने एक पेज लोड कर दिया और वो पेज लोड होने के बाद नेट कनेक्शन जो था वो टूट गया। उस केस में जो घड़ी की मैंने बात की, जो क्लॉक की मैंने बात की, जो कंटिन्यूसली चल रही थी वो अभी भी चलेगी, है ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कहां पर चलती है, आपके ब्राउजर पे चलती है। फिर आगे बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को यूनिक क्या बनाता है, क्या ऐसी चीजें हैं जो जावास्क्रिप्ट को बाकी सबसे अलग बनाती है। और मोस्टली यूज करते हैं लोग जावास्क्रिप्ट को क्योंकि ये सब ब्राउजर पे सपोर्टेड होती है, बाय डिफॉल्ट सब ब्राउजर में एनेबल होती है। हर एक ब्राउजर, ऐसा वर्ल्ड में कोई ब्राउजर नहीं होगा जो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर ब्राउजर को पता है, हर ब्राउजर ओनर को पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो मोस्टली यूज की जाएगी वेबसाइट में। जावास्क्रिप्ट के अपने फ्रेमवर्क है, मतलब कि अब आप पूरा की पूरा काम जो आप सर्वर साइड लैंग्वेजेस से करते थे वो आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट हर ब्राउजर सपोर्ट करता है। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स थिंग्स आर डन सिंपली। बहुत ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जैसे आपकी वैलिडेशन की मैं अगर बात करूं तो यूजर से इनपुट लेना, उसको रन टाइम पे वैलिडेट करना, ये सारी चीजें नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस से तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है रन टाइम पे, चलते चलते, मतलब जैसे जैसे आप टाइप करोगे तो टाइपिंग क्या एक इवेंट है, तो इवेंट ड्रिवन मतलब कि इवेंट होते होते चेक कर लेगा वो। और फुल्ली इंटीग्रेटेड विद एचटीएमएल सीएसएस के साथ आप पूरी तरह इंटीग्रेट कर सकते हो। एचटीएमएल सीएसएस के साथ ही यूज की जाती है मोस्टली। एचटीएमएल सीएसएस के साथ इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि आपका एचटीएमएल का कोड है, उसके साथ जावास्क्रिप्ट का भी कोड रह सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके जावास्क्रिप्ट अगर आ जाएगी तो एचटीएमएल सीएसएस में कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं, एचटीएमएल सीएसएस वैसे ही वर्क करेगा और जावास्क्रिप्ट भी उसके साथ वर्क कर सकती है। और गाइस एट द एंड मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसके फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि फ्रेमवर्क क्या होता है, कि बहुत सारे जो ऐसे काम होते हैं जिसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता है। उस केस में जो बड़े डेवलपर्स होते हैं जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है वो क्या करते हैं, उसको एक फ्रेमवर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कोड कम लिखना है, काम ज्यादा हो जाता है। फ्रेमवर्क का मतलब ये भी होता है कि एक बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाता है आपको, एक रेडी स्ट्रक्चर है, उसमें जस्ट आपकी चीजें डालो और वो तैयार हो जाता है। और लाइब्रेरीज क्या होती है, लाइब्रेरीज भी कुछ इसी तरीके से होती है, बट लाइब्रेरीज एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता। एक पेज की लाइब्रेरी होगी सपोज, उसमें क्या होगा कि जो सीनियर डेवलपर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है पर्टिकुलर लैंग्वेज की, वो क्या करते हैं उनके काम को, उसमें कोई काम को, जैसे सपोज मैं बात करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर घड़ी मुझे क्लॉक चलानी है, क्लॉक का एग्जांपल ही ले लेते हैं। क्लॉक चलानी तो उस केस में मुझे अगर 10-20 लाइन का कोड लिखना पड़ता था पहले, तो जो सीनियर डेवलपर्स होंगे क्या करेंगे, उसकी एक लाइब्रेरी बनाकर रख देंगे। अब एक फंक्शन आप एग्जीक्यूट करो, वो क्लॉक चलती जाएगी अपने आप। उसके जो 10 लाइन का 20 लाइन का कोड था अभी भी वही वर्क कर रहा है, बट वो वर्क कहाँ कर रहा है, लाइब्रेरी में। वो आपको नहीं लिखना पड़ा क्योंकि वो पहले से लिखा हुआ है, आप जस्ट उसको यूज कर रहे हो। तो अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज हैं। तो सबसे पहला आता है एंगुलर, देन रिएक्ट। जेक्वेरी जो है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। एंगुलर रिएक्ट जो है फ्रेमवर्क है। Vue.js, EXT.js और ये काफी सारे नाम है, जो Ember.js, Node.js, Polymer और Aurelia और Backbone.js। तो ये सारी जो JS की लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, ये मिलाकर आपको जावास्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। अब ये सब किसी एक बंदे ने नहीं बनाई, अलग अलग लोग बनाते हैं। जैसे जेक्वेरी किसी ने और ने बनाई, Vue.js किसी और ने बनाई, क्योंकि उनका कई सालों का एक्सपीरियंस होता है। वो कोड को अच्छे से समझते हैं और वो कोड को अच्छे से समझते हैं, उनको कन्वर्ट करके लाइब्रेरी में बना देते हैं, ताकि यूजर के लिए, जो दूसरे प्रोग्रामर्स हैं, यूजर कौन होते हैं, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के प्रोग्रामर्स होते हैं, तो प्रोग्रामर्स के लिए वो काम आसान हो जाए, उसको वो 100 लाइन का कोड ना लिखना पड़े, 2 लाइन के कोड से वो काम हो जाता है। जावास्क्रिप्ट को आप अपने HTML पेज के अंदर कैसे लगाएंगे, जावास्क्रिप्ट को अपने HTML पेज के अंदर किस तरह यूज किया जाता है, कौन कौन से तरीके की जावास्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के दोनों टाइप्स क्या हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या है और किस तरह लगाई जाती है। फिर मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है और किस तरह उसको आप लगा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट को यूज करने की। तो गाइस इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ। इंटरनल जावास्क्रिप्ट वो होती है जो आपके पेज के ऊपर ही लगी होती है, यानी पेज के अंदर ही लगी हुई है। जो आपका HTML का पेज है, सपोज मेरा होम का पेज है कोई,
आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, एक होम पेज है और उसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट मैंने कहीं लगा रखी है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी इंटरनल जावास्क्रिप्ट कहलाएगी, क्योंकि वो पेज की अपनी खुद की है। और उसको लिखने के लिए, उसको जावास्क्रिप्ट को लगाने के लिए आप लोगों को ये टैग यूज करना होता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रिप्ट टैग। उसमें टाइप में आपको लिखना होता है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, और ये एक क्लोज टैग होता है। क्लोज टैग जैसे आपका स्टाइल टैग होता है सीएसएस के लिए, उसी तरीके से ये क्लोज टैग है। और क्लोज टैग के अंदर आपको जेएस का कोड लिखना होता है अंदर। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जेएस कोड गोज हियर मैंने लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है। तो गाइज ये होती है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। अब इंटरनल जावास्क्रिप्ट का क्या है कि जिस पेज पे लगी हुई है उसी पे वर्क करेगी। सपोज आप चाहते हो कि कोई क्लॉक चले किसी पेज पर, तो आप होम वाले पेज पर क्लॉक की जावास्क्रिप्ट अगर लगा दोगे तो होम वाले पेज पर ही वो चलेगी। दूसरे पेज पर जब आप चले जाओगे तो वहां वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपने कोड तो कहाँ लगा रखा था, सिर्फ होम वाले पेज पर। तो इस चीज से ओवरकम करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। दूसरा तरीका पहले बता देता हूँ आपको, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वो ये है कि आप क्या करोगे, हर पेज पर वही सेम जावास्क्रिप्ट लगाओगे। यानी जो कोड आपने होम पेज पे लगाया था क्लॉक दिखाने के लिए, वो आप जाके कहाँ लगाओगे, अबाउट के पेज पर, कॉन्टेक्ट के पेज पर, सर्विसेज के पेज पर, अबाउट अस, जितने भी पेजेस हैं आपके कोर्सेज, जितने भी आपके वेबसाइट के पेजेस हैं, सब पर आप स्क्रिप्ट टैग लगाओगे। उसमें ये जावास्क्रिप्ट का जो कोड होगा आपके क्लॉक के लिए, वो आप इंप्लीमेंट करोगे। ऑन द अदर हैंड दूसरा तरीका होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का। अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है, ये प्री डिफाइंड प्रोग्राम, जैसे क्लॉक चलाने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया, कोड होगा जावास्क्रिप्ट का, जो आप पेज पर लगा रहे थे उसी को आप एक दूसरी फाइल में ले जाओगे। उस फाइल को, जैसे आप .css नाम से फाइल बनाते हो, style.css, वैसे आप clock.js नाम की एक फाइल बना लो, उसमें जावास्क्रिप्ट का वो कोड रख दो जो कोड क्लॉक चला रहा था। और क्या करना है, अब हर पेज पर आपको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कॉल करनी है। ये सेम उसी तरीके से जैसे आप एक्सटर्नल CSS कॉल करवाते हो लिंक टैग की मदद से, उसी तरीके से आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर टाइप ना देके SRC देते हो। और ये जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जब आप SRC दे देते हो, तो अंदर टैग के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना होता। कुछ भी नहीं लिखना होता मतलब अब आपको उस जगह पर कुछ नहीं लिखना। ये जो सोर्स के अंदर आपने clock.js या myscript.js दिया है, वो अपने आप उस फंक्शन को कॉल कर देगा। अपने आप क्या करेगा, उस फंक्शन को या उस कोड को कॉल कर देगा आपके हर पेज पर। तो अब क्या हो गया, आपको हर पेज पर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये कोड लिखना होगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल जेएस को इधर लिंक करवाना। एक्सटर्नल जेएस को लिंक करने का तरीका क्या है, स्क्रिप्ट SRC और ये वाला कोड। और जैसे आप जो भी आपकी जावास्क्रिप्ट का नाम है, सपोज clock.js, myscript.js, वो आपको कॉल करना होगा और हर पेज पर आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है। वरना पहले आप क्या करते थे, स्क्रिप्ट टैग लिखोगे, उसके अंदर 10 लाइन का कोड है तो 10 लाइन का हर पेज पर लिखो। स्क्रिप्ट टैग अगर 20 लाइन का कोड है तो हर पेज पे 20 लाइन का कोड। उस चीज से ओवरकम कौन करता है, उस चीज से ओवरकम करती है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब आप इन फ्यूचर जब जैसे जैसे आप और जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझोगे फर्दर वीडियोस में, मैं आपको बताऊंगा कि आप जावास्क्रिप्ट की किस तरीके से एक एक्सटर्नल फाइल बनाओगे और उसको ग्लोबली आप यूज कर सकते हो। मतलब सारे पेजेस पे वही एक ही फाइल यूज हो रही है और सारे पेजेस पे काम हो रहा है। ऑन द अदर हैंड पिछला जो मैंने बताया था आपको, वापस एक बार पिछली स्लाइड पे ले जाता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आप पेज के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हो और वहां पर जावास्क्रिप्ट लगाते हो। इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के, जो मोस्टली यूज किए जाते हैं। काफी बार आप इन फंक्शंस को यूज करोगे, टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करोगे, कंफर्मेशन पर्पस के लिए यूज करोगे। तो क्या क्या इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अलर्ट फंक्शन, देन कंफर्म फंक्शन, देन कंसोल लॉग फंक्शन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और प्रॉम्प्ट। ये 5 फंक्शंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इनकी थियरी बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में ये एक एक फंक्शन मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताऊंगा पेज के ऊपर कि कैसे वर्क करते हैं। तो पहले हम लोग थियरी समझ लेते हैं। थियरी से कुछ कंसेप्ट हमको समझ में आ जाते हैं और फिर जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वो हमको क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अलर्ट की। अलर्ट क्या करता है, जैसे आप पेजेस पे जाते हो, वेबसाइट के पेज पे आप देखते हो और उस पे एक ऊपर से डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसके अंदर कुछ लिखा होता है और आप ओके प्रेस करते हो, तो वो काम होता है अलर्ट का। उसमें आप क्या करते हो, यूजर को कुछ अलर्ट कर रहे हो। जैसे फंक्शन के नाम से पता चल रहा है यूजर को क्या कर रहे हो, अलर्ट कर रहे हो। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, ये आपका स्क्रिप्ट टैग है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको अलर्ट फंक्शन, और फंक्शन क्या लेता है, कुछ पैरामीटर लेता है। पैरामीटर में आप कुछ भी पास कर सकते हो, कोई वेरिएबल पास कर सकते हो, कोई स्ट्रिंग पास कर सकते हो, जो भी आप पास करना चाहो वो उसके अंदर पास कर सकते हो। फिर उसका आउटपुट ऑन द अदर हैंड आप देख रहे हो कैसा आता है, जो आपने दिया है। जब वो अलर्ट रन होता है तो इस तरीके का एक आपके पास डायलॉग बॉक्स खुलता है और ये डायलॉग बॉक्स में आपके पास क्या लिखा होता है, अलर्ट लिखा होता है और यहाँ पर वेलकम टू WS क्यूब जो मैंने दिया था वो और ओके लिखा हुआ है। सो गाइज ये आउटपुट हमारा मिल गया अलर्ट का। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन कंफर्म। कंफर्म क्या करता है, कंफर्म एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा,
उसके साथ में यूजर को पूछेगा भी कि आप कंफर्म करना चाहते हो या कैंसिल करना चाहते हो। जैसे आप सपोज चाहते हो कि यूजर को कोई प्रॉम्प्ट करो, यूजर ने सपोज किसी चीज पे क्लिक किया और फॉर्म सबमिट पे उसने क्लिक किया, तो यूजर को कंफर्मेशन भेजो कि आप कंफर्म करोगे या फिर आप मतलब कैंसिल करना चाहते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कंफर्म बटन, और उस पे कंफर्म के लिए फंक्शन, और उसके अंदर लिखा है लॉग इन टू WSQ। इसका मतलब क्या है कि एक पैरामीटर लेता है जिसके अंदर आपको बताना होता है कि किस चीज के लिए कंफर्मेशन है। तो बंदा ओके कर सकता है या कैंसिल कर सकता है। जो भी आपका यूजर हो वो ओके पे प्रेस कर सकता है ताकि वो हाँ कंफर्मेशन है, और कैंसिल पे प्रेस कर देगा ताकि वो डिनाई कर दे कि नहीं ये आगे नहीं जाना चाहिए। फिर बात करते हैं हम लोग console.log की। तो console.log क्या करता है कि आप सपोज कोई चीज टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मोस्टली console.log इसीलिए यूज किया जाता है जब आप टेस्टिंग कर रहे हो, जब आप डीबग कर रहे हो, तब आप चाहते हो कि कोड क्या आउटपुट दे रहा है, कहाँ पर क्या आउटपुट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें आप बीच बीच में चेक करना चाहते हो, तो उस केस में आप यूज करते हो console.log। और इसके अंदर क्या होता है, console.log आपके ब्राउजर के कंसोल पर, आप ब्राउजर पे इंस्पेक्ट पे जाओगे तो आपको कंसोल दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे एक बार। ये मेरा ब्राउजर है, सपोज ब्राउजर पे मैं यहीं से सीधा खोल देता हूँ और ये आप देखोगे तो ये कंसोल है आपके पास। यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ, ये कंसोल है। अगर इस कंसोल में मुझे कुछ लिखवाना है तो मैं क्या करूंगा, console.log का यूज करूंगा। ये क्या करेगा, मुझे उस जगह पर कुछ लिख के दे देगा, उस जगह पर जो भी मैं लिखवाना चाहता हूँ लिख के देगा। और लिखने के लिए पैरामीटर्स कहाँ से लेगा, लिखने के लिए पैरामीटर्स लेगा यहाँ से। जैसे ये है WScriptTech जावा ट्यूटोरियल, तो ये यहाँ से लेता है कि क्या लिखवाना है आपको। और मोस्टली मैंने कहा आपको किस लिए यूज करते हैं हम लोग, डीबगिंग के पर्पज से। फिर बात करते हैं document.write की। तो document.write क्या करता है, आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है HTML डॉक्यूमेंट यानी पूरा पेज, उसमें कुछ आपको लिखवाना है, डायरेक्ट पेज पे लिखवाना है, तो आपको यूज करना होता है document.write। और जैसे document.write WScriptTech लिखा है मैंने, तो वो पेज पर मुझे लिखा हुआ मिल जाएगा। अब फर्दर जब हम लोग एडवांस थोड़ा सा सीखते जाएंगे तब हम ये भी सीखेंगे कि किसी डिव के अंदर लिखवाना हो तो कैसे लिख सकते हो, आपको किसी इनपुट बॉक्स के अंदर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो। मतलब ये करता क्या है, कुछ टेक्स्ट वहां पर लिखवा देता है, कहाँ पर लिखवा देता है, जहां आप चाहते हो। बट बाय डिफॉल्ट जब आप document.log लिखते हो, जब आप document.write लिखते हो, तब ये क्या करता है, पेज पर कहीं पर भी ये वो टेक्स्ट लिखवा देता है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिकली अच्छे से बताऊंगा। और इसके बाद जो हमारा फंक्शन है वो है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करता है, एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट करता है जिसमें यूजर कुछ इनपुट डाल सकता है। क्या करेगा, एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट करेगा जिसमें यूजर कुछ इनपुट डाल सकता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप यूजर से क्या ले सकते हो। सपोज आप चाहते हो कि यूजर कुछ इनपुट डाल रहा है, यूजर ने सपोज कोई मैसेज आपको डालने के लिए, या कोई आप मैसेज लेना चाहते हो यूजर से, कुछ फीडबैक लेना चाहते हो, तो आपने एक बटन बनाया, उस बटन के क्लिक पर एक प्रॉम्प्ट खुलेगा ऊपर, उसमें यूजर कुछ आपका मैसेज टाइप करेगा अपना, और फिर ओके पे प्रेस कर देगा तो यूजर का वो मैसेज आपके पास आ जाएगा। तो ये सारी चीजें कैसे होती है, जावास्क्रिप्ट की मदद से होती है। इसमें आपका पेज कहीं रिफ्रेश नहीं होता, और बिना पेज रिफ्रेश हुए डायनेमिकली काम होता है सारा का सारा। बिना पेज रिफ्रेश हुए वो ऊपर खुलेगा, क्लिक करने पे बंद हो जाएगा, आपका पेज पूरी तरह कहीं भी रिफ्रेश नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो आपको मोस्टली यूज करने होते हैं ताकि आप यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ा सको। वरना आप क्या करोगे, क्लिक पर किसी और पेज पर लेके जाओगे, फिर यूजर वहां पर अपने फीडबैक देगा, फिर क्लिक करोगे, फिर यूजर को वापस थैंक यू वाले पेज पर, ये सारी चीजें नहीं करनी। आप यूजर को उसी पेज पर रख के उसका फीडबैक ले सकते हो, वापस ओके प्रेस कर सकते हो, फीडबैक आपके पास चला जाएगा। यूजर नहीं डालना चाहता तो कैंसिल पे क्लिक कर सकता है। अब प्रॉम्प्ट में आपको दो चीजें पास करनी होती है। पहली चीज क्या पास करनी होती है, पहली चीज पास करनी होती है वो मैसेज जो आप पर लिखना चाहते हो, जैसे प्लीज एंटर योर फीडबैक। और दूसरा, अगर डिफॉल्ट में कुछ आपको वहां पर लिखा हुआ रखना है तो आप यहाँ पर डिफॉल्ट में रख सकते हो। बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट फंक्शंस की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की। पिछले वीडियो में मैंने थ्योरेटिकली आपको समझाया है, तो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, उसमें आपको थ्योरेटिकली समझ में आ जाएगा। प्लस इस वीडियो में आप प्रैक्टिकली कैसे उसको इंप्लीमेंट करोगे ये भी समझ में आ जाएगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटरनल जावास्क्रिप्ट कैसे लगाई जाती है, किस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को इंटरनली इंप्लीमेंट करते हो। तो गाइस सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है यहाँ पर। ये मेरी फाइल जो है वो एक सिंपल डॉक्यूमेंट है HTML का, और आप देख सकते हो इसमें हेड टैग है, बॉडी टैग है, HTML टैग है। ये नहीं सिर्फ HTML का एक डॉक्यूमेंट बनेगा, और फिर इसके अंदर आप यूज करोगे स्क्रिप्ट टैग का। स्क्रिप्ट जो आपका टैग है वो क्लोज होगा या पेयर टैग कह सकते हो आप। इसमें क्या होगा कि आप क्या मेंशन करोगे, स्क्रिप्ट और टाइप। टाइप में क्या है, ये टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट टाइप की ये स्क्रिप्ट है, और इसके अंदर आप जो भी अपना जावास्क्रिप्ट का काम होगा वो करोगे। अब एज ए स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड कहता है कि आपको हमेशा जावास्क्रिप्ट बॉडी के बाद लगानी, यानी पेज के सबसे नीचे HTML से पहले लगानी होती है। फिर आप कहीं पर भी जावास्क्रिप्ट लगाओगे वर्क तो कर ही जाएगी, बट हम लोग एज ए स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे और सबसे नीचे जावास्क्रिप्ट को लगाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि
इंटरनल जावास्क्रिप्ट लगी हुई है और इंटरनल जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग लगाएंगे अगर अलर्ट फंक्शन, तो वो क्या करेगा, इस पेज के लोड पर वर्क करेगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इवेंट ड्रिवन होने की वजह से कोई इवेंट होता है तब ये काम करता है। तो इवेंट इस पे क्या होगा, पेज लोड इवेंट। तो जैसे ही पेज लोड होगा तो ये एक इवेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अलर्ट की। और अलर्ट क्या करता है, यूजर को एक अलर्ट दिखाता है। ये आपने काफी वेबसाइट्स पर देखा होगा, आप कहीं पर क्लिक कर देते हो तो एक अलर्ट बॉक्स आ जाता है, फिर आप ओके करते हो। तो ये हम कुछ इस तरीके का बनाएंगे। मैं इधर लिख देता हूं एरर, ठीक है। तो ये एक अलर्ट दिखेगा और उसमें आपको एरर दिखेगा। अभी मैं इसको अगर सेव कर रहा हूं यहां से और इसको करते हैं रन टू ब्राउजर, और ये ब्राउजर पे ओपन हो रहा है। जैसे ही आप देखोगे ब्राउजर पे ओपन होता है, यहाँ पर एक अलर्ट दिखता है। जैसे ब्राउजर पे ओपन होता है, दिस पेज सेज करके एक अलर्ट दिखता है और आप ओके प्रेस करते हो तो हट जाता है। अब ये किसकी वजह से दिख रहा है, इसकी वजह से। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, कमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, डबल स्लैश लगाने होंगे। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर डबल स्लैश लगाने। और करता हूँ रिफ्रेश। अब आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पर ये ऐसा अलर्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट का जो अलर्ट था उसको हमने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। तो कमेंटिंग किस लिए यूज की जाएगी, कमेंटिंग तब यूज कर जाएगी तब जब कोई आप कोड चाहते हो कि वो वहां रहे बट वो एग्जीक्यूट ना हो। तो यहाँ पर ये मैंने कमेंट लगा दिया अलर्ट, और ये आप देख सकते हो। तो कमेंट्स का भी एक बड़ा फायदा है कि आप जब डीबगिंग कर रहे हो तब आप देख सकते हो कि कौन सा फंक्शन या कौन सी लाइन पर एरर आ रहा है, उसको कमेंट करके देख सकते हो कि आगे ये एरर ना आए। तो आपको पता चल जाता है कि ये वाली पर्टिकुलर लाइन पर एरर है। तो कमेंट्स के लिए क्या यूज करना है आपको, सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश। तो ये बात हो गई हमारे अलर्ट की। तो अलर्ट क्या करता है, एक अलर्ट दिखाता है। अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो है वो मेरा है कंसोल डॉट लॉग। और ये क्या करेगा, आपके कंसोल पर क्या करेगा, एक मैसेज प्रिंट करेगा। कंसोल पर कैसे मैसेज प्रिंट करता है पहले मैं आपको दिखाता हूँ। कंसोल कहाँ होता है, इसको कमेंट कर लेते हैं, रिफ्रेश। और यहाँ से आप देखोगे मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने राइट क्लिक किया पेज पर और इंस्पेक्ट पे क्लिक किया तो ये इंस्पेक्ट बॉक्स खुल गया एक। और इंस्पेक्ट में आपको एक टैब दिखेगा यहाँ कंसोल, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। तो ये है आपका पूरा पेज का इंस्पेक्ट बॉक्स और इसमें आपको यहाँ पर कंसोल एक टैब दिखेगा। तो इस कंसोल पे आप क्लिक करोगे, अभी आप देख रहे हो कुछ नहीं है, यहाँ आप कुछ टाइप भी कर सकते हो। अभी कंसोल में कुछ नहीं है बट कंसोल में मुझे कुछ लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग की मदद से। तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ WS टेक। अब ये WS टेक आपको कहाँ दिखेगा, आपको इस कंसोल पे दिखेगा। कब दिखेगा, जब आपका पेज रिफ्रेश होगा। तो मैंने पेज रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो कंसोल डॉट लॉग दिख रहा है मुझे। अब कंसोल डॉट लॉग में आप क्या चीजें करवाते हो, कंसोल डॉट लॉग में वो चीजें आप रखते हो जिसपे आपको टेस्टिंग करनी होती है, यानी सिर्फ टेस्टिंग पर्पस की चीजें। ऑब्वियसली यूजर के लिए तो वहां कुछ रखना ही नहीं है, क्योंकि यूजर थोड़ी इंस्पेक्ट में जाएगा और कंसोल में देखेगा। यूजर कहाँ से देखेगा, यूजर सिर्फ स्क्रीन पर देखता है, बॉडी में देखता है। तो कंसोल में आप वो चीजें रखते हो जो आपको बाद में डीबग करनी है, डीबगिंग के लिए यूज करनी है, वो वाली चीजें आप कंसोल में रखते हो और कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट करवाते हो। तो गाइज यहाँ तक तो कंसेप्ट हो गया हमारा कंसोल का। और अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे अगले फंक्शन की। तो जो हमारा अगला फंक्शन है वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की बात करता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ सिंटैक्स और डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा। आपके डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखवाना है, डॉट राइट, डॉक्यूमेंट पर कुछ लिखवाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करना पड़ेगा। क्या लिखवाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है आपका पूरा पेज, यानी ये पूरा आपका एक डॉक्यूमेंट है और इसमें कुछ लिखवाना है। डॉट राइट कहाँ काम करेगा, बॉडी के अंदर काम करेगा। अब बॉडी में आप जब इसको ऐसे नॉर्मली लिख दोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये बॉडी के अंदर सबसे ऊपर यानी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर ये कुछ लिख के देगा। क्या लिख के देगा, जो आप चाहते हो। तो सपोज मैं यहाँ पर हेलो लिखूं तो मुझे हेलो लिख कर दे देगा। कहाँ लिखेगा, अभी आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ नहीं है बॉडी पर। रिफ्रेश करता हूँ, ये यहाँ कोने में हेलो लिखा हुआ आ रहा है। किसी टैग के साथ लिखवाना चाहते हो तो टैग के साथ भी लिख सकते हो। जस्ट क्या करो, इसको एक टैग में एनक्लोज कर दो H1 और ये हो गया एनक्लोज इस टैग में। अब क्या किया मैंने, H1 टैग में एनक्लोज कर दिया। तो अब आप डिफरेंस देखोगे कि यहाँ पर H1 टैग के अंदर ये हेलो लिखा हुआ आ रहा है और अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये H1 टैग यहाँ पर लगा हुआ है। एक्चुअली कहाँ से लग के आया ये लग के आया आपके स्क्रिप्ट से, स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पर ये आया हुआ है। ओके, और अगर इसके बाद आपको और भी कुछ चीजें लिखवानी है तो और भी एक यहाँ पर कंसोल डॉट, ये आप पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख सकते हो आप। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ हेलो एवरीवन। तब ये एवरीवन कहाँ दिखेगा आपको, ये एवरीवन दिखेगा आपको हेलो के नीचे। आप देख रहे हो हेलो के नीचे एवरीवन मुझे विजिबल हो रहा है। तो ये हमारा क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट के अंदर यानी बॉडी के अंदर कुछ लिख के देता है हमको, जो हम चाहे लिख सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग बॉडी में रैंडमली लिखवा रहे हैं, बाद में हम लोग डिव स्पेसिफिक या एलिमेंट स्पेसिफिक भी लिखवा सकते हैं, यानी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर लिखवाना है
तो भी आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट से लिखवा सकते हो, वो मैं फर्दर वीडियोज में आपको बताते जाऊंगा। और ये हमारा हो गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन। अब हम अगले फंक्शन पे चलते हैं। जो हमारा अगला फंक्शन है वो है प्रॉम्प्ट फंक्शन। प्रॉम्प्ट क्या करता है? प्रॉम्प्ट यूजर को एक प्रॉम्प्ट खुलवा कर देता है, जिसमें वो एक मैसेज देता है यूजर को, प्लस उसको एक टेक्स्ट बॉक्स देता है जिसमें यूजर कुछ इनपुट कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लीज एंटर योर नेम, तो ये यूजर के लिए क्या खोलेगा? यूजर के लिए एक बॉक्स खोलेगा जिसमें ऊपर लिखा होगा प्लीज एंटर योर नेम, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट मैंने दिया है वो क्या करेगा? उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेके जाएगा। तो आप अगर इसको एम्प्टी रख रहे हो, जैसे अभी मैंने क्या किया, एम्प्टी रखा है, तो वो जो टेक्स्ट बॉक्स आएगा उस बॉक्स के अंदर, प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर, वो क्या होगा? एम्प्टी होगा। जैसे आप देखना, अभी ये पेज रिफ्रेश किया है, यहाँ पर आ रहा है दिस पेज सेज प्लीज एंटर योर नेम, और आप नाम एंटर करो, ओके या कैंसिल प्रेस कर दो। ओके प्रेस करोगे तो इसके ऊपर आप कोई टास्क करवा सकते हो, कैंसिल प्रेस करोगे तो उस पर आप कोई टास्क करवा सकते हो। तो ये टास्क जो है वो बाद में हम समझेंगे। फिलहाल मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रॉम्प्ट कैसे वर्क कर रहा है। प्रॉम्प्ट यूजर को एक मैसेज दिखाएगा, प्लस उसके एक टेक्स्ट बॉक्स देगा। अब चाहते हो कि यूजर को पहले से कुछ इनपुट भी जाए, तो मैं जैसे यहाँ पर प्लीज एंटर योर नेम, मैं WS क्यूब टेक लिख देता हूँ। तब देखना आप कि ये जो प्रॉम्प्ट बॉक्स अभी आप देख रहे हो, ये कोड को चेंज करने से पहले का प्लीज एंटर योर नेम और टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी। रिफ्रेश करूं तो वेलकम टू WS क्यूब पहले से लिखा हुआ दिखेगा आपको। ये WS क्यूब टेक जो है वो पहले से लिखा हुआ दिखेगा, और आप इसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। हटाकर आप सपोज खुद का कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे मैं हटा देता हूँ उसको यहाँ से, और जो अपना कुछ भी लिखना हो और ओके प्रेस कर दिया, तो वो जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है वो आप बाद में यूज कर सकोगे। तो गाइज ये तो बात हो गई प्रॉम्प्ट बॉक्स की। अब इसी तरीके का एक बॉक्स होता है जो आपको ओके और कैंसिल की परमिशन देता है, वो होता है कन्फर्म बॉक्स। कन्फर्म क्या करवाता है? आपसे पूछता है, कंफर्मेशन लेता है। जैसे डू यू वांट टू लॉग इन, जैसे हो गया डू यू वांट टू लॉग इन, और यूजर से क्या लेगा? कंफर्मेशन लेगा, क्या आप लॉग इन करना चाहते हो? तो यहाँ पर आएगा यूजर बोलेगा ओके और कैंसिल। यूजर अगर लॉग इन करना चाहता है तो ओके कर देगा, वरना कैंसिल करेगा। ये चीजें आपने कहाँ देखी होगी? ये चीजें आपने देखी होगी मोस्टली जब आप गूगल के किसी पेज पर हो, जीमेल के किसी पेज पर हो, कोई टास्क चल रहा है और आप कैंसिल करो, तब आप कैंसिल करो या किसी और पेज पर जाओ, तब वो ऊपर से एक प्रॉम्प्ट आता है, डू यू वांट टू कैंसिल दिस टास्क, तो आप यस और नो करते हो। डू यू वांट टू लीव दिस पेज, आप यस और नो करते हो। तो वो किस इवेंट पे हो रहा है, किसी और जगह पर क्लिक करते हो आप, तब उस इवेंट पे वो आपको दिखाता है डू यू वांट टू लीव, डू यू वांट टू कैंसिल, आप यस नो करते हो। बात करने वाले हैं वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। गाइज मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या है, कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या है, या फिर वेरिएबल्स क्या है इन जनरल हम लोग ये बात कर लेंगे। सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात नहीं है, वेरिएबल्स तो आप कई जगहों पर, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हो। फिर हम बात करेंगे कि डिक्लेयर कैसे किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, और एट द एंड हम लोग बात करेंगे लाइफ टाइम और स्कोप की। जो वेरिएबल्स हम बना रहे हैं उसका स्कोप और लाइफ टाइम कहाँ तक है, कब तक वो एक्सेसिबल है। स्कोप का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हो। ये कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो है कि जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स आप एक तरीके का कंटेनर समझ सकते हो। आपने काफी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीख रखी है तो आपको पता होगा कि वेरिएबल्स क्या यूज आते हैं। बट अगर आपको वेरिएबल्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप वेरिएबल्स को एक कंटेनर समझ सकते हो, जिसके अंदर आप क्या करते हो, कोई डेटा स्टोर करते हो। वो कंटेनर क्या होता है? वो कंटेनर रिप्रेजेंट करता है डेटा को। कौन से डेटा को? जो स्टोर है मेमोरी एड्रेस पर, जो स्टोर है उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी एक ये नाम होता है जिसको आप अपने हिसाब से देते हो। आप अपने नाम पर दे सकते हो, आप किसी और के नाम पर दे सकते हो, आप ABC दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। बट इसका भी एक स्टैंडर्ड होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का भी एक स्टैंडर्ड होता है। ये बेसिक यूनिट होता है प्रोग्राम का। बेसिक यूनिट का मतलब क्या हो गया कि सारी चीजें वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगी। यानी आपको कोई भी डेटा कैलकुलेट करवाना है, कुछ भी करवाना है, कुछ स्टोर करवाना है, कहीं से रिट्राइव करना है, फर्दर फ्यूचर यूज के लिए कुछ करना है, वो सारी की सारी चीजें आपको वेरिएबल्स में स्टोर करके रखनी होगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है वेरिएबल। फिर आगे बात करते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। जब आप प्रोग्राम कर रहे हो, जब आपका प्रोग्राम चल रहा है, उसके ड्यूरेशन में आपने वेरिएबल पहले इनिशियलाइज कर दिया, चलते चलते प्रोग्राम में भी आप उसको चेंज कर सकते हो। मतलब उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, उसकी वैल्यू को ओवरराइट करवा सकते हो चलते प्रोग्राम के अंदर, जहां पर जो कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग। तो गाइस ये कुछ बात हो गई वेरिएबल की। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से वेरिएबल इनिशियलाइज की जाते हैं। तो ये मैंने एक फाइल बना रखी है। इस फाइल के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहता हूँ। जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए स्क्रिप्ट लिखूंगा, और स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग मेंशन करेंगे इस चीज को कि कैसे हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं।
तो गाइस सबसे पहले आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना है कि वेरिएबल जो है वो हमेशा अल्फाबेटिकल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अल्फाबेटिकल लेटर यानी ए टू जेड से स्टार्ट होना चाहिए। ए टू जेड से स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो, इसके अकॉर्डिंग ए टू जेड से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। इसके अलावा किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल का जो नाम है किसी नंबर से इनिशियलाइज नहीं हो सकता। जैसे 1A ऐसा कभी नाम नहीं हो सकता, A1 ये नाम हो सकता है। ये वेरिएबल के कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है वेरिएबल बनाते टाइम। प्लस और क्या क्या ध्यान रखना है कि जो आप वेरिएबल बनाते हो उसमें आपके वेरिएबल है, सपोज आपका वेरिएबल का नाम है डेमो, तो ये वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल DEMO और ये वाला वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल्स अलग अलग हैं। ये तीनों वेरिएबल्स हैं, ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं केस चेंजेस आ रहे हैं। जैसे इसमें DEMO लिखा हुआ है, इसमें DEMO लिखा हुआ है बट D बड़ा है, इसमें D और M दोनों बड़े हैं। तो ये केस चेंजेस जब आ जाते हैं, यानी लेटर्स में जब चेंजेस आ जाते हैं, तब भी वो वेरिएबल डिफरेंशिएट हो जाता है। तो गाइस ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वेरिएबल के अंदर डिफरेंशिएशन इस तरीके का होता है। आप एक ही नाम के 4 वेरिएबल बना दो बट वो एक ही नाम के नहीं होंगे अगर उनके केसेस में डिफरेंट होगा तो ये तो बात हो गई हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन के स्टैंडर्ड की, किस तरीके का वेरिएबल डिक्लेरेशन होना चाहिए। और अब बात करते हैं कि वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर किया जाता है। तो वेरिएबल आपको जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करने के लिए यूज करना होता है वेयर कीवर्ड, VAR, और यहाँ पर मैंने यूज कर दिया वेरिएबल नेम। तो ये नेम नाम का एक वेरिएबल बन गया। इसको मैं यूज कर सकता हूँ जहां भी मुझे यूज करना हो। जैसे अलर्ट हम लोग करते हैं तो अलर्ट का यूज कर लेता हूँ और अलर्ट नेम। बट अभी क्या होगा, अलर्ट नेम जब मैं करवाऊंगा तब एक एरर दिखेगी आपको। मैं एक बार पेज लोड करता हूँ और आप देखोगे एरर इन द सेंस कि एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहा है, जबकि मैंने क्या किया है अलर्ट में यहाँ पर नाम पास किया हुआ है, नेम पास किया हुआ है, तो कुछ तो आना चाहिए था बट कुछ नहीं आ रहा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वेरिएबल जो है वो एम्प्टी है, वेरिएबल में कुछ नहीं है, जस्ट आपने इनिशियलाइज किया है। तो जस्ट आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, अब उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ये वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज भी करवा दिया, तो AWS क्यूब टैग लिख लिया। और अब क्या हो गई, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। कैसी वैल्यू स्टोर हो गई, ये स्ट्रिंग स्टोर हो गई है। और अब रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पर AWS क्यूब टैग लिखा हुआ दिखेगा। तो ये है वेरिएबल का पहले डिक्लेरेशन, देन उसको यूज करना, यानी उसका इनिशियलाइजेशन, देन उसको यूज करना। इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं, इस तरीके से वेरिएबल्स यूज करते हैं, इस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू फिल करते हैं। अब कुछ और बात करता हूं मैं वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल को अगर आप चाहो तो ओवरराइट भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, पहले AWS क्यूब टैग लिखा था, फिर मैंने उसी वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया मेरा नाम। तो इस केस में क्या होगा, अब मेरा नाम दिखेगा। तो वैल्यू जब आप ओवरराइट करवाते हो, टॉप डाउन अप्रोच होता है, तो वैल्यू जब आप ओवरराइट करवाते हो तो जो ओवरराइट कराई वो वैल्यू ही एक्सेसिबल होती है। तो इसको हटा देता हूं मैं अब यहाँ से, और ये मैंने AWS क्यूब टैग लिखा हुआ है। अब इन दोनों को हम कमेंट कर देते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको इस तरीके से कमेंट कर लेना है इसको, और कमेंट करने के बाद यहाँ पर मैं वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ भी कर सकता हूँ। ये हो गया डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। तो इसमें क्या हो गया, जो 2 लाइन का कोड था वो एक ही में आ गया। नाम, आपने नेम नाम का वेरिएबल क्या किया है, डिक्लेयर भी कर दिया, एट द सेम टाइम इनिशियलाइज भी कर दिया, और अभी भी आउटपुट वही आएगा। अगर आप इसमें चेंज करोगे तो इसके अकॉर्डिंग चेंजेस वाला आउटपुट आ जाएगा, जो चेंज किया हुआ है वो आ जाएगा। तो आप अभी देखो तो यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन और एट द सेम टाइम इनिशियलाइजेशन। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, और वेरिएबल बनाने के लिए आपको यूज करना होगा वेर और NAME। इसमें आप देखोगे N कैपिटल है और यहाँ पर लिख दिया मैंने गिरी। तो अब इस केस में क्या होगा, ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। अब देखना, मैं अभी NAME इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ जिसमें N बड़ा है, तो इसमें वैल्यू अलग आएगी। और अगर छोटे N वाला एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो इसमें वैल्यू अलग आएगी। सेम केसेस है। अगर आप यहाँ पर, मैं दूसरा एक और एग्जांपल ले लूँ, WS क्यूब लिखेंगे और यहाँ टेक लिखेंगे, तो जो स्मॉल नेम है उसमें WS क्यूब आएगा, और जो कैपिटल N है उसमें क्या आएगा, आपका टेक आएगा। तो गाइज ये है कंसेप्ट हमारा वेरिएबल्स का। तो इस तरीके से वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल्स डिफाइन करते हो, वेरिएबल्स को आप क्या कर सकते हो, ओवरराइड भी कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाते हैं अंडरस्कोर टेस्ट नाम से, तो ये भी एक वेरिएबल हो जाएगा। और ये हो गया टेस्टिंग। तो अंडरस्कोर टेस्ट क्या करेगा, सपोज आपने अंडरस्कोर टेस्ट बनाया, अब मैं इसको लिखवाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट में यानी बॉडी के अंदर। तो अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंपली टेस्ट पास कर दिया, और ये टेस्ट पास किया तो अभी आपको दिखेगा यहाँ पर, ये ओके कर देते हैं, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया। क्या आया, टेस्ट। कहाँ से आया है, वेरिएबल के बाद इधर आया। अब आप वेरिएबल में चेंजेस करोगे
मैं अलर्ट को कमेंट कर देता हूँ, वेरिएबल में चेंजेस करता हूँ मैं, और वेरिएबल में मैं WS³ लिख रहा हूँ, और आप देखोगे कि टेस्ट जो है वो अब WS³ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल से वैल्यू उठाई और इधर आ गई। बट अगर आप वैल्यू वेरिएबल की जो है वो गलत दे देते हो, जैसे आपने 1A लिख दिया, इस तरीके का वेरिएबल बनाओगे, पहले तो जो टेक्स्ट एडिटर है वही एरर दिखा देगा आपको। अगर आप फिर भी इसको रन करते हो, मतलब 1A को आप फिर भी एग्जीक्यूट करवाते हो, तब क्या होगा वो देखना हमको। तो 1A को एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, 1A वेरिएबल बनाया, एग्जीक्यूट, नो आउटपुट, प्लस आपको यहाँ पर कंसोल एरर भी दिखा देगा। आप देख रहे हो इधर नीचे इंस्पेक्ट में, ये कंसोल में एरर है, अनकॉज सिंटैक्स एरर, मतलब सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर क्या होती है कि आपने यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ए लिख सकते हो आप, बट आगे न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते। अब देख रहे हो टैग आ गया। तो गाइज ये है हमारा पूरा की पूरा कंसेप्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन का। तो गाइज स्कोप और लाइफ टाइम के हम लोग बात करने वाले हैं अभी। स्कोप और लाइफ टाइम में क्या होता है कि आप स्कोप बताते हो यानी कि जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तब उसका स्कोप का मतलब होता है कहाँ कहाँ एक्सेस किया जा सकता है उसको, मतलब उसको यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। जैसे अभी मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल बनाया था ये मैं नीचे यूज कर पा रहा था, जैसे ए नाम का वेरिएबल यूज कर पा रहा था, नेम जो है वो वेरिएबल यूज कर पा रहा था। तो यही होता है स्कोप, कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हो। तो दो तरीके के स्कोप होते हैं, लोकल और ग्लोबल। अब लोकल की बात करें तो लोकल में क्या होता है, जहां पर जिस फंक्शन के अंदर उसको बनाया है उसी में यूज कर सकते हो। और ग्लोबल की अगर बात करें तो पूरे पेज पर कहीं भी यूज कर सकते हो। तो गाइज ये जो आपका वेरिएबल है नेम, वो क्या है, ग्लोबल है, जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है टैग में, कहीं भी यूज करो। और फर्दर वीडियोस में जब मैं आपको फंक्शंस बताऊंगा अच्छे से, तो उसमें फंक्शंस में मैं आपको लोकल वेरिएबल बताऊंगा। तो वो आप फंक्शन में बनाओगे, उसी फंक्शन में यूज कर पाओगे, उसके बाद उसको यूज नहीं कर पाओगे। सेम बात होती है लाइफ टाइम की। लाइफ टाइम क्या होगा, जैसे अभी मैं अगर बात करूं इस वाले वेरिएबल की, तो ये मैं यहां भी एक्सेस कर सकता हूं, ये मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं। जब मैंने एक पेज पर वेरिएबल बना दिया तो उसका लाइफ टाइम क्या हो गया, पूरे पेज के लिए। बट अगर यही किसी फंक्शन के अंदर होता, तो उसका जो लाइफ टाइम है वो उस फंक्शन तक रह जाता। जब वो फंक्शन खत्म होगा उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा, यानी उसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको फंक्शंस अच्छे से नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर अगर मैंने किसी वेरिएबल को बनाया तो उसके बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकता, वही उसका स्कोप है, वही उसका लाइफ टाइम है। और अगर मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये बनाया है वेरिएबल, तो आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, पूरे पेज में वो हर जगह पर एक्सेसिबल होगा। तो गाइज ये कंसेप्ट है स्कोप और लाइफ टाइम का। बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के 3 डॉम फंक्शंस के बारे में। तो गाइज उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डॉम फंक्शंस क्या होते हैं। तो डॉम फंक्शंस का जो फुल फॉर्म है, डॉम का जो फुल फॉर्म है वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मेथड। ये क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट किसको कंसिडर करता है, पूरे पेज को। उस डॉक्यूमेंट पे आपको किसी भी चीज से मैनिपुलेशन करनी हो, किसी भी एलिमेंट से, किसी भी टैग से, किसी भी पार्ट में आपको मैनिपुलेशन यानी कुछ चेंजेस करने हो, तो आप इनकी मदद से कर सकते हो। DOM यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मेथड। ये क्या करता है, आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, उस पर्टिकुलर डिव का एक पूरा ऑब्जेक्ट देता है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। डॉक्यूमेंट इसका मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, और डॉट मतलब उसमें हम लोग एक फंक्शन यूज कर रहे हैं गेट एलिमेंट बाय ID। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट बताया था, ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखना है तो डॉट राइट। उसी तरीके से डॉक्यूमेंट के अंदर से किसी आईडी का एलिमेंट उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्लास के रिगार्डिंग। अगर आपको किसी क्लास से उठाना है तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। बाय एलिमेंट्स बिकॉज क्लासेस आप एक पेज पर एक से ज्यादा भी लगा सकते हो, बट ID एक ही होती है, यूनिक होती है। तो दोनों सिलेक्टर्स हम यूज कर लेंगे CSS के, ID एंड क्लास। और एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि इनर HTML क्या काम करता है। यानी इस वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है कि हम किस तरीके से किसी एलिमेंट के अंदर से डेटा उठा सकते हैं या उस एलिमेंट में डेटा डाल सकते हैं, वो हमारा मेन टॉपिक है। तो इन तीनों की मदद से वो हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक फाइल रेडी है और इस फाइल के अंदर मैं बना देता हूँ कि HTML का डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर बना देता हूँ मैं एक डिव, और पहले इस डिव को दूंगा एक ID, और ये ID हो गई मेन। और इस डिव के अंदर लिख देता हूँ वेलकम। तो वेलकम टू WScript टैग लिख दिया। अब हमको क्या करना है, इधर लगाना है स्क्रिप्ट टैग। क्यों लगाते हैं हम लोग स्क्रिप्ट टैग, ताकि हम लोग क्या कर सकें, स्क्रिप्ट यूज कर सकें, जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर यूज कर सकें। तो ये हो गया मेरा स्क्रिप्ट टैग। और अब मेरे को इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का मेथड लगाना है, कौन सा, जो इस ID को टारगेट करके डेटा ला कर दे सकता है। तो वो कौन सा होगा, तो गाइज यहाँ पर हम लोग लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट और बाई ID। तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ID को टारगेट करके एलिमेंट को ऑब्जेक्ट बनाकर लाएगा। कौन सी ID को टारगेट करवाना है, मेन को।
और ये क्या करने वाला है, आपको उस पर्टिकुलर आईडी का जो एलिमेंट है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाकर देने वाला है। अब ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, उसके लिए मैं वेर एक्स बना देता हूँ, यानी वेरिएबल बना देता हूँ एक, और वेरिएबल को मैं कंसोल पर कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर दे देता हूँ एक्स। तो ये क्या करेगा, इस एक्स वाले वेरिएबल के अंदर ये पूरा की पूरा एक ऑब्जेक्ट बनाकर देगा। अब ऑब्जेक्ट कैसा होता है वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट बनाकर किसको दे दिया, एक्स को, और एक्स कहां पर हम लोग कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, यानी कंसोल पर डलवा रहे हैं इसको, एक्स की वैल्यू को। अब मैं एक बार दिखाता हूं आपको, इसको ब्राउजर पे रन करता हूं और ये ब्राउजर पे रन होगा। फिर हम लोग इसको इंस्पेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया मैंने, आप राइट क्लिक करके भी इसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। और आप देख रहे हो कंसोल पर ये क्या दिखा रहा है, पूरा यहाँ पर आपके पास ये बना हुआ आ गया है। कौन से क्या बना हुआ आ गया, पूरी की पूरी जो डिव है वो आपके पास बनी हुई होगी। कैसे बनी हुई आई, यहाँ से ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ने क्या किया, इस पूरी डिव को उठाकर आपको इधर दिखा दिया। अगर डिव के अंदर कुछ चेंजेस करता हूं तो आप देखना चेंजेस भी वहां पर दिखेंगे। तो ये हटा दिया मैंने, और अब करते हैं चेंजेस। तो यहाँ भी WS क्यूब टैग लिखा आएगा और यहाँ भी लिखा आएगा, और जो सारी चीजें मैं चेंज कर रहा हूँ वो दिखेगी मुझे। जैसे मैं यहाँ पर सपोज को एक एट्रीब्यूट बना देता हूँ, या इसको एक क्लास दे देता हूँ, क्लास टेस्ट। तो ये जो क्लास टेस्ट है ये भी आपको दिखेगी इधर। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या कर रहा है, उस आईडी के बेसिस पर सारी की सारी चीजें उठाकर लेके आ रहा है। उस आईडी के बेसिस पे क्या क्या लेके आ रहा है, पूरे के पूरे एलिमेंट को लेके आ रहा है। अब हमें चाहिए कि इस एलिमेंट के अंदर जो लिखा हुआ है वो मिल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना होगा डॉट इनर और HTML। ये क्या करता है, डॉट इनर HTML क्या करेगा, आपके इस डिव के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर जो HTML के अंदर जो भी चीजें लिखी है वो सारी लाकर देगा। तो इनर HTML क्या करेगा, ये जो वेलकम टू WS क्यूब या WS क्यूब तक जो लिखा हुआ है उसको लाकर दे देगा। सर देख रहे हो आप, मतलब जो डिव थी बाहर वाली वो चली गई। अब अंदर जो भी चीजें हो, यानी और कोई डिव्स हो या फिर और कोई टैग्स हो, वो भी लाकर दे सकता है आपको ये। तो कैसे लाकर देगा देखते हैं हम लोग। रिफ्रेश किया, आप देख रहे हो H1 टैग, क्योंकि अब वो उसको टैग नहीं कंसिडर करता, अब सबको क्या करता है, एज अ टेक्स्ट कंसिडर करता है और सबको लाकर देता है। तो आप हर चीज अंदर से टारगेट करवा पाओगे, हर चीज अंदर से उठा पाओगे। अब अगर आप यहाँ पर कुछ भी चेंज करोगे वो सारे के सारे चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज ये तो बात हो गई हमारे यहाँ तक की। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एक बार, और ये जो वेलकम टू WS क्यूब लिखा हुआ था उसको वापस लिख देते हैं हम लोग। तो वेलकम टू WS क्यूब टैग, ये वाला वापस लिख दिया मैंने, और रिफ्रेश करता हूँ। आप देख रहे हो वेलकम टू WS क्यूब टैग आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस आईडी के अंदर ये जो है, वहां पर ये जो वेलकम टू WS क्यूब टैग लिखा आ रहा है वो कैसे आए, H1 टैग में लिखा हुआ है। किस तरीके से आना चाहिए, H1 टैग में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो है आपका अभी क्या कर रहा है, डेटा उठाने का काम कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये डेटा पुट करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये वेरिएबल हटा दो क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, ये कंसोल लॉग भी हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और मेन डॉट इनर HTML इक्वल्स टू देके आपको यहाँ मेंशन करना होगा कि क्या आप उसमें डलवाना चाहते हो। तो ये क्या करेगा, जो पुराना है उसको रिप्लेस करके नया डाल देगा। तो पुराने वाले को रिप्लेस करके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले H1 टैग डलवाऊंगा, ये होगा मेरा H1 टैग, और फिर इसके अंदर डलवा दूंगा वेलकम टू WS क्यूब टैग। तो इसके अंदर वेलकम टू WS क्यूब टैग आ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम, उस नेम उस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय मेन। तो अब क्या करेंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और मेन को टारगेट करेंगे, और मेन के अंदर इनर HTML के अंदर ये डलवा देंगे। तो अब मैं रिफ्रेश करूंगा और आपको डिफरेंस पता चलेगा। अभी ये है रिफ्रेश पे, आप देख सकते हो कि अंदर क्या जा रहा है, H1 टैग में जा रहा है। मैं आपको इंस्पेक्ट करके अगर दिखाऊं तो आप देखोगे कि ये H1 टैग है यहाँ पर, जबकि मैंने तो यहाँ कहीं H1 टैग नहीं रखा हुआ। तो ये कैसे जाता है, ये जाता है यूजिंग द इनर HTML। इनर HTML में हम इक्वल्स टू में जब लगाते हैं तो ये वहां पर स्टोर कर देता है जो भी आप चाहो। अगर आप वेलकम टू हटाना चाहते हो, सिर्फ WS क्यूब लिखना है, तो वेलकम टू हटा देता हूँ, और अब आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ WS क्यूब लिखा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, वेलकम टू WS क्यूब टैग। तो ये क्या कर रहा है, इनर HTML में जब आप इक्वल्स टू में कुछ पास करते हो तो वो उस जगह पर रिप्लेस कर देता है, पुराने वाले को रिप्लेस कर देता है। तो गाइज ये तो बात हो गई हमारी आईडी के थ्रू। अब हम बात करते हैं क्लास के थ्रू कैसे वर्क होता है। तो ये मैंने यहाँ से आईडी टारगेट कर दी और इसको मैं बना देता हूँ क्लास, और अब बात करेंगे क्लास के थ्रू टारगेट करने की। तो एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं, वेयर एक्स इज इक्वल टू और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। आपको गेट एलिमेंट तक लिखना है, और गेट एलिमेंट बाय आईडी से पहले आपको गेट एलिमेंट्स लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, क्योंकि क्लासेस एक से ज्यादा होती है। और बाय क्लास नेम, ये आपको लिखना होगा क्लास नेम। किससे उठाना है आपको, क्लास नेम से। तो क्लास नेम क्या है, मैंने वही मेन रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, अब मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाकर देगा इस पर्टिकुलर क्लास नेम का
पूरी div का, और इसको मैं कंसोल लॉग करवाऊँ अगर, तो यही वाला मैं नीचे ले लेता हूँ कंसोल लॉग, और ये क्या करेगा आपको कंसोल लॉग पर दिखाएगा। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पर रिफ्रेश करूँ और इधर से वापस चलते हैं अगर कंसोल पर, तो आप देख सकते हो ये HTML कलेक्शन और ये एक पूरा ऑब्जेक्ट बन के आया है मेरे पास, जिसमें div की डिटेल्स आई है। ये जीरो की पर div है, आप देखना ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो div है वो कौन सी है, जीरो की पर है। अगर मैं 2 divs बनाऊंगा तो ये एक और div बना देता हूँ मैं, और इसका नाम भी मेन है, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू नहीं लिखा हुआ है। ये हो गई 2 divs, और ये आ गया अपने पास। अब कलेक्शन कितने आए, 2 आए। यहाँ पर देखो आप, जीरो कीपर और फर्स्ट कीपर। ये जीरो कीपर, और उसके बारे में बाकी काफी सारी डिटेल्स होगी, जैसे उसके अंदर क्या क्या है, उसके ऑन क्लिक पर क्या होता है, या फिर उसकी क्लासेस कौन कौन सी लगी है, उसके अंदर चाइल्ड क्या क्या है, उसका टेक्स्ट क्या क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी। और सेम के सेम चीजें आपको कहाँ मिलेगी, इसमें मिलेगी। और इसके अंदर भी जो क्लास लगी है उसका नाम होगा, और क्लास की लिस्ट यानी जो जो क्लासेस है वो होगा, फर्स्ट चाइल्ड क्या है, टेक्स्ट क्या है, उसके अंदर टेक्स्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब हमको क्या करना है, हम लोगों को यहाँ से मैं अलर्ट करवा के दिखाऊंगा आपको। अलर्ट क्या करवाना है हमको, इसके इनर HTML के अंदर मेरे को पहले क्या चाहिए, पहले चाहिए वेलकम टू WSCube टैग। तो ये करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से एक की बनानी होगी और लिखना होगा 0। तो कौन सी आईडी उठा रहे हैं, कौन सा हम लोग उठा रहे हैं, 0th की वाली क्लास उठा रहे हैं, यानी पहला वाला, ये 0, ये 1, फिर इसके नीचे 2 3 4, इसलिए ये एलिमेंट्स हैं क्योंकि एक से ज्यादा है। और फिर आपको लिखना होगा इनर HTML, और मैं इनर HTML लिख दूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे डेटा दे देगा वेरिएबल x में, और इसको कर देते हैं अलर्ट। तो अब क्या होगा, आपको जब रिफ्रेश करोगे आप, तो आप देखोगे ये आ रहा है वेलकम टू WSCube टैग। ये कहां पर लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था। अगर वापस रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हो वेलकम टू WSCube टैग कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। अब मैं चेंज करता हूं इसको, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ 1, और 1 पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे WSCube टैग लिखा है। ये कौन सा वाला है, सेकंड वाला है, ये 2 है। वापस रिफ्रेश करूं, आप देखोगे सेकंड वाला यहाँ पर आ रहा है। तो 0 और 1 से हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से वाले का टारगेट करना है, क्योंकि क्लासेस मल्टीपल है। अब इसमें भी हम लोग कुछ इसी तरीके से वैल्यू डलवा भी सकते हैं। तो मैं इधर से हटा देता हूं ये, और इसको अलर्ट को भी हटा देते हैं क्योंकि हमको अलर्ट तो करवाना नहीं है। और इक्वल्स टू में मैं 1 वाले के अंदर क्या डालूंगा, मैं यहां से स्वैप करवा दूंगा। तो 0 वाले में क्या है, वेलकम टू WSCube टैग, और 1 वाले में क्या है, WSCube टैग। तो इनको चेंज करवा देता हूं मैं, या फिर इसको ही पूरा अपन चेंज कर देते हैं। तो यहां लिख देता हूं हेलो एवरीवन, और ये हो गया हेलो एवरीवन। और पहले इसको देखते हैं, बाकी सारा कमेंट कर देता हूं, और आप देखोगे कि ये लिखा हुआ है ऊपर फर्स्ट पर, ये लिखा हुआ है सेकंड पर, यानी 0 और 1 पे लिखा हुआ है। अब इनको चेंज करवाते हैं हम लोग। तो 0 पर मैं क्या चाहता हूँ, 0 पर मैं चाहता हूँ कि हेलो एवरीवन आ जाए। तो ये वाला मैं कॉपी करके इधर डाल देता हूँ। और 1 पे मैं क्या चाहता हूँ, 1 पे मैं चाहता हूँ वेलकम टू WSCube टैग आ जाए। इसको चेंज कर देते हैं अपन, यहाँ से 1 कर देते हैं, और ये जो वेलकम टू WSCube है इसको कॉपी करके ले लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, चेंज करवा दिया। अभी आप देख रहे हो वेलकम टू WSCube टैग। फिर क्या आ रहा है, मैं इधर एक और चीज लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग इसमें भी क्लियर हो जाओ कि यहाँ पर इसके ऊपर लगा देता हूँ H1 टैग और 1, और फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H2 टैग, H1 टैग में 2। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ 1 और यहाँ 2 लिखा हुआ आएगा। एक बार मैं इसको कमेंट कर देता हूँ वापस, और फिर हम लोग पहले इसका आउटपुट देते हैं। आप देख रहे हो 1 पर क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू WSCube टैग, 2 पर क्या लिखा हुआ है, हेलो एवरीवन। बट जब ये चलेगा, जब ये चेंजेस चलेंगे, तो 0 पर क्या चला जाएगा, हेलो एवरीवन। तो रिफ्रेश करो और आप देखो 0 पर क्या चला गया, 0 यानी 1 पे, फर्स्ट वाले पे क्या चला गया, हेलो एवरीवन, और इस पे ये आ गया। अगर आपको कंफ्यूजन होती हो तो आप इसको 0 समझ सकते हो, इसको 1 समझ सकते हो। तो अब हमको ये अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने 0 पर तो लिख क्या रखा है, आप देखो वेलकम टू WSCube टैग, आ क्या रहा है, हेलो एवरीवन। कैसे आ रहा है, हमने यहाँ पर 0th की पर चेंज करवा दिया है। तो गाइज ये तरीका है किस तरह आप डेटा डाल सकते हो, किस तरह आप डेटा निकाल सकते हो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट से। जस्ट आपको टारगेट क्या करना है, उसको क्लास या आईडी से टारगेट करना है, और उसका आप डेटा निकाल भी पाओगे और डेटा डाल भी पाओगे। बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर आप स्ट्रिंग को कैसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। 2 स्ट्रिंग्स हो या 2 वेरिएबल्स हो, या फिर एक वेरिएबल और एक स्ट्रिंग हो, उनको कॉन्कैटिनेट करना है, यानी जोड़ना है दोनों को। तो किस तरह आप जोड़ सकते हो वो हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो गाइस सबसे पहले मैं, अगर आपको स्ट्रिंग का आइडिया ना हो तो उसके बारे में बता दूं। स्ट्रिंग क्या होता है कि एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं कुछ एक के बाद एक, जैसे आपका नाम है वो एक स्ट्रिंग है, आपका एक एड्रेस है वो भी एक स्ट्रिंग कंसिडर की जा सकती है। तो ऐसा सीरीज ऑफ कैरेक्टर जिसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती है वो क्या कहलाती है, स्ट्रिंग कहलाती है। और यहाँ पर ना सिर्फ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो सकती है, बल्कि यहाँ पर आपको स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे इस वीडियो के अंदर।
तो सबसे पहले मैं चलता हूँ एक फाइल पर, और ये HTML की फाइल है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग क्या करते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट उसके अंदर डालेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा वेयर वेरिएबल x, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग बना दूंगा। तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी मेरी, हेलो लिख देता हूँ मैं। तो ये पहली स्ट्रिंग हो गई। दूसरी स्ट्रिंग में लिखता हूँ वेयर y इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिख देता हूँ एवरीवन। तो ये दो स्ट्रिंग्स हो गई, हेलो एवरीवन। और इन स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना है, और कॉन्कैटिनेट करने के लिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में यूज किया जाता है प्लस ऑपरेटर। अब जो प्लस ऑपरेटर है वो कॉन्कैटिनेशन किस पे करेगा, स्ट्रिंग के ऊपर करेगा। हम लोग फर्दर वीडियोस में जब ऑपरेटर समझेंगे तब ये स्ट्रिंग के लिए भी यूज किया जाएगा, और यूज किया जाएगा आपके एडिशन के लिए भी। तो प्लस दोनों केस में यूज किया जा सकता है, लेकिन कैसे पता चलता है कि स्ट्रिंग करना है कि कॉन्कैटिनेट करना है कि ऐड करना है, तो वो डिपेंड करता है आपके उस डेटा टाइप पर। जैसे अभी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अगर नंबर्स होते तो उनको प्लस करके देता, अभी स्ट्रिंग है उनको क्या करके कॉन्कैटिनेट करके देगा। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से कॉन्कैटिनेट करता है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक वेरिएबल, और वेयर z इज इक्वल टू x प्लस y। तो ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने का काम करेगा। तो हेलो और एवरीवन दोनों को जोड़ देगा। अभी आप देख रहे हो मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, और यहाँ चलाता हूँ मैं अलर्ट, और अलर्ट में मैं z करवा देता हूँ। अलर्ट z क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ कर देगा। तो अभी हमको आउटपुट दिख जाएगा, और उससे हमको आइडिया लगेगा कि ये क्या कर रहा है, हेलो और एवरीवन को जोड़ रहा है। जबकि हेलो और एवरीवन अलग अलग लिखे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर हेलो और एवरीवन को ये जोड़ कर दिखा रहा है। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ी सी अगर स्पेस दूं, तो ये आपको हेलो एवरीवन इस तरीके से दिखेगा, अलग से लिखा हुआ, मतलब एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा है। अब मैं एक और यहाँ पर बनाता हूँ हेलो एवरीवन, और इधर एक और वेरिएबल बना देता हूँ सपोज ए, और हेलो एवरीवन देयर, ये लगा दिया मैंने। अब और एक और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करनी है, तो यहाँ पर ए लगा दो। तो x प्लस वाई प्लस ए क्या करेगा, हेलो एवरीवन देयर, ये देगा हमको। रिफ्रेश, और हेलो एवरीवन देयर दे रहा है। अब अगर आपको इसके अंदर रॉ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करनी है, रॉ स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स में नहीं होगी वो, तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, प्लस और यहाँ पर स्ट्रिंग बना दो सीधा हेलो एवरीवन देयर, और यहाँ पर लिख देते हैं WS क्यूब टैग। तो ये क्या करेगा आपको हेलो एवरीवन देयर के साथ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर हेलो एवरीवन देयर, और उसके बाद मैंने एक रॉ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट की है। रॉ स्ट्रिंग का मतलब है कि उसको किसी वेरिएबल में नहीं डाला है, एज इट इज यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो ये क्या करेगा, दोनों को कॉन्कैटिनेट, तीनों को, यानी हेलो एवरीवन देयर को कॉन्कैटिनेट करेगा। उसके बाद में वेलकम टू WS क्यूब, ये जो WS क्यूब लिखा है उसको कॉन्कैटिनेट कर देगा। तो आप देखना अभी हेलो एवरीवन देयर और WS क्यूब टैग लिखा रहा है। इसका मतलब ये क्या करता है, ये आपके स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करता है। कौन, प्लस ऑपरेटर। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैं इनको सबको कमेंट कर देता हूं, और कमेंट करने के बाद यहाँ लगाता हूं वेर z इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करवाना चाहता हूं। तो पहली बात तो मैं हेलो एवरीवन ऐसे ही लिख सकता हूं। दूसरा, अगर मुझे ऐसे नहीं लिखना हो तो मैं हेलो एवरीवन लिखूं और यहाँ पर लगाऊं प्लस, और यहाँ एक और स्ट्रिंग बना दूं और यहाँ लिख दूं एवरीवन। तो ये भी क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देगा। मतलब आप वेरिएबल्स को भी करवा सकते हो, और आप कॉन्कैटिनेशन के टाइम पे आप रॉ स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, रॉ स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल भी यूज कर सकते हो। तो ये तीनों के एग्जांपल है। पहले हमने वेरिएबल्स करके देखे थे, फिर हमने क्या करके देखा, फिर हमने करके देखा रॉ स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट। अब दोनों रॉ स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करवा रहे हैं, और अब आप देखोगे तो हेलो एवरीवन लिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये किस किस चीजों को कॉन्कैटिनेट करेगा, स्ट्रिंग को, वेरिएबल को, इन सबको कॉन्कैटिनेट कर सकता है। कौन, प्लस ऑपरेटर। बट डिपेंड करेगा कि ये जो कॉन्कैटिनेट कर रहा है उस टाइम वो चेक करेगा कि कॉन्कैटिनेशन के टाइम क्या ये स्ट्रिंग्स हैं, तो ही इनको कॉन्कैटिनेट करो, वरना इनको कॉन्कैटिनेट नहीं करेगा। फिर क्या कर देगा, इनको ऐड कर देगा। यानी 3 + 3 अगर लिखा हो, मैं चाहता हूं कि 3 और 3 दोनों को लिखा हूं, तो इधर 3 3 लिख रहा हूं। तो अभी ये क्या बनेगा, 3 और 3 33 बनेगा, ना कि 3 + 3 6 बनेगा। आप देखोगे यहाँ पर ऊपर लिखा रहा है 33। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कॉन्कैटिनेशन का। बट 3 + 3 तो वैसे 6 होता है, बट इसने क्या चेक किया कि ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को क्या करवाना है, कॉन्कैटिनेट करवाना है। बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो मैं सबसे पहले ये डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज एन ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है, और फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर डिस्कस करेंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर। मतलब मैं हर ऑपरेटर का आपको टाइप का एग्जांपल नहीं देने वाला हूँ, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि ये टाइप्स हैं ऑपरेटर के। फिर नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक ऑपरेटर के टाइप को। तो गाइज एक तरीके से आप देख सकते हो कि ये वीडियो 5 वीडियोस में 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है कि जब भी आपको कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जब भी आपको कोई लॉजिकल काम करना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, या फिर दो चीजों में से सब्ट्रैक्शन करवाना, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
ये सारी चीजें होती है अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर। तो जब ऑपरेशंस करने होते हैं तो हम लोगों को यूज करने पड़ते हैं ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर कंपाइलर को बताता है कि इन दो वेरिएबल्स के अंदर यानी या फिर इन दो स्ट्रिंग्स के अंदर या फिर इन दो नंबर्स के अंदर किस तरीके का ऑपरेशन करवाना है। मतलब क्या इनको ऐड करना है, क्या इनको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या इनको कॉन्कैटिनेट करना है, क्या इनको डिवाइड करना है, क्या इनको मल्टीप्लाई करना है, या फिर इनमें कोई लॉजिकल ऑपरेशन डालना है, जैसे दोनों में से ट्रू हो तो क्या करना है, दोनों फॉल्स हो तो क्या करना है। ये सारी चीजें जो है वो डिसाइड कौन करते हैं, ऑपरेटर्स डिसाइड करते हैं। तो आप एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि ऑपरेटर क्या करेगा, दो ऑपरेंड्स के बीच में कुछ ऑपरेशन करवाएगा। अच्छे से समझना इस चीज को, ऑपरेशन हो रहा है किस किस के बीच में, दो ऑपरेंड्स के बीच में। करवा कौन रहा है, एक ऑपरेटर करवा रहा है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि एडिशन के ऑपरेशन के लिए 2 और 3 के बीच में, एडिशन के ऑपरेशन के लिए प्लस ऑपरेटर होता है। 2 और 3 क्या है, ऑपरेंड्स है। ऑपरेंड्स मतलब जिन पे ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन क्या है, एडिशन का। करवाएगा कौन, प्लस का सिंबल। प्लस का सिंबल क्या कहलाएगा, ऑपरेटर कहलाएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है कि ऑपरेटर वो सिंबल होता है जो कंपाइलर को बताता है कि किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो ये तो बात हो गई हमारे ऑपरेटर के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कौन कौन से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि जो भी चीजें आप कैलकुलेटर में करते हो यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी की सारी चीजें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आती है। देन बात करें लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनके अंदर से जिनके थ्रू आप अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करते हो। लॉजिक यानी ह्यूमन लॉजिक, कि ये हुआ तो ऐसा करेंगे, वो हुआ तो वैसा करेंगे, दोनों चीजें अगर दोनों कंडीशन सही रही तो मैं इस तरीके का कोई काम करूंगा। ये सारा ह्यूमन लॉजिक है। वो लॉजिक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डालना है तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स चाहिए। देन बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, टर्नरी ऑपरेटर दो कंडीशंस के ऊपर डिसाइड करवाने के लिए, यानी दो कंडीशंस है उन पे कुछ डिसीजन लेना है। एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करूं तो ये एक तरीके का क्या है, बाइनरी ऑपरेटर होगा। बाइनरी का मतलब होता है जो ऑपरेशन दो पर किए जाए। किस पर किए जाए, दो चीजों पर, यानी दो ऑपरेंड्स पे किया जाए। जैसे एडिशन की अगर बात करें तो ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेटर है। अगर प्लस की बात करूं मैं, एडिशन यानी प्लस की बात, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी मतलब दो चाहिए, इसको दो पर ऑपरेशन होता है। तो टर्नरी ऑपरेटर को अगर इस तरीके से आप समझो, टर्नरी का मतलब तीन होता है, और टर्नरी ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर जो तीन पर काम करे, यानी तीन ऑपरेंड्स चाहिए इनको अपना वर्क करने के लिए। फर्दर वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। और हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो गाइस असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि किसी को कुछ वैल्यू देना। जैसे आपने पिछले वीडियोस में देखा वेयर x इज इक्वल्स टू WS क्यूब, तो इसमें हमने क्या किया है, x को WS क्यूब लिखा, x के अंदर क्या डाला, WS क्यूब डाला। कैसे हुआ ये, असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से। अगर आप a इज इक्वल्स टू 3 लिख रहे हो, इसका मतलब ये क्या कर रहे हो, आप असाइन करवा रहे हो। तो असाइनमेंट में भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में। और हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन कह सकते हो या रिलेशनल कह सकते हो, जो दो चीजों के बीच में रिलेशन बताएगा, दो चीजों को कंपेयर करके बताएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ग्रेटर देन, लेस देन के ऑपरेटर्स जो आपने छोटी क्लासेस में मैथ्स में किया होगा, क्या दोनों बराबर हैं यानी इक्वल्स टू है कि नहीं। इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं कंपैरिजन के थ्रू या रिलेशनल ऑपरेटर, जो दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। तो गाइज ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो मैं फर्दर वीडियोस में आपको बताने वाला हूं, और इन ऑपरेटर की मदद से आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट करवा सकते हो। बात करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या है। तो गाइज कैलकुलेटर पे जो चीजें आप इंप्लीमेंट करते हो, जो ऑपरेशंस आप करवाते हो, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे ऑपरेशंस अगर आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक्स से इंप्लीमेंट करने हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करने हो, तो आपको चाहिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये क्या करेंगे, ये आपके जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करवाएंगे। तो कौन कौन से होते हैं अभी हम देखेंगे और वन बाय वन उनको समझेंगे। तो गाइज ये आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये है हमारे लिस्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हम लोग यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहला है प्लस वाला सिंबल जो यूज किया जाता है एडिशन के लिए। ये क्या करता है, दो ऑपरेंड्स को ऐड करता है, एट ए टाइम दो ऑपरेंड्स को ऐड करता है ये। देन बात करते हैं सब्ट्रैक्शन पे, तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेगा, दो को सब्ट्रैक्ट करेगा, पहले वाले को दूसरे वाले में से, यानी x माइनस वाई, जैसे आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो।
फिर बात आती है मल्टीप्लीकेशन की, तो मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई करेगा x इंटू वाई, 3 2 जा 6, कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा आपके पास। फिर बात आती है डिवीजन की, तो डिवीजन में आपको ऐसे स्लैश यूज करना होता है और स्लैश में x डिवाइड बाई यानी x स्लैश y, तो इसका मतलब क्या हो गया 6 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 3। फिर बात आती है मॉड्यूलस की, तो गाइस मॉड्यूलस और डिवीजन के अंदर दोनों के अंदर होता डिवीजन ही है, बट जब डिवीजन होता है यानी स्लैश जब लगता है तो आपको जो आंसर मिलता है वो कौन सा होता है, जो उनको डिवाइड करके मिला है। तो जो क्वेश्चन आपको मिलता है वो आप आंसर में मिल जाएगा, यानी डिवाइड में क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन मिलेगा कि इससे डिवाइड हुआ। जैसे 3 2 जा 6 की बात करूं और 6 डिवाइड बाई 2 करूं तो कितना बनेगा 3, तो ये 3 आपको कहां मिलेगा, डिवाइड में। और मॉड्यूलस में आपको क्या मिलेगा, जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर इन द सेंस कि जब आप बात करो कि 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 को 2 से डिवाइड करते क्या होगा, 2 2 जा 4 और 4 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 4 1 बच जाएगा। तो ये जो 1 है वो आपका क्या है, रिमाइंडर है जो पीछे बच जाता है। तो मॉड्यूलस क्या देता है, जो पीछे बच जाता है, जो रिमाइंडर जो बचता है वो आपको कौन देता है, मॉड्यूलस। और जो क्वोशिएंट होता है वो कौन देता है, जो क्वोशिएंट होता है वो आपको डिवीजन प्रोवाइड करता है। देन हम बात करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। तो गाइस इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि खुद ही में 1 प्लस करवा देना, यानी यहाँ पर अगर आप देख रहे हो x प्लस प्लस, इट मीन्स क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, x में प्लस 1 करवाना। और डिक्रीमेंट की बात करें तो माइनस माइनस, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको x को डिक्रीज कर रहे हो, -1 करवा रहे हो। तो जब भी आपको ऐसा कुछ करना होगा कि आपको x में प्लस 1 करना है, तब आप x में प्लस 1 मत करो, x प्लस प्लस लिख दो। इससे क्या होगा, वही रिजल्ट आएगा जो x में प्लस 1 करने से आता। अगर आपको x में -1 करना है तो आप माइनस माइनस x कर दो, इससे क्या होगा, वही रिजल्ट आएगा जो आप x -1 करके लेके आते। तो ये कुछ शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज है जो आपको क्विकली, कम कोड लिखना, ज्यादा रिजल्ट आना। अब ये सारे हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे, तो मैं एक फाइल बनाऊंगा और उस फाइल में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इनको। तो गाइस ये मेरी एक नई फाइल 4.html, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से हमारे ब्राउजर पे, और ब्राउजर के साथ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये है मेरे पास, और इसमें आप देख रहे हो यहाँ स्क्रिप्ट लगी हुई है, इसको मैं हटा देता हूँ और वापस हम लोग स्क्रिप्ट लगाएंगे। ये पूरा है मेरा HTML का डॉक्यूमेंट, और इसमें मैं लगाता हूँ यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग। ये हो गया स्क्रिप्ट टैग, और इसके अंदर आप क्या मेंशन करोगे, इसके अंदर आपको सबसे पहले मैं समझाऊंगा एडिशन। तो एडिशन की बात करते हैं, तो एडिशन आपको करवाना है तो आपको 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ वेर x इज इक्वल टू 5 और वेर y इज इक्वल टू 6। मैं 5 और 6 का एडिशन करवा रहा हूँ। तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे अलर्ट, और अलर्ट में मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ var और z इज इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस वाई। इट मीन्स ये क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा। किसको ऐड करेगा, x वाले वेरिएबल को और y वाले वेरिएबल को, यानी 5 + 6 करेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो आपको अलर्ट में दिखेगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे दिख रहा है ये रिजल्ट। और अभी हम इसको रन करेंगे ब्राउजर पे, तो आप देख सकते हो कि एक अलर्ट आएगा आपके पास और रिजल्ट आपको दिख रहा है 11। 5 + 6 कितना होता है, 11 होता है। मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेटेड दिखाऊंगा, तो फॉर्मेटेड दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक h1 टैग का यूज करते हैं। इसको मैं दे देता हूँ ID, और इसके अंदर हम लोग सारे रिजल्ट डलवाएंगे। तो ID में ये होगा RES, यानी रिजल्ट के लिए बनेगी ये। और अगर आपको HTML के अंदर कुछ डलवाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट, आप यूज करोगे, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आप क्या लिखोगे, ID। गेट एलिमेंट बाय ID क्या करेगा, इस एलिमेंट को लेके आएगा, और ये एलिमेंट आ गया यहाँ पर। और अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एलिमेंट के डॉट इनर HTML में कुछ लिखवाना है। तो इनर HTML इज इक्वल टू Z। तो ये क्या करेगा, आपके इस RES के अंदर वैल्यू पुट कर देगा। कौन सी वैल्यू पुट करेगा, जो Z की बनी है। तो देखते हैं इसको, और रिफ्रेश, और आप देख रहे हो यहाँ पर 11 लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैं एक बार बीच में लेके आ जाता हूँ, तो यहाँ से इसको लगा देता हूँ मैं स्टाइल, और इसकी विड्थ भी दे देते हैं हम लोग, सपोज 300 पिक्सल्स। विड्थ देने का रीजन ये है कि ताकि ये काम कर सके। तो RES में आप देख सकते हो क्या आ रहा है, आपका रिजल्ट आ रहा है 5 + 6 का। तो ये है 5 + 6 का रिजल्ट। अब अगर मैं इसमें चेंज करूं, एडिशन से इसको बनाऊं सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस लगाऊं, तो अब क्या देख रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा, माइनस करेगा। तो ये हो गया माइनस का सिंबल। और अब आप देखोगे तो क्या होगा, ये 5 में से 6 निकाल देगा तो -1 बचेगा। 5 में से 6 जाएगा तो -1 बचेगा। और इसको मैं बड़ा नंबर ले लेता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 7 - 6 इज इक्वल टू 1। तो गाइस ये बहुत बेसिक से ऑपरेशंस हैं। फिर हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको क्या यूज करना होता है, स्टार यूज करना होता है, या आप इसको एस्ट्रिक कहते हो। तो मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 6 × 7 मल्टीप्लाई होंगे, और आपके पास आंसर क्या आएगा, 6 × 7 = 42। तो ये मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पर।
देन बात करते हैं हम लोग डिवीजन की, तो यहाँ पर आपको लिखना है डिवीजन, और मैं पहले कुछ ऐसे नंबर्स लूंगा जो कंप्लीटली डिविजिबल हो सके। तो 8 ले लेता हूँ और 2 ले लेता हूँ। तो 8 डिवाइड बाई 2 जो आंसर आएगा वो आपके पास इधर 4 है। क्या हो रहा है, 8 को 2 से डिवाइड कर रहा है और 4 आंसर आ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ से अगर मैं 8 डिवाइड बाई 3 करता हूँ तब आप देखना आंसर क्या आ रहा है, 2.666665। ये क्या है, ये आपका आंसर है क्योंकि आपने यहाँ पर कंप्लीट डिवीजन करवाया है, तो कंप्लीट डिवीजन में ये आपका आंसर आता है। बट अगर आप चाहते हो कि रिमाइंडर क्या बच रहा है वो आए, क्वेश्चन क्या है वो नहीं पता करना है, रिमाइंडर जो है वो चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको यूज करोगे, परसेंटेज वाले सिंबल को, जो आप शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर। और अब क्या होगा, 8 डिवाइड बाई 3, तो रिमाइंडर कितना बचता है 2, क्योंकि 3 2 जा 6 और 6 8 में से माइनस होगा तो 2, और ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अगर आप नंबर चेंज करोगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा कि 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि 3 3 जा 9, तो 0 आंसर आएगा। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। ये ज्यादातर लॉजिक्स ऑड इवन में काम आता है, मैं फर्दर वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ ये चीजें। और अब सो गाइस, अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, इसकी भी मुझे नीड नहीं है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने x को इनिशियलाइज किया 8 से, और यहाँ पर लगा देता हूँ x प्लस प्लस, और x प्लस प्लस को हमने यहाँ टर्मिनेट कर दिया। अब इससे क्या होगा, आपको इसमें किसी में इनिशियलाइज किसी में असाइन नहीं करवाना है, इक्वल्स टू लगाकर किसी में नहीं रखना है। आप सिंपली क्या कर रहे हो, 8 लिखते हो और फिर 8 को प्लस प्लस कर देते हो। तब आप देखना रिजल्ट में क्या आता है। तो यहाँ स्क्रीन रिफ्रेश करने पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, वापस चलते हैं हम लोग, और आप देखोगे कि यहाँ हमने z कहीं बनाया नहीं है, तो आपको यहाँ पर x ही रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, मैं अगर आपको यहाँ पर कमेंट में समझाऊं तो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, x इज इक्वल टू x प्लस 1, ये काम हो रहा है इधर। तो एक बार देखते हैं हम लोग, और आप देख रहे हो 9, तो प्लस प्लस क्या करता है, प्लस 1 कर देता है। कैसे किया इसने, कुछ इस तरीके से किया, x इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी 8 प्लस 1। तो x की वैल्यू अब कितनी बन जाएगी, 9 बन जाएगी। तो इनर HTML में क्या डाल देगा, 9 डाल देगा, और आप रिजल्ट में देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर कुछ और लाते हो, जैसे 18 लाते हो, तो 18 के केस में ये प्लस 1 कर देगा, 19 हो जाएगा। और अगर आप माइनस माइनस लगाते हो तो माइनस माइनस के केस में क्या करेगा, x माइनस 1, तो माइनस 1, तो 18 की बात करें तो यहाँ भी मैं 18 लिख देता हूँ, और 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो अब आप देखोगे कि माइनस माइनस क्या करेगा, 17 ला कर दे देगा। क्या ला के देगा, 17 ला कर देगा। तो ये केस कब यूज करते हैं हम लोग, जब हमको खुद ही से प्लस 1 या खुद ही से माइनस 1 करना हो, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम लोग कुछ इस तरीके से करवा सकते हैं। बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से यूज किए जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी बताऊंगा, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं हमारे पास। तो उससे पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंपैरिजन जैसे नाम से पता चलता है, दो चीजों को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। कंपेयर करने का मतलब होगा कि देखेगा कि क्या ये इसके इक्वल है, क्या इससे बड़ा है, क्या इससे बड़ा या छोटा है, कुछ इस तरीके के। जैसे आपने लेस देन इक्वल्स टू छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, तो कुछ इसी तरीके का लॉजिक हम यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये क्या रिटर्न करेगा, आपको हमेशा ट्रू या फॉल्स देगा। मतलब जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दो नंबर्स को ऐड करते हैं और एक नंबर देते हैं। ये क्या करेगा, दो नंबर्स के अंदर कंपैरिजन करेगा और ट्रू फॉल्स देगा, यानी कंपैरिजन में ये ट्रू है या फॉल्स है। तब आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज करने वाले हैं। और सबसे पहला है इक्वल्स टू। दो चीजें, दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स, क्या उनकी वैल्यूज इक्वल है, ये आपको कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल्स टू चेक करवा कर दे सकता है। नॉट इक्वल्स टू यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल्स टू दोनों इक्वल नहीं है, तो एग्जांपल में मैं आपको बोलूं कि 2 और 2 दोनों इक्वल है, 2 और 3 दोनों नॉट इक्वल है, तो इस केस में हम लोग नॉट इक्वल यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन, क्या x y से बड़ा है, लेस देन, क्या x y से छोटा है। इस केस में ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, हाँ छोटा है या हाँ बड़ा है, कुछ इस तरीके से। फिर हम लोग बात करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की। इसका मतलब या तो बड़ा हो या उसके इक्वल हो। जैसे मैं बात करूं कि 8 इक्वल्स टू 8, तो इक्वल भी है, इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रू आएगा। और 9 इज ग्रेटर देन 8, ये भी ट्रू है, तो दोनों चीजें ट्रू हो जाएगी। मैं आपको ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, बहुत इजी से कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस। और फिर बात करेंगे लेस देन और इक्वल्स टू की। तो क्या ये इससे छोटा है या इसके इक्वल है, कौन किससे छोटा है, क्या x y से छोटा है या y के इक्वल है, ये आप चेक करवा सकते हो। तो अब बात करते हैं हम लोग सीधा इसको इंप्लीमेंटेशन की। तो एक्स वाई मैंने पहले से बना रखे हैं, मैंने यहाँ पर एक $RES बना रखा है, और उसके अंदर मैं इनर HTML से z की वैल्यू डलवाऊंगा, और z में मैं क्या स्टोर करूंगा, इनके कंपैरिजंस। तो गाइज अगर आपने ये नहीं देखा हो कि किस तरीके से हम लोग किसी एलिमेंट के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने समझाया है कि हाउ टू पुट एंड गेट वैल्यूज
फ्रॉम HTML एलिमेंट्स, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, उससे आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं z इज इक्वल टू सबसे पहले इक्वल्स टू ऑपरेटर की, तो x इज इक्वल टू y। ये क्या करेगा, x और y को कंपेयर करेगा और उनका जो भी रिजल्ट है वो z में डाल देगा। x और y को कंपेयर करेगा, क्या x y के इक्वल है, तो ट्रू या फॉल्स किस में डालेगा, z में डाल देगा। और z को हम लोग बाद में कहां पर दिखा देंगे, RES में दिखा देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं रिफ्रेश करके और आप देख सकते हो फॉल्स। इट मीन्स क्या है, फॉल्स का मतलब नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर मैं दोनों को इक्वल कर दूं तब ये क्या देगा मुझे, तब ये मुझे देगा ट्रू, क्योंकि मैंने दोनों को क्या कर दिया, 18 कर दिया। अब बात करते हैं नॉट इक्वल्स टू की, तो नॉट इक्वल्स टू 18 और 18 इक्वल्स टू है, बट हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल्स टू में क्या बोलेगा, फॉल्स। मतलब जो आप चेक कर रहे हो वो नहीं है, जो आप चेक कर रहे हो वो बात नहीं है, यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू नहीं है, ये लोग इक्वल्स टू है। तो ट्रू और फॉल्स किस कंडीशन में देता है ये, इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो इक्वल है फिर भी फॉल्स दिया इसने, नहीं। हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, हम लोग पूछ रहे हैं क्या ये नॉट इक्वल्स टू है, तो बोल रहा है फॉल्स, इसका मतलब ये इक्वल्स टू है। अगर हम लोग इसको नॉट इक्वल्स टू करते हैं, तब आपको यहां से मैं अगर नॉट इक्वल्स टू कर दूं 12, तो ये क्या कहेगा, ट्रू, हाँ ये नॉट इक्वल्स टू है। तो इस तरीके से आपको समझना है, ट्रू फॉल्स को आपको यस नो के तरीके से समझना है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो है ग्रेटर देन। तो इफ x इज ग्रेटर देन, क्या x y से बड़ा है, z को दे दो ट्रू या फॉल्स, तो x y से बड़ा होगा तो ट्रू के टाइम में हाँ बोलेगा, फॉल्स के टाइम में ना बोलेगा। तो देखते हैं क्या बोलता है, ट्रू। इट मीन्स, रिफ्रेश किया मैंने पेज, इट मीन्स क्या है, जो 18 है वो 12 से बड़ा है। अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो 1 12 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या बोलेगा, फॉल्स, नहीं 1 12 से बड़ा नहीं है। फिर से वापस इसको सही कर देता हूं और बात करते हैं हम लोग लेस देन की। तो ये क्या चेक करेगा, क्या x y से छोटा है, यस और नो में जवाब आएगा, यानी ट्रू और फॉल्स। यस मतलब ट्रू और नो मतलब फॉल्स। तो क्या x y से छोटा है, तो ये क्या बोलेगा, फॉल्स, नहीं x y से छोटा नहीं है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से चेक करते हैं इसको, जहां से मैं इस वैल्यू को बड़ी कर देता हूं, और अभी भी चेक करेगा क्या x y से छोटा है, तो यस x y से छोटा है तो ट्रू। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं लेस देन और इक्वल्स टू की। तो लेस देन इक्वल्स टू क्या करता है, लेस देन इक्वल्स टू यहां लगाना आपको। तो क्या x y से छोटा या उसके इक्वल है, दोनों में से कोई भी बात हो तो हाँ या ना बोल देगा। तो अभी देख रहे हो आप कि क्या है, x y से छोटा है, हाँ, तो ये क्या बोलेगा, ट्रू। रिफ्रेश किया मैंने पेज को। बट अगर ये इक्वल हो तब भी ट्रू देगा, क्या करेगा, इक्वल हो तब भी ट्रू देगा। बट अगर हम लोग इसको 17 कर देते तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, ना x y से छोटा है ना x y के इक्वल है। तो इस केस में ये क्या देगा आपको, फॉल्स देगा, नहीं फॉल्स का मतलब नो। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या एक्स वाई से बड़ा या उसके इक्वल है, तो यहाँ पर एक्स वाई से बड़ा है तो ट्रू बोलेगा। अगर उसके इक्वल होगा तब भी ट्रू बोलेगा, अगर दोनों को 18 कर दूं तब भी ट्रू बोलेगा। बट अगर ये y बड़ा हो गया तब ये क्या बोलेगा, फॉल्स। तो ये है गाइज हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, आप इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। रिलेशनल इसलिए क्योंकि ये इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है ट्रू और फॉल्स में। बात करने वाले हैं लॉजिकल एंड टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं लॉजिकल ऑपरेटर का। तो लॉजिकल ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो ह्यूमन लॉजिक को इंप्लीमेंट करवाते हैं। ह्यूमन लॉजिक को इंप्लीमेंट करवाना यानी हम जैसे ह्यूमंस डिसाइड करते हैं, जैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये चीज और ये चीज दोनों ट्रू हो तो, या फिर ये और ये कंडीशन ट्रू हो तो, अगर मुझे ये मिले और ये भी मिले तो मैं ऐसा काम करूंगा। ये सारी चीजें जो ह्यूमन लॉजिक पे काम करती है वो सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करवाते हो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके। फिर उसके बाद आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर भी कुछ इसी तरीके का है, बट उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको 3 ऑपरेंड्स देने होते हैं। किस तरीके का वो बनेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का सिंटेक्स देख लेते हैं और उसके साथ ही टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स भी बता दूंगा मैं आपको। सो गाइस ये है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स। तो सबसे पहले आपके पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है एंड लॉजिकल ऑपरेटर। इसको लिखने का तरीका है आपका एंड % 2 बार, और ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जांपल भी आप देख सकते हो यहाँ पर x एंड y। अब इसको आपको अच्छे से समझना है। ये काम करता है ट्रू और फॉल्स पर, जो एंड ऑपरेटर है वो काम करता है ट्रू और फॉल्स पर। और एंड का क्या लॉजिक है, एंड का लॉजिक है कि 2 वेरिएबल्स हैं x और y, उनमें से एक भी फॉल्स हुआ तो जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स आएगा। सपोज x ट्रू है y भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, x ट्रू और y फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, x फॉल्स और y ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा। एक भी फॉल्स नहीं होना चाहिए और दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा। ये एंड का लॉजिक कहता है
कि दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तब ये फॉल्स करेगा, एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तब ये फॉल्स करेगा। ये कब ट्रू करेगा? जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है। इसका एक रियल लाइफ में एग्जांपल ले सकते हो आप। सपोज आपने सोचा कि मैं ये काम करूंगा, कब? जब मुझे इतना पे करे कोई एक काम के लिए, फिर दूसरे काम के लिए आपने सोचा कि इतना पे करे प्लस इतने टाइम के लिए मैं काम करूंगा। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही मैं काम करूंगा, मतलब पे भी करेगा और टाइम भी आपका, दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होगी तब आप काम करोगे। ये तो हो गया हमारा एंड का लॉजिक। और के लॉजिक की बात करते हैं हम लोग, तो और को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ये यूज करना होता है। और का लॉजिक क्या कहता है? और का लॉजिक कहता है कि एक भी ट्रू हुआ तो ये ट्रू दे देगा। जैसे x ट्रू है y फॉल्स है तो भी ट्रू, x फॉल्स है y ट्रू है तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स होगा, वरना एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, और x और y दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। इसको आप उसी एग्जांपल से समझ सकते हो कि इतना पे करे और इतने टाइम तक, तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो। जैसे या तो मेरी टाइम की कंडीशन मान लो कि मैं इतने टाइम तक काम करूंगा, या फिर ये मान लो कि इतना पे करोगे तो काम करूंगा। तो इन दोनों को आप लेकर, ये जस्ट एग्जांपल है, आपको इसको सीरियसली नहीं लेना, जस्ट एग्जांपल में आपको समझना है कि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो तब मैं काम करूंगा। ये वाला लॉजिक है और का। और एंड का क्या लॉजिक है? दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ही मैं काम करूंगा। फिर बात करते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर की, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देके आपको समझना है। यहां पर आप दोगे वो कंडीशन जिसको आपको सेटिस्फाई करवाना है सबसे पहले, फिर एक क्वेश्चन मार्क, फिर आप बताओगे कि अगर ट्रू होता है तो क्या करवाना है, अगर ट्रू होता है तो क्या करवाना है, अगर फॉल्स होता है तो क्या करवाना है। ये आप कहां बताओगे? इस जगह पर बताओगे। अगर ट्रू होता है तो क्या करना है, अगर फॉल्स होता है तो क्या करना है, ये कहां बताओगे? यहां पर। तो ट्रू वाला कौन सा केस होगा? पहले वाला, कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला केस, और कॉलन फॉल्स हुई तो ये वाला केस। तो इफ 2 इज ग्रेटर देन, अब देखो इधर 2 इज ग्रेटर देन 1, अगर 2 1 से बड़ा हुआ तो यस, वरना नो। तो ये लॉजिक आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, एक ही लाइन में आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिसमें आप एक कंडीशन चेक करो और उसके बेसिस पे हाँ ना बोल सकते हो। तो गाइज अभी इनको इंप्लीमेंट करके देखेंगे हम लोग। तो मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूं आपके सामने, ये वाली फाइल है, और इसी में इंप्लीमेंट करूंगा और यहाँ आपको रिजल्ट दिखाऊंगा इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एंड के लिए। तो हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल x और इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू फॉल्स। तो x क्या हो गया? फॉल्स हो गया। वेरिएबल y इज इक्वल टू फॉल्स, सीधा फॉल्स से शुरू कर रहा हूं मैं, और वेरिएबल y इज इक्वल टू फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं। तो मैं बात करता हूं वेयर z इज इक्वल टू x n% y। यहां क्या चेक कर रहा हूं मैं? यहां पर मैं बोल रहा हूं कि x और y के बीच में एंड गेट का लॉजिक लगाओ, ये एंड का लॉजिक लगाओ। एंड का लॉजिक क्या करेगा? चेक करेगा, एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। तो इधर मैं लिखवा देता हूं। तो ये हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर res के अंदर हम पुट कर देंगे डॉट इनर HTML। और इनर HTML में क्या होता है कि आपको HTML के अंदर क्या डलवाना है, वो और z। तो यहां से क्या होगा? आप चाहते हो कि ये जो भी आंसर दे वो कहां पर चला जाए? इसके इनर HTML में, किसके? res के इनर HTML में चला जाए। तो अभी देखते हैं एक बार, और इसको मैं रन कर देता हूं यहां से ब्राउजर पे, और आप देखोगे कि ये जो रिजल्ट आ रहा है वो दिखा रहा है, क्या आ रहा है? फॉल्स, क्योंकि दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। अब मैं दोनों में से एक को ट्रू करता हूं, तो दोनों में से एक को ट्रू कर देता हूं। अभी भी देखना, दोनों में से एक तो फॉल्स है तो रिजल्ट में फॉल्स ही रहेगा। रिफ्रेश कर रहा हूं बट रिजल्ट में फॉल्स ही है। अब दोनों को ट्रू कर देता हूं मैं, तो दोनों को ट्रू कर दिया। तो अब इस केस में ट्रू होगा। कब ट्रू होता है? जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू होता है। कौन? आपका एंड गेट, यानी एंड लॉजिक। और अगर इसमें से ऊपर वाला भी फॉल्स हुआ, यानी एक भी फॉल्स हुआ, तो ये फॉल्स हो जाता है। अब आप ट्रू फॉल्स ना लिखना चाहो तो आप इनको 0 1 भी दे सकते हो। जैसे अगर यहां पर मैं 0 दे देता हूं, और 0 का मतलब होता है फॉल्स, और 1 दे देता हूं तो 1 का मतलब होता है ट्रू। ये हो गया ट्रू। तो अभी भी ये सेम वैसे ही काम करेगा, और आपको रिजल्ट क्या देगा? जिस तरह से आपने दिया था उसी तरीके से रिजल्ट देगा। मतलब 0 और 1 का जब आप एंड करवाओगे तो 0 देगा। 0 का मतलब क्या होता है? फॉल्स होता है। और 1 और 1 का एंड करवाओगे तो ये आपको क्या देगा? ट्रू। और ट्रू का मतलब क्या होता है? 1 होता है। इस तरीके से ये वर्क करता है। अब अगर यहां पर मैं लगा दूं और, तो और लगाने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली शिफ्ट के साथ आपके एंटर के ऊपर जो पाइप है उनको करना है, और ये दो आपने लगा दी यहां पर। अब आपको क्या करना है? इन पे और गेट का लॉजिक लगाना है। तो और का लॉजिक क्या कहता है? दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाऊंगा। यहाँ तो दोनों ट्रू है, यहाँ पर तो दोनों ट्रू है, तो ये क्या होगा? ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होता है, दोनों में से एक भी फॉल्स होता है यानी 0 होता है, तब भी ये तो क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। ये फॉल्स एक ही कंडीशन में होगा जब दोनों के दोनों फॉल्स हो जाए।
जब दोनों के दोनों फॉल्स हो जाए तब ये फॉल्स होता है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। अब मैं आपको समझाता हूं कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो इन सबको कर देता हूं कमेंट, और इधर से मैं दो वेरिएबल्स और ले लेता हूं, वेयर x इज इक्वल टू 5 और वेयर y इज इक्वल टू, यहां से ले लेते हैं y इज इक्वल टू 6। तो पिछले वीडियो में मैंने जो आपसे रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं उनको, वो डिस्कस किए थे। तो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, क्योंकि उसी का मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। और मैं क्या करूंगा, वेयर y वेयर z, एक z वेरिएबल बना देते हैं, और z को मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ। कैसे? कंडीशन से। समझना आप यहाँ पर कि मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर x जो है वो y से बड़ा है, x क्या है, y से बड़ा है, तब ये ट्रू केस और ये क्या है, फॉल्स केस। ये कौन सा है, ट्रू केस। इसका सिंटैक्स लिख देता हूं मैं पहले आपके लिए। यहां पर आएगी आपकी कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कंडीशन चेक करना। अगर ट्रू हुआ है तो ट्रू वाला केस, अगर फॉल्स हुआ है तो फॉल्स वाला केस। यानी केस में मतलब क्या कि आपको क्या करवाना है। यहाँ जो छोटे छोटे टास्क होते हैं वो आप करवाते हैं। जैसे आपको कोई स्ट्रिंग असाइन करा देनी है तो मैं इधर कर दूंगा यस, हाँ जो एक्स है वो वाई से बड़ा है, वरना नो। तो ये क्या बोलेगा, हाँ या ना। तो इस तरीके से ये हमको रिजल्ट देगा। एक बार देखते हैं। z तो मैंने बना ही रखा है, z इनर HTML में चला जाएगा, और ये क्या बोल रहा है, नो। मतलब ये क्या कर रहा है कि x जो है वो y से बड़ा नहीं है, मना कर रहा है, नो। अब मैं चेक करूं कि क्या x y से छोटा है, तब ये क्या बोलेगा, यस। तो इस तरीके से आपका टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। एक कंडीशन, उसके बेसिस पे ट्रू और फॉल्स, एक कंडीशन के बेसिस पे वो जज कर लेता है कि दोनों में से क्या रखना है मुझे। बात करने वाला हूं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे आप यूज करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं गाइस, ये बता देता हूं मैं सबसे पहले आपको। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट जिसका मतलब होता है किसी चीज को असाइन करना, किसी चीज को कुछ देना। तो वो ऑपरेटर्स जो असाइन करवाते हैं, कुछ देते हैं, वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। किस तरीके के होते हैं ऑपरेटर्स मैं आपको दिखा देता हूं पहले। तो गाइस ये आप लिस्ट देख रहे हो असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, और असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहला है सिंपल असाइनमेंट, जो आपने काफी बार किया होगा। पिछले वीडियोस में मैंने काफी बार किया। हम किसी वैल्यू को असाइन करवाते हैं। तो जैसे मैं x इज इक्वल टू 5 लिखता हूं, तो ये क्या हो रही है, एक सिंपल असाइनिंग हो रही है, जिसमें मैं x की वैल्यू असाइन करा रहा हूं। आप एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में भी असाइन करवा सकते हो, जैसे c इज इक्वल टू a। फिर आती है एड एंड असाइन। एड एंड असाइन में क्या होता है, आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, c प्लस इक्वल टू a। इट मीन्स c में a को प्लस करना है और वापस c में वैल्यू डाल देनी है। c में a को प्लस करना है और वापस क्या करना है, c में वैल्यू डाल देनी है। तो दिस इज कॉल्ड एड एंड असाइन। उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट एंड असाइन काम करता है, c माइनस a और c माइनस इक्वल टू a। तो c इज इक्वल टू c माइनस a, मतलब c में से a माइनस करना है, वापस c में वैल्यू डाल देनी है। और फिर बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड असाइन की। मल्टीप्लीकेशन में भी सेम वही लॉजिक है, c को a से मल्टीप्लाई करेगा, वापस c में डाल देगा। डिवीजन और मॉड्यूलस, इनमें भी वही लॉजिक है, c से डिवाइड और वापस असाइनिंग, और c से मॉड्यूलस और वापस असाइनिंग। तो गाइज ये जो असाइनिंग आप देख रहे हो, एड एंड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई, ये असाइनिंग तब यूज होती है कि जब आपको ये जो वेरिएबल है c, उसकी जो पुरानी वैल्यू थी ना, वो वापस कभी एक्सेस नहीं करनी होगी। तब आप ऐसे सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज करते हो और असाइन कर देते हो, ताकि वेरिएबल्स कम यूज करने पड़े आपको और मेमोरी स्पेस आप कम रिजर्व करो। वरना अगर आपको लगता है कि c की पुरानी वैल्यू कहीं असाइन करनी थी, तब आप इन सॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करोगे। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली यूज करके दिखाता हूं। तो मैंने जो फाइल बना रखी है, इसी में हम करेंगे। ये मेरी HTML की फाइल है, यहाँ पर मैंने लगा रखा है स्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, यानी इस RES के अंदर मैंने इनर HTML में z डलवा रखा, और z में मैं सारी वैल्यूज डालूंगा ताकि आपको ये दिखता रहे। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि अभी ये नॉर्मली कैसा दिख रहा है। अभी आप देखोगे तो h1 टैग जो है आपका, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर वैल्यूज असाइन कराएंगे कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और डॉट इनर HTML के अंदर आप z असाइन करवाओगे। तो अब बात करते हैं अपन वेयर a इज इक्वल टू 5 की। ये सिंपल असाइनिंग है, ये भी एक तरह की। और यहां पर मैं बात करूं वेयर z इज इक्वल टू a। इस केस में क्या होगा, a की वैल्यू 5 और वो क्या कर देगा, z को दे देगा। तो अभी आप देखोगे यहाँ रिफ्रेश करने पे तो आपको यहाँ पर 5 दिखेगा। तो आप देख सकते हो ये 5 आ रहा है। ये हो गई सिंपल असाइनिंग। अब मैं चाहता हूं कि एड एंड असाइन करे। क्या करे, एड एंड असाइन। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहां से z को मैं पहले इनिशियलाइज कर लूंगा, वेयर z इज इक्वल टू 5 या 6 ले लेते हैं इसको। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कुछ इस तरीके का काम हो, z इज इक्वल टू z प्लस ए हो जाए, z इज इक्वल टू z प्लस ए हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, z के अंदर क्या जाएगा, z प्लस ए, तो 6 प्लस 5 यानी क्या जाएगा, 11 जाएगा। तो इसको आपको करवाना है तो आप एड एंड असाइन कर सकते हो। तो क्या होगा, प्लस
और प्लस इक्वल टू, तो क्या करेगा, ऐड एंड असाइन कर देगा। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर वही कैलकुलेशन आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ से सिंटेक्सुअल एरर दे रहा है, तो इसका रीजन है कि हमने यहाँ पर वेरिएबल फिर से लगा रखा है। तो इसको हटा देते हैं और अब आप देखोगे तो ये इक्वल टू आ रहा है। तो आप यहाँ से कंसोल से जो एरर्स है वो भी रेक्टिफाई कर सकते हो। और ये क्या आंसर आ रहा है आपका 11। अब z की वैल्यू ओवरराइट होके 6 से 11 बन चुकी है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्ट एंड असाइन की, यानी माइनस करके असाइन करवाना है। तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, 6 माइनस 5 और ये माइनस हो गया और यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, 1। अभी आपको 1 देगा। तो ये हो रहा है सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड असाइन की। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, तो ये 6 5 30 दे देगा आपको। तो इस तरीके का मुझे रिजल्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एस्ट्रिक लगा दूंगा। तो z इंटू ए और स्टोर कहाँ करना है, वापस z के अंदर। तो 6 5 30 हो गया। बात करते हैं अब डिवीजन की। तो डिवीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a डिवाइड बाई z डिवाइड बाई a और वापस स्टोर कहाँ होना है, z में ही। तो आप यहाँ लगा दोगे डिवाइड, और वैल्यूज मैं थोड़ी ऐसी ले लेता हूँ जो हमारी डिवाइड करके आंसर दे। तो 30 और 60 का डिवीजन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं 30 ले लेता हूँ z के अंदर और यहाँ 6 ले लेता हूँ, ताकि 6 5 30 हो। तो आपको यहाँ पर 5 आएगा, पता चलेगा कि 6 5 30 होता है, तो इधर 5 आ रहा है। ये हो गया डिवाइड। तो यहाँ पर क्या डिवीजन हुआ, 30 का 6 से डिवीजन हुआ और वापस जो आंसर आया वो कहाँ पर डाल दिया, क्वेश्चन कहाँ पर डाल दिया, z के अंदर ही डाल दिया। और इधर ले लेता हूँ मैं 31 और अब हम यूज करेंगे मॉड्यूलस का। तो मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर कब बचेगा, जब आप 5 को a से जब आप यहाँ पर इसकी बात करते हैं हम लोग, तो 31 को जब आप 6 से डिवाइड करवाओगे तब क्या होगा, 5 6 30, तो 30 माइनस 31 1 बच जाएगा। इस केस में मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर देता है। तो ये रिमाइंडर कहाँ असाइन होगा, z के अंदर असाइन हो जाएगा और अब आप देखोगे तो 1 आ रहा है। तो गाइज ये है आपकी सॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज जो आप यूज करते हो जब आपको इस तरीके से ऐड एंड असाइन करवाना होता है तब। क्यों, क्योंकि हमको वो जो पुराना वेरिएबल है उसकी वो जो वेरिएबल है उसकी पुरानी वैल्यू यूज नहीं करनी है। बात करने वाले हैं फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के फंक्शंस हैं हमारे पास, कैसे हम लोग फंक्शंस बनात वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो फंक्शन एक ग्रुप ऑफ कोड होता है जिसको आप बार बार यूज करने के लिए बनाते हो। ऐसा ग्रुप ऑफ कोड जिसको आप बार बार यूज करने के लिए बनाते हो। इसका मतलब क्या कि जैसे आपको एडिशन करवाना है, जैसे आपको 2 नंबर्स का एडिशन करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, 2 नंबर्स लेने हैं, उनका एडिशन करना है, दूसरे एक वेरिएबल में स्टोर करना है। ये सारा काम होता है एडिशन के लिए। मतलब 3 या 4 लाइन का कोड बनता है आपका। अगर आप उसको एक ऐड नाम के फंक्शन में स्टोर करवा दो तो वो 4 लाइन का कोड आपको बार बार नहीं लिखना। तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ कोड। काम क्या आता है, रीयूज करने के लिए, मतलब वही कोड आप रीयूज कर रहे हो, हर बार आप कोड नहीं लिख रहे हो। अब इससे फायदे क्या होते हैं, जैसे आप देख सकते हो लिखा हुआ क्लीन कोड। क्लीन कोड का मतलब क्या है कि कई जगह पर आपको एडिशन करवाना था, कई जगह पर आपको क्या करना था, एडिशन करना था। तो एक पेज पे सपोज 20 बार एडिशन करना, तो 20 बार आपने a प्लस बी लिखा हुआ है। उससे अच्छा आपने क्या किया है, a प्लस बी को एक फंक्शन में डाल दिया और फिर अब आप फंक्शन कॉल करवाते जा रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है कि हम लोग एक ही कोड को वापस यूज कर रहे हैं। अगर आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझो तो फंक्शन कुछ इस तरीके से समझ सकते हो आप, कि जैसे आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर मेरे घर पे कोई फंक्शन है, तो इट मीन्स क्या हो रहा है, जैसे अगर आप बोलो कि बर्थडे का फंक्शन, बर्थडे पार्टी का फंक्शन, तो इट मीन्स उसके अंदर डिफाइंड है कि ये चीजें होने वाली है स्टेप बाय स्टेप। और हर बार जब भी आपको किसी को कुछ बताना होता है बर्थडे के रिगार्डिंग, तब आप क्या करते हो, बर्थडे पार्टी का फंक्शन है ऐसे कह देते हो। मैरिज फंक्शन, उसमें सारी चीजें आ जाती है कि ये प्रोसेस होने वाला है, इसके बाद ये काम होने वाला है। तो फंक्शन में भी कुछ इसी तरीके का होता है। रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ के बता रहा हूं आपको, फंक्शन में भी कुछ यही होता है कि हर एक जगह पर कोड लिखा होता है अपने फंक्शन के अंदर, और वो फिक्स्ड होता है कि इसके बाद ये काम, इसके बाद ये काम, इसके बाद ये काम। तो बंच ऑफ कोड, मतलब किसी को बर्थडे की पूरी डिटेल बोलने से अच्छा क्या है कि बर्थडे पार्टी का फंक्शन बोल दिया, शादी की पूरी डिटेल बोलने से अच्छा शादी का फंक्शन बोल दिया। तो उसी तरीके से पूरा काम बार बार करने से अच्छा एक फंक्शन में डाल के स्टोर कर दिया, अब जब भी चाहिए उस फंक्शन को कॉल किया और वो काम करवा लिया। आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि फंक्शंस के टाइप कौन कौन से हैं। तो फंक्शंस के टाइप 2 होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। अभी प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शंस जो लैंग्वेज बनते टाइम ही बन गए। जब भी लैंग्वेज बन रही थी, जब भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बन रहा था, तब लैंग्वेज बनाते टाइम ही वो फंक्शंस बना दिए गए। रीजन क्या है, क्योंकि जो बनाने वाला था, जिसने लैंग्वेज बनाई, लैंग्वेज का जो डेवलपर था, उसको लगा कि ये वो फंक्शंस हैं जिनको मोस्टली यूज किया जाएगा और इनका कोड है जो 10 लाइन का, 20 लाइन का है,
तो जो प्रोग्रामर है उसको वो 20 लाइन का कोड बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए उसको एक फंक्शन बोल दिया। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट फंक्शन की, अगर मैं बात करूं console.log की, अगर मैं बात करूं प्रॉम्प्ट की, दीज ऑल आर फंक्शंस। ये क्या कर रहे हैं, ये आपको कुछ टास्क परफॉर्म करवा के दे रहे हैं। मतलब ऊपर से एक पॉपअप खुलवाना, फिर उस पॉपअप में कुछ लिखा हुआ आना, उसके ऊपर ओके कैंसिल का बटन, ये सारी चीजें आपको नहीं बनानी है। ये सारी चीजें कौन बना के दे रहा है, वो अलर्ट का फंक्शन अपने आप बना के दे रहा है। बट उसके अंदर एक्चुअली ये सारी चीजों के लिए कोड लिखा हुआ है, आपको वो कोड नहीं लिखना पड़ता, आप सिर्फ लिखते हो अलर्ट और वो अपने आप पूरा का पूरा खुल के आ जाता है। तो ये एक फंक्शन है हमारे पास। अब अगली बात करते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन की। तो जैसे आपने बात की प्री डिफाइंड की, वैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है, यूजर डिफाइन करते हैं। अब यूजर कौन होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूजर्स होते हैं, उसके प्रोग्रामर्स, उसके डेवलपर्स। तो उसको वो जो फंक्शन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या, कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने फंक्शंस दिए आपको वो तो ठीक है, बट आपको खुद के भी कुछ फंक्शंस चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि क्लॉक चलानी मुझे, मेरे हर पेज पे क्लॉक चलानी है, हर पेज पे क्लॉक चलानी है, उसके लिए 20 लाइन का कोड है। अगर 20 लाइन का कोड मैं हर पेज पे लिखूं, इससे अच्छा मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया, उसके अंदर 20 लाइन का कोड डाल दिया। अब जब भी जरूरत पड़ती है मैं क्या करता हूं, उस फंक्शन को कॉल करता हूं। अब फंक्शन को कॉलिंग के लिए आप क्या करोगे, उस फंक्शन को आप कॉल करोगे, तब क्या होगा, वो आपको वही 20 लाइन के कोड का जो रिजल्ट आता था वो दे देगा, लेकिन कोड आपने एक बार किया हुआ है। तो इस तरीके से होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो यूजर यानी प्रोग्रामर्स खुद डिफाइन करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। फिर बात करते हैं हम सिंटैक्स की। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, तो जैसे आपने देखा है कि वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपको वेर कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, उसी तरीके से फंक्शन डिफाइन करने के लिए यू विल हैव टू यूज द फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन जिधर जैसे आप देख सकते हो कि ये ब्लू कलर में मैंने यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन, और देन फंक्शन का नाम। तो आपको यहाँ रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करना होता, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटर्न टाइप मेंशन करना होता है, वो आपको यहाँ नहीं करना। तब रिटर्न क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपको रिटर्न का आइडिया ना हो तो। जब भी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। जैसे अगर फिर से बात करूं अलर्ट की, तो अलर्ट जब भी एग्जीक्यूट होता है वो क्या करता है, कुछ चीजें रिटर्न करता है। क्या क्या रिटर्न करता है, एक बॉक्स बनवा के देता है, एक ओके का बटन बनवा के देता है, आपको कुछ कंटेंट लिखा हुआ देता है। ये सारी चीजें क्या है, रिटर्निंग हो रही है। कौन रिटर्न कर रहा है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैं फिर से बात करूं कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस में भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, हम अपने आप बनाते हैं कि मुझे ये रिटर्न करवा कर देना। तो वो रिटर्निंग कैसे होती है, वो रिटर्निंग होती है इस फंक्शन के अंदर ही रिटर्निंग होती है, मतलब इस फंक्शन के अंदर ही हम लोग रिटर्न का प्रोसेस लगवाते हैं। और दो चीजें आप इसमें कर सकते हो, जैसे आप या तो पैरामीटर लेस फंक्शन बनाओ जिसमें पैरामीटर हो ही ना, तो आप यहां देखोगे तो ये पैरामीटर है ही नहीं। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना सकते हो जिसके अंदर कुछ पैरामीटर आपको डालने पड़ेंगे, ए और बी। मतलब ये क्या हो गया, पैरामीटर्स हो गए। अब इनका काम क्या होता है, जैसे मैं बात करूं अगर अलर्ट की, तो अलर्ट एक पैरामीटर लेता है आपसे जिसमें आप मैसेज डालते हो। वो मैसेज क्या करता है, वो यूज करता है बाद में डिस्प्ले करवाने के लिए। तो ये क्या हो गया, एक पैरामीटराइज फंक्शन हो गया, पैरामीटर लिया हुआ उसने। बट अगर हम लोग कोई ऐसा फंक्शन भी बनाना चाहें जो पैरामीटर ना ले, जैसे मैं बात करूं कि आपको अपने पेज पर 20 बार हेलो एवरीवन लिखवाना है, तब 20 बार हेलो एवरीवन लिखने के लिए आप क्या करोगे, 20 बार हेलो एवरीवन ना लिख के आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली उस फंक्शन को एक फंक्शन बना दो ग्रीट नाम का, और उसमें आप रिटर्न कर दो हेलो एवरीवन। जब भी ग्रीट फंक्शन कॉल होगा और हेलो एवरीवन आपको मिलता जाएगा। तो गाइज ये है हमारा सिंटेक्स, और इस तरीके से हम लोग फंक्शन बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दो चीजें समझाने वाला हूँ। एक तो आप अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बना सकते हो, मतलब ये जो कंसेप्ट हमने इस वीडियो में देखा उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। प्लस उस फंक्शन की कॉलिंग करवानी, उस फंक्शन को कॉल करना है किस पे, किसी बटन के क्लिक पर। ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है, इसलिए दोनों चीजें मैं आपको एक साथ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कॉमन फंक्शंस बनाएंगे, उनको बटन के क्लिक पर कॉल करवाएंगे। बात करने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन को आप क्लिक इवेंट पे कैसे कॉल करवा सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन पहले बनाना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस कितने टाइप के हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है। इस वीडियो में हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद उसको हम लोग क्लिक इवेंट पर कॉल करवाएंगे, किसी बटन के क्लिक पर हम उसको कॉल करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको डेस्कटॉप पर, और यहाँ से एक न्यू फाइल बनाऊंगा। तो ये है मेरी HTML की एक फाइल, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसका नाम दे दिया मैंने 5, और इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ टेक्स्ट एडिटर पर, और ये टेक्स्ट एडिटर पे आ चुकी है। तो गाइज ये फाइल ओपन हो चुकी है, और इस फाइल को मैं एक बार यहाँ से पूरा हटा देता हूँ, वापस में बना देते हूँ फ्रेश HTML का डॉक्यूमेंट। और ये हो गया मेरे पास डॉक्यूमेंट HTML का। फिर यहाँ पर लगा देता हूँ स्क्रिप्ट टैग, ये मेरा स्क्रिप्ट टैग है, और इसके अंदर हम लोग करेंगे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग। अब मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आप
अपना खुद का कोई फंक्शन बना सकते हो। अपना खुद का फंक्शन बनाने के लिए सिंपली आपको यूज करना है फंक्शन कीवर्ड का और देन देना है आपको उस फंक्शन का नाम। तो फंक्शन कीवर्ड मैंने यूज कर लिया और अब फंक्शन का नाम दे देता हूं मैं ग्रीट। तो ये क्या करेगा, ग्रीट करेगा। किसको ग्रीट करेगा, किसी यूजर को ग्रीट करेगा। तो अभी देखते हैं हम लोग कैसे वर्क करेगा। और यहाँ पर ग्रीट पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से पहले एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा। ये फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने। अब एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं हम लोग और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट और ये हो गया मेरा टेक्स्ट बॉक्स। और इस टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग क्या करेंगे, एक दे देंगे आईडी। और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं एक आईडी दूंगा। सपोज मैं इसको दे देता हूँ एक नाम, क्योंकि ये नेम होगा किसी का। और यहाँ पर मैंने दे दिया नेम। और आप नेम चाहो, यूजर नेम चाहो, जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो। और फिर हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक बटन। तो इधर मैं एक बटन ले लेता हूँ और इस बटन के क्लिक पर मैं यूजर को ग्रीट करवाऊंगा। तो ये होगा मेरा बटन और यहाँ पर अपन करेंगे ग्रीट। तो ये हो गया, दो चीजें आ गई। अब मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके का दिख रहा है। तो यहाँ से ओपन इन ब्राउजर कर लेते हैं और ब्राउजर पे कुछ इस तरीके से आपको ये विजिबल हो रहा है। आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, ग्रीट पर क्लिक करेंगे और जैसे ग्रीट पर क्लिक करेंगे हम लोग एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे जिसमें वो इस यूजर के नाम को ग्रीट करेगा, इस यूजर के नाम को ग्रीट करेगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि क्लिक के ऊपर, इस बटन के क्लिक पर इसका नाम कैसे लिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, यूज करना है एक एट्रीब्यूट और यहाँ लिखना है ऑन क्लिक। तो गाइज हम लोग अब टारगेट करने वाले हैं हमारे इस फंक्शन को। ये मैंने यूजर डिफाइन फंक्शन बनाया है ग्रीट नाम का और इसको टारगेट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर लिखना होगा ग्रीट और ग्रीट को आपको यहाँ कॉल करवा देना होगा। तो गाइज ये है हमारी फंक्शन की डेफिनेशन। यहाँ पर हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। तो मैंने पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है अब तक। अब मैं डिफाइन करूंगा, इसको डिफाइन करने के लिए इसके अंदर मैं लगाऊंगा मेरे लॉजिक्स और साथ साथ में मैंने इसको ऑन क्लिक पर कॉल करवा दिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि ऑन क्लिक पर कॉल हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर अलर्ट में येस प्रिंट करवा देता हूँ सपोज। सिर्फ इतने से क्या होगा कि मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ऑन क्लिक पर ये काम कर रहा है। तो ग्रीट वाले फंक्शन में अलर्ट येस दिखेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ये वर्क कर रहा है अच्छे से। तो एक बार कर देता हूँ इसको रिफ्रेश और क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ से आ रहा है दिस पेज सेज यस। इसका मतलब ऑन क्लिक पर मेरा ये काम कर रहा है। तो ऑन क्लिक क्या है, एक इवेंट है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जावास्क्रिप्ट एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इवेंट्स के ऊपर काम करती है। तो इवेंट पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लिक के इवेंट पे इसको कॉल करवा रहे हैं और इसके अंदर जो भी चीजें होगी वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये बात हो गई हमारी यहाँ तक। अब मैं क्या करूंगा, वेयर एक वेरिएबल बनाऊंगा और एक नाम लूंगा यूजर का। नाम हम लोग कैसे लेंगे, नाम लेने के लिए हम लोग लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लेंगे हम लोग और आईडी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, नाम उठाएंगे। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी क्या करेगा, इस आईडी को टारगेट करेगा और इस आईडी को टारगेट करके हम लोगों को क्या चाहिए, हमको चाहिए उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा डॉट वैल्यू और वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो गाइज यहाँ पर वापस आपको एक बार समझना है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी इस आईडी को टारगेट करो और डॉट वैल्यू मींस कि इस टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है वो उठाकर लाके दो, इसके क्लिक पर, इसके क्लिक पर। तो एक बार मैं इसको अलर्ट करवाता हूँ, फिर से हम लोग कंफर्मेशन लेंगे और अलर्ट सीधा नेम करवा देता हूँ। तो जो नाम मैं वहां फिल करके सबमिट इस पे ऑन क्लिक पर क्लिक करूंगा यानी बटन पे क्लिक करूंगा तो वो नाम मुझे अलर्ट में दिख जाना चाहिए। फिर से करता हूँ रिफ्रेश और यहाँ मैंने मेरा नाम फिल कर दिया है और अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस पे तो आप देख सकते हो मेरा नाम आ रहा है। इट मीन्स यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि आपके यूजर का नाम भी आ रहा है, आपका यूजर यहाँ पर दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक बनाना है डिव और इस डिव के अंदर मैं बना देता हूँ एक क्लास और इस क्लास को भी नाम दे देते हैं हम लोग ग्रीट। मतलब यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ उस यूजर को ग्रीट करके यूजर को मैसेज दिखाऊंगा। तो कैसे दिखाएंगे हम लोग मैसेज, ये नाम आपके पास आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर लगाना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। तो ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट और फिर आप लगाओगे बाई क्लास नेम। तो यहाँ पर क्लास नेम्स, क्योंकि एक से ज्यादा क्लासेस भी हो सकती है इसलिए आप लोगे क्लास नेम्स और क्लास नेम के ग्रीट के अंदर। और आपको यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखना है कि हो सकता है एक से ज्यादा ग्रीट भी हो, यानी एक ग्रीट ये रहा, एक और हो, एक और हो, क्योंकि क्लासेस तो मल्टीपल हो सकती है। तो उस केस में जो सबसे पहली होती है उसको जीरो कीपर माना जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जीरो। ये पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपको कंसेप्ट ना क्लियर हो तो आप देख सकते हो। जीरो की इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मुझे सबसे पहला टारगेट करना है और फिर मैं लिखूंगा इनर और HTML और इनर HTML में हम लोग एक स्ट्रिंग डलवा देंगे। तो स्ट्रिंग मैं यहाँ से डलवाऊंगा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ एक बार और यहाँ से हम लोग एक स्ट्रिंग डलवाएंगे। तो स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा हेलो और यूजर का नाम डालेंगे हम लोग। तो यूजर का नाम कहाँ से आएगा, यूजर का नाम आएगा इस नाम वाले वेरिएबल से। तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करते हुए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल स्ट्रिंग करके, और इसके अंदर हम लोग पहले स्ट्रिंग बना लेंगे। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है हेलो
स्पेस और फिर आपको लगाना है प्लस। प्लस क्या करता है, कॉन्कैटिनेशन का काम करता है। फिर आपको देना है नेम, तो हेलो प्लस उस बंदे का नाम, जो भी एंटर किया होगा उसका नाम आ जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, इनर HTML के अंदर इसको यहाँ से सिंपली पेस्ट कर दोगे। तो गाइज यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब मेरा ये फंक्शन चलेगा, वेरिएबल में यूजर का नाम लेगा, मतलब कहाँ से लेगा, टेक्स्ट बॉक्स से। फिर क्या करेगा, फिर यहाँ से ये एक स्ट्रिंग बनेगी उसके यूजर के नाम के अकॉर्डिंग, और फिर बाद में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम्स, यानी ग्रीट वाली 0th क्लास, जो सबसे पहली क्लास लगी हो, उसके इनर HTML में ये स्ट्रिंग डलवा देंगे हम लोग। एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से मैं नाम डाल के एक बार क्लिक करता हूँ ग्रीट पर, और अभी ये वर्क नहीं कर रहा, तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कंसोल में जाकर। तो देख लेते हैं एक बार कंसोल में क्या एरर आ रही है। यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो कि कंसोल के अंदर कोई एरर आएगी तो वो आपको बता देगी। तो ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, आप देख सकते हो, इज नॉट अ फंक्शन। तो मे भी हो सकता है कि हमने कहीं पर मिस्टेक कर दी हो, उसकी वजह से ये हमको डीबग करके दे रहा है कि ये एक फंक्शन है ही नहीं। आप जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार ये बनता जाएगा, तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि एरर कहाँ पर है। तो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, नेम्स नहीं आएगा, गेट एलिमेंट्स आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा यहाँ पर क्लासेस हो सकती है। तो ये मेरे पास क्लियर हो गया। यहाँ से मैंने एरर भी फाइंड कर लिया, और एरर फाइंड करने के बाद अब मैं नाम डालता हूँ, और आप देख सकते हो हेलो भागीरथ WS क्यूब। अगर मैं यहाँ से गिरी डालूंगा तो ये मुझे हेलो भागीरथ गिरी लिखा हुआ दिखा देगा। तो मैंने आपको बताया था इनिशियल वीडियोस में कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक डायनेमिक लैंग्वेज है। डायनेमिक मतलब क्या, कि आपको पेज रिफ्रेश नहीं करवाना, यूजर को कुछ भी दिखाना है आप दिखा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर WS क्यूब टैग लिखूँ और मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो हेलो WS क्यूब टैग, ये जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा है वो सीधा इधर आ जा रहा है। कैसे आ रहा है, बिना किसी पेज रिफ्रेश हुए, जस्ट क्लिक के ऊपर आ रहा है। तो ये है गाइज हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस, और ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, और ये है ऑन क्लिक इवेंट। बात करने वाले हैं सिंपल कैलकुलेटर किस तरह आप बना सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसमें एक वैल्यू होगी, और बीच में हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के सिंबल्स रखेंगे, और उसके बाद हमारे पास होगा एक और टेक्स्ट बॉक्स। तो दो ऑपरेटर्स, एक ऑपरेटर होगा, दो ऑपरेंड्स होंगे, और हम लोग जब क्लिक करेंगे तो उनका रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का मेरा विजन है इसको बनाने का। तो सबसे पहले मैं UI डिजाइन करूंगा, यानी मैं टेक्स्ट बॉक्स और वो ड्रॉप डाउन बनाऊंगा जिसमें से हम लोगों को मिलेगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सो गाइज ये है मेरी एक HTML की फाइल, और इस फाइल पे हम लोग यूज करने वाले हैं अपना कंसेप्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स, तो इसको बना देते हैं इनपुट बॉक्स, और ये होगा एक टेक्स्ट के लिए। आप इसको टेक्स्ट रख सकते हो या नंबर रख देते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसमें नंबर ही एंटर करने वाले हैं। और नंबर में मैं यहाँ स्टेप लिख देता हूँ एनी, ताकि हम लोग डेसिमल नंबर्स भी एंटर कर पाए। और इसका एक सपोज कुछ भी नाम दे देते हैं, मैं इसको दे देता हूँ 1, या फिर फर्स्ट नाम दे देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वेरिएबल बनेगा। और इसको एक ID भी दे देता हूँ मैं, ID भी सेम यही होगी फर्स्ट, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस ID से डेटा उठाने वाले हैं। फिर यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊंगा मैं, एक और मेरे पास सही है डेटा, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा सेकंड। तो दो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस तरीके के दिख रहे हैं। तो दो टेक्स्ट बॉक्स आ चुके हैं जिनके अंदर हम लोग नंबर इनपुट करने वाले हैं, और ये हमारे पास दोनों। इसके बीच में मैं रखूंगा एक सिंबल के लिए, तो जिससे हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चूज कर सकें। तो इधर से बना देता हूँ मैं एक सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर मैं इसको दे देता हूँ एक ID, और ID के अंदर मैं इसको OPE यानी ऑपरेटर के लिए दे देता हूँ। OPE एक ID ले लिया मैंने। फिर हम यहाँ ले देते हैं ऑप्शंस, और पहला ऑप्शन होगा मेरा प्लस, फिर दूसरा ऑप्शन, फिर इस तरीके से मैं सारे ऑप्शंस बना लेता हूँ। ये मेरा सेकंड ऑप्शन हो गया। ये मेरे पास यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा, जिसमें हम लोग यहाँ पर रखेंगे मल्टीप्लाई, इसको बना देते हैं क्रॉस, और यहाँ पर हम लोग रखेंगे डिवाइड। तो ये चार ऑप्शंस मेरे पास अभी आने वाले हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमको यहाँ विजिबल है ये चारों ऑप्शंस, और हम इन चारों को सिलेक्ट करेंगे, चारों में से एक को सिलेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ आपको देनी होगी इधर वैल्यूज। तो इधर वैल्यू दे देता हूँ, तो प्लस के लिए प्लस जाएगा, और वैल्यू में हम लोग माइनस के लिए क्या भेजेंगे, माइनस भेजेंगे। फिर वैल्यू में हम लोग मल्टीप्लाई के लिए एक्स ना भेज के क्या भेजेंगे, एक्स्ट्रिक भेजेंगे। क्यों, क्योंकि जो एक्स्ट्रिक है वो है एक ऑपरेटर जो मल्टीप्लीकेशन का काम करवाता है, क्रॉस या एक्स नहीं करवा सका। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। एक अलग से जो है वो यही है कि आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रिक भेजना होगा, ना कि आप क्रॉस भेजोगे। तो यहाँ तक हो जाएगा गाइस। फिर उसके बाद हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ से जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगाना होगा। तो ये हो गया मेरा काम। अब मैं यहाँ पर एक और बटन बनाऊंगा, और इस बटन के ऊपर मैं सपोज इधर नीचे बना देता हूँ एक बटन, और इधर हम लोग ले लेते हैं एक ब्रेक टैग, और ब्रेक टैग के बाद यहाँ पर मैं एक बटन बना देता हूँ, और इस बटन को भी एक ID दे दूंगा, और इसमें यहाँ पर रख दूंगा कैलकुलेट। ये हो गया मेरा कैलकुलेट, और इसको एक ID दे देता हूँ मैं, या फिर इसको ID हमें देने की नीड नहीं है, क्योंकि हम इसके ऑन क्लिक पर चला देंगे, तो इसकी ID की जरूरत नहीं है मुझे। और यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ फिर से इनपुट, और इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं रखना है डिफॉल्ट में। इसको एक ID दे देते हैं RES नाम से। तो इसके अंदर क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो ये हो गया RES, और इसको कर देता हूँ रीड ओनली।
रीड ओनली से क्या होगा, आप सिर्फ इसको पढ़ सकते हो बट इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। और इसके अंदर दे देता हूँ मैं टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो अभी देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास आ चुका है बॉक्स, 2 बॉक्सेस हैं, यहाँ से मैं क्लिक करके चूज कर सकता हूँ, कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा और तब मुझे क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट दिखना चाहिए। तो ये चीजें हम लोगों को अभी लॉजिक लगाना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। तो गाइस हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इसके क्लिक पर, कैलकुलेट के क्लिक पर क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठाएंगे, उन पे यहाँ से ऑपरेशन करवाएंगे और देन हम क्या करेंगे, हम लोग देन उसके बाद यहाँ पर इसको यूज करेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स को यूज करते हुए यहाँ पर आंसर लेके आएंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस बटन के यहाँ पर लगाऊंगा ऑन क्लिक, यानी जैसे इस बटन पर क्लिक हो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन चलाएंगे। तो कैल नाम का एक फंक्शन चला देता हूँ जो क्या करेगा, कैलकुलेशन का काम करेगा। तो यहाँ तक हमको क्लियर हो गया गाइस। अब हमको क्या करना है, हम लोगों को इस टेक्स्ट बॉक्स की और इसकी वैल्यू उठानी है सबसे पहले। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ये होगा मेरा वेरिएबल, और OPR1, ये OPR1 क्या होगा, एक ऑपरेंड हो जाएगा। और उस ऑपरेंड की वैल्यू हम कहाँ से उठाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, तो यहाँ पर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी से हम लोग वैल्यू उठाने वाले हैं, और कौन सी आईडी से उठाने वाले हैं हम लोग, फर्स्ट से। तो पहली हमारे पास यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर लिख देंगे डॉट वैल्यू। तो अगर आपको इसका आइडिया ना हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो, मैंने पिछले वीडियो के अंदर इसको पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से ऑन क्लिक काम करता है। और ये सारी चीजों से पहले हम लोगों ने एक चीज मिस कर दी, जो होगा हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन। तो ये एक यूजर डिफाइन फंक्शन होगा हमारा कैल नाम का, और उस कैल फंक्शन के अंदर आपको ये सारी चीजें रखनी होगी। तो ये हम लोगों को यहाँ पर ऊपर लेना होगा। और अब आप देख सकते हो ये कैल फंक्शन जो किस पे क्लॉक होगा, कैलकुलेटर के क्लिक पर कॉल हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये लॉजिक पूरा का पूरा चलना शुरू हो जाएगा। तो वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 ये 2 आ जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास ऑपरेंड 1 कह सकते हो आप, और इसको दे दूंगा मैं सेकंड। तो ये यहाँ तक मेरे पास डेटा आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों डेटा को चेक करना है एक बार कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मैं कंफर्मेशन तो करूँ। तो मैं करूँगा अलर्ट, और अलर्ट में मैं यहाँ पर इसको लगा दूंगा OPR1 को, और फिर मैं OPR2 को भी एक बार अलर्ट करवा देता हूँ इसके जस्ट नीचे ही। तो ये ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 अलर्ट हो जाएंगे। एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, यहाँ से मैं वैल्यूज फिल करता हूँ 32 12 और क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो पहले 32 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो लॉजिक है वो अच्छे से चल रहा है। सो गाइस यहाँ तक हमको क्लियर हो गया कि ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 हमें मिल रहा है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमें इसकी वैल्यू भी मिल पा रही है, यानी OPE ये जो ऑपरेटर है क्या उसकी वैल्यू भी मिल पा रही है कि नहीं। तो इधर चलाएंगे हम लोग वेयर, और इसको नाम दे देता हूँ मैं ऑपरेटर, और सेम यही लगाएंगे आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, और फिर हम क्या करेंगे OPE नाम का जो ऑपरेटर है उससे हम लोग वैल्यू उठाएंगे, OPE नाम का जो आईडी है उसकी वैल्यू उठाएंगे। तो एक बार इसको भी हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या ये वैल्यू मुझे सही से दे रहा है कि नहीं। तो इधर कर देता हूँ मैं अलर्ट, और यहाँ पर देखते हैं कि इसकी वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ से मैं वैल्यूज कुछ नहीं भर रहा हूँ, सीधा कैलकुलेट पे क्लिक किया और आप देख सकते हो प्लस पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ और माइनस, तो माइनस आ रहा है। अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ मल्टीप्लाई और क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास क्या आ रहा है, एस्ट्रिक आ रहा है। इसका मतलब मेरा यहाँ तक का सारा डेटा उठाने का लॉजिक अच्छे से काम कर रहा है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सिंपली क्या करना है, अब यहाँ से हमें लगाना है अपना लॉजिक। सो गाइस यहाँ तक हमको सारी वैल्यूज मिल गई है, हम लोगों को क्लियर हो गया है कि ऑपरेंड 1 मिल रहा है, ऑपरेंड 2 मिल रहा है और ऑपरेटर भी मिल रहा है। हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंपल इफ का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाता हूँ इफ, और इफ के अंदर मैं यहाँ लगाऊंगा कि अगर OPE जो है वो इक्वल्स टू होता है प्लस के, यानी OPE क्या आ रहा है, इक्वल्स टू प्लस आ रहा है, तब हमको कुछ करवाना होगा। क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, अगर OPE इक्वल्स टू प्लस आता है तो हम बनाएंगे एक वेरिएबल जिसका नाम होगा RES, और RES के अंदर हम लोग डालेंगे ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2। तो ऑपरेंड 1 और प्लस ऑपरेंड 2, तो ये क्या करेगा, आपको ऑपरेंड 1 और 2 को प्लस करके दे देगा। बट आएगी यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होगी कि प्लस जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्कैटिनेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो उस केस में ये जो है वो स्ट्रिंग आएगी और स्ट्रिंग को ये कॉन्कैटिनेट कर देगा। तब आपको यूज करना होगा यहाँ पर पार्स इंट फंक्शन का। तो पार्स इंट क्या करेगा, पार्स इंट इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो पार्स इंट जो फंक्शन है वो यूज किया जाता है किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपके पास जो स्ट्रिंग्स आ रही थी, यानी 1 और 2 अगर मैं डालूं और वो एज ए स्ट्रिंग आए, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, इंटीजर में हो जाएंगे। तो ये हमें मिल जाएगा, और मैं इस वायर RES को यहाँ पर अलर्ट करवा देता हूँ। तो ये होगा अलर्ट और RES, और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो इधर मैं डाल देता हूँ 2, इधर डाल देता हूँ 2, और यहाँ कैलकुलेट। तो आप देख सकते हो 4 आ रहा है, बट अभी सिर्फ 4 ही आएगा। आप कुछ भी ले जाओगे और तो वो नहीं आएगा, अनडिफाइंड आ रहा है। कुछ भी और लेके जाओगे तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीजन ये है कि हमने सिर्फ इसके लिए लॉजिक लगाया। तो बाकी सबके लिए भी लॉजिक लगा देते हैं हम लोग, और बाकी सबके लिए यहाँ पर से मैं लॉजिक लगा दूंगा। यहाँ पर मेरा हो जाएगा जो उसके सेकंड आने वाला है वो है माइनस, और उसके बाद जो आने वाला है वो होगा एस्ट्रिक। आप इसको मल्टीप्लाई भी वहां रख सकते थे, एस्ट्रिक रखा है मैंने, और डिवाइड। तो ये 4 केसेस मेरे पास हो सकते हैं। अगर माइनस आता है तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर बीच में माइनस रखना होगा,
प्लस आता है तो प्लस रखना होता है, डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, और सबसे लास्ट में डिवाइड। यहाँ बीच में हो गया मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सारे के सारे आ गए। और एट द एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, एट द एंड हम लोग RES को अलर्ट करवा दे रहे हैं। तो इन सब में से एक बार एक ही कंडीशन चलेगी और एक ही कंडीशन पर रिजल्ट बनेगा। तो एक बार रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ 3 - 2 और यहाँ कैलकुलेट, तो आप देख रहे हो 1। और अब कैलकुलेट हटाकर, माइनस हटाकर मैं इसको मल्टीप्लाई पे ले जाता हूँ, कैलकुलेट तो आप देख रहे हो 6, और डिवाइड तो आप देखोगे जो वैल्यू आ रही थी 1.5 वो। अब मुझे चाहिए कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो वैल्यू आ जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली ये जो RES हमने ऊपर बनाया है उस RES को यूज करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और ID के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मेरा रिजल्ट वाला है, रिजल्ट वाला कौन सा है, RES, ये ID के अंदर डॉट वैल्यू में हम लोग डाल देंगे इस RES को। तो गाइस इससे जैसे ये RES कैलकुलेट हो जाएगा, ये कैलकुलेट होकर कहाँ जाएगा, सीधा इस RES वाली ID के टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू के अंदर। तो आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने मिलेगा। जस्ट नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, इसको ट्राई करते हैं। 5 + 2 तो आप देख रहे हो 7 आ रहा है, और 5 - 2 करूंगा तो रिजल्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, और डिवाइड करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर रिजल्ट मिलता जाएगा। तो गाइज ये है हमारा एक सिंपल सा कैलकुलेटर, जिसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें यूज की। हमने एक फंक्शन कॉल करवाया ऑन क्लिक पर, और हम लोगों ने इफ का एक लॉजिक लगाया है, उससे हमने चेक किया है कि अगर प्लस आता है तो माइनस आता है, मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड आता है तो क्या करना है, और एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, RES को उसमें पुट करवा दे रहे हैं। अब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि इतनी बार RES बनाया है तो कौन सा RES जाएगा, बट इतनी बार RES नहीं बनाया। RES जो है आपका वो, यानी जो रिजल्ट है वो एक ही बार बनेगा, क्योंकि हर टाइम में कुछ एक ही आएगा, या तो प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइड आएगा। बताने वाला हूं कि आप प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करके डेटा कैसे गेट कर सकते हो। यानी आप प्रॉम्प्ट फंक्शन जब यूज करते हो तब आप किसके लिए यूज करते हो, आप यूजर से कुछ इनपुट लेने के लिए यूज करते हो। तो यूजर से जब इनपुट लेते हो तो उस इनपुट को यूज कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, प्रॉम्प्ट फंक्शन आपको रिटर्न में क्या प्रोवाइड करता है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो पिछले वीडियोज में मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं, तो आपको फंक्शन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, तो जो फ्रंट आपका फंक्शन है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है यहाँ पर HTML की, और इसके अंदर हमको करनी है कोडिंग। तो ये HTML की फाइल है और इसके अंदर मैं यहाँ से कोड करूंगा। तो यहाँ स्क्रिप्ट टैग है मेरा, और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्क्रिप्ट टैग में बनाऊंगा एक प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट मेरा फंक्शन हो गया, और इसके अंदर मैं लिखूंगा हेलो, या फिर हम लिख देते हैं एंटर योर नेम, और ये होगा एंटर योर नेम। अगले बंदे को हम कह रहे हैं कि आप अपना नाम एंटर करो, और सेकंड मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। तो ब्लैंक का मतलब क्या होता है, ब्लैंक का मतलब होता है कि हम प्रॉम्प्ट के अंदर डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू नहीं चाहते हैं। एक बार करता हूँ यहाँ से ब्राउजर पे ओपन, और ब्राउजर पे ओपन करते ही आपको एक प्रॉम्प्ट दिखेगा, आप देख सकते हो ये रहा प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है और फिर ओके प्रेस कर देना है। तो जब ये ओके प्रेस किया तो वो जो नाम है वो कहाँ गया, उसको वापस एक्सेस कैसे करना है, ये चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो नाम जैसे जाता है तो क्या करता है, प्रॉम्प्ट फंक्शन कुछ रिटर्न करता है। तो आपको एक वेरिएबल बना देना है, वेरिएबल में आपको सपोज रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल हो गया। अब इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर where result is equals to prompt function, और प्रॉम्प्ट फंक्शन का जो रिटर्न आता है वो हम यूज कर लेंगे। और इसको मैं, ये जो मेरा है रिजल्ट, उसको मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये हो गया मेरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये RES यानी रिजल्ट यहाँ पर डलवा दूंगा। अब एक बार रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर कुछ वैल्यू डालूंगा और क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर नाम आ रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर एक वैल्यू डालता हूँ, ओके, और ये नाम यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है। तो गाइज ये हमारा कंसेप्ट है प्रॉम्प्ट फंक्शन से डेटा लेने का। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ नेम, और नेम के आगे मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ टैग। तो एक टैग में लगा देता हूँ, ये सपोज मेरा आई टैग हो गया। आई टैग के अंदर मैं चाहता हूँ कि यूजर का नाम आए। तो नाम कहाँ से लेंगे, हम यूजर के नाम को लेने के लिए प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज करेंगे, और फिर यूजर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तब ये जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है उसको हम लोग बाद में कॉल करवाएंगे। तो बाद में कॉल करने के लिए मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ कॉल, और ये क्या करेगा, प्रॉम्प्ट फंक्शन को कॉल करेगा। और इस बटन के ऑन क्लिक पर एक फंक्शन चलाऊंगा जिसका नाम भी मैं कॉल रख देता हूँ, और ये क्या करेगा, कॉल करेगा। यहाँ पर उसे भी मैं कॉल कर देता हूँ, और ये क्या करेगा, एक फंक्शन को कॉल करेगा, किसको, जिसका नाम कॉल होगा। तो वो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। तो फंक्शन और नाम क्या होगा, कॉल। आर्ग्यूमेंट मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये हो गया यहाँ तक। और ये सारी चीजें जो आपकी थी आप क्या करोगे, अंदर ले जाओगे, किसमें, फंक्शन के अंदर। अब जो पेज रिफ्रेश होने पे प्रॉम्प्ट फंक्शन आ रहा था वो नहीं आएगा। अब प्रॉम्प्ट फंक्शन कब आएगा, जब आप कॉल पर क्लिक करोगे तब आपके सामने प्रॉम्प्ट आएगा। तो ये चीज आपको एक पता चल गई। और हम लोगों को क्या करना है, और हम लोगों को यूज करना होगा कि यहाँ से जैसे ही प्रॉम्प्ट फंक्शन आ जाता है उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं सबसे पहले तो इसको नीचे ले लेता हूँ ताकि बटन जो है वो नीचे रहे। तो नीचे हो गया, यहाँ पर क्लिक होगा
हम लोग कुछ डेटा डालेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और नेम के आगे वो नेम दिखेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो आपका आई दिख रहा है उस आई को यूज करने वाला हूँ, और आई को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे एक आईडी, और आईडी के अंदर हम लोग दे देंगे रिजल्ट, और इस आईडी को टारगेट करेंगे। और अब जो आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है वो वाला फंक्शन यूज होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज नहीं होगा। तो इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये हो गया आईडी। और हमको क्या करना है, इस पर्टिकुलर आईडी यानी रिजल्ट वाली आईडी के इनर HTML में क्या करना है, ये जो रिजल्ट आपके आया है यानी यूजर का जो नाम आया आपका, इसको आप नेम ही दे दो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये जो यूजर का नाम आया है वो आपको कहाँ डलवा देना है, उस इनर HTML में डलवा देना है। कहाँ पर, जिसकी आईडी ये रिजल्ट हो उसके इनर HTML में नाम चला जाए। तो ये हमारा कंसेप्ट है। एक बार रिफ्रेश करता हूँ वापस से और कॉल किया, यहाँ पर मैं नाम डालता हूँ मेरा और ओके पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो मेरा नाम आ चुका है। फिर से कॉल करूंगा मैं और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ WS क्यूब टैग, और WS क्यूब टैग अब वहां पर आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है। मैं जो भी चीजें डालूंगा वो चीजें यहाँ पर आती जाएगी, पुराना वाला रिप्लेस होता जाएगा। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से हम लोग प्रॉम्प्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से यूज करो, यही रीजन हो, यही पर्पस हो आपका यूज करने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप यूज कर सकते हो। जैसे आप यूजर से फीडबैक लेना चाहते हो तो फॉर्म खुलवा दिया, यूजर से फीडबैक लेके आपने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। ये सारी चीजें आप प्रॉम्प्ट फंक्शन के यूज से कर सकते हो। को बताने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, ताकि आपको दोनों चीजें क्लियर रहे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है और कौन कौन से हैं। इस वीडियो में हम लोग थियोरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, यानी हम सिर्फ समझेंगे, सिंटेक्स समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो गाइस कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो स्टेटमेंट्स होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यानी प्रोग्राम का फ्लो चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं। फ्लो चेंज करने का मतलब होता है कि आप एक पॉइंट पर आकर आप रुक जाते हो और फिर आपको डिसाइड करना होता है कि अब क्या काम करना चाहिए। तो उस केस में प्रोग्राम का फ्लो चेंज करवाना चाहिए। प्रोग्राम का फ्लो चेंज कैसे करवाना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम का फ्लो चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो ये क्या करेंगे, ये किसी पोजीशन पर जाके कोई कंडीशन चेक करेंगे। सपोज आप एक वोट करने के लिए जा रहे हो, आप वोट करने के लिए अपनी एज एंटर करते हो और उस पोजीशन पे कंडीशन क्या है कि आपकी एज जो है वो 18 से ज्यादा हो। नहीं होता है तो मना कर देना है, अगर होता है तो वोट करने देना है। तो ये क्या हो गया, एक कंडीशन हो गया। और इस केस में फ्लो चेंज हो रहा है। हम अगर रियल लाइफ की भी बात करें तो एक फ्लो चेंज हो रहा है, करने देना है या नहीं करने देना है। तो यही के यही फ्लो हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूजिंग द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्लो चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं। दो पॉसिबल केसेस होते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दो पॉसिबल केसेस में क्या क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, होगा या नहीं होगा, यही केसेस हो सकते हैं। इसके अलावा कोई केसेस नहीं होते। जैसे या तो एज 18 साल या उससे ऊपर होगी या नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। है भी और नहीं भी है, दोनों कंडीशन नहीं हो सकती। तो हो या ना हो यानी ट्रू और फॉल्स यही हो सकता है। तो आप एक डायग्राम के जैसे समझ सकते हैं। यहाँ से एक कंडीशन यहाँ पर चेक होगी और कंडीशन चेक होने के बाद ये क्या करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इधर नीचे आ जाएगा, वरना सीधा की सीधा अगले कोड पर आ जाएगा। तो ये हम लोग अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट की। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है इफ। इफ के अंदर क्या होता है कि आप चेक करते हो, सिंपली आप चेक करते हो कि क्या ये चीज हो रही है कि नहीं। तो इफ में आप क्या चेक करोगे कि क्या ये चीज है या नहीं है, बस इतना सा। उसके एल्स पोर्शन में आप कुछ नहीं चेक करते। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो तो मुझे काम करना है, फॉल्स हो तो मुझे उससे कुछ भी नहीं करवाना है। ट्रू हो तो मुझे काम करना है, फॉल्स हो तो कुछ नहीं। जैसे मैं बात करूं अगर एज वाले की ही, तो अगर 18 साल से ऊपर या 18 साल का है तो वोट करने देना है, वरना उसको कुछ नहीं बताना है, उसको मना भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जस्ट कंडीशन कहां चेक हो रही है कि ट्रू है तब वोट करने देना है, वरना कुछ नहीं। उसी से ओवरकम करने के लिए हमारे पास आता है इफ एल्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों चीजों पर काम कर सकते हैं। ट्रू हो तो भी आप कुछ काम करवा सकते हो, फॉल्स हो तब भी आप कुछ काम करवा सकते हो। यानी ट्रू हो तो आपने उसको वोट करने दिया, ओके। फॉल्स हो तो आप उसको मना भी कर सकते हो कि नहीं आप वोट नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीजें। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी जो चीज है वो है इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ में क्या होता है, इफ एल्स इफ में आप चेक करते हो कि जो बंदा है क्या वो 18 साल का है या उससे ऊपर है, तो वो वोट कर सकता है, वरना वो नहीं कर सकता। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, 18 साल का है, ठीक है, लेकिन वो 65 से भी नीचे होना चाहिए या 70 से भी नीचे होना चाहिए। मतलब जो वोटिंग की एज है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रेंज रख सकते हैं कि वो 18 साल से बड़ा हो,
फिर बाद में चेक कर सकते हैं कि 18 साल से बड़ा है लेकिन 70 या 75 से तो छोटा है कि नहीं, 65 से तो छोटा है कि नहीं, अगर है तब उसको वोट करने देना। तो एल्स इफ, मतलब इफ ये काम होगा, एल्स में फिर से इफ लग जाता है, एल्स में हम फिर से कंडीशन चेक करते हैं। तो कंडीशन अगर ट्रू होती है तब तो ठीक है, फॉल्स होती है तो आप एक और कंडीशन चेक कर लेते हो। तो फॉल्स के केस में हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं। मतलब अगर वो बंदा 18 साल से छोटा है या 18 साल के इक्वल नहीं है तो वो कितना छोटा है ये भी आप चेक कर सकते हो कि उसकी अभी एज कितनी है, इसके अकॉर्डिंग आप बेसिस पे लगा सकते हो। तो एल्स इफ क्या काम करेगा, इफ के बाद कंडीशन फॉल्स होने पर फिर से कंडीशन चेक करवाएगा। कौन करवाएगा, एल्स इफ चेक करवाएगा। यहाँ पर आपके सामने सिंटेक्स लिखे हुए हैं तो आप सिंटेक्स देख सकते हो, ये मेरे कंडीशनल स्टेटमेंट के इफ के और इफ एल्स के सिंटेक्स है। तो इफ में क्या होता है, इफ और कंडीशन। कंडीशंस में आपको वो चीजें पास करनी होती है जो ट्रू या फॉल्स दे, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं आपके, वो ट्रू या फॉल्स देते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स और आपके जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो ट्रू या फॉल्स देते हैं, जो चेक करवाते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पास करनी होती है ताकि आपकी कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो सके और उसके अकॉर्डिंग जजमेंट हो सके। तो इफ ट्रू देन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और एल्स की कोई बात नहीं है यहाँ पर, मतलब फॉल्स है तो कोई नहीं। और यहाँ पर दोनों कंडीशन है, अगर ट्रू होता है तब भी और फॉल्स होता है तब भी। अगर ट्रू होता है तो ब्लॉक लिखेंगे हम लोग कि इसके बीच में ये काम करवाना है, फॉल्स होता है तो हम लिखेंगे कि ये काम कराना है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। और एट द एंड हमारे पास है एल्स इफ का ब्लॉक, यानी एक कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक है ये काम हो गया, वो कंडीशन फॉल्स होती है तो एक और कंडीशन चेक करेंगे और वो भी कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके नीचे एक और टास्क हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक कंडीशन चेक होगी, ठीक है चलो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में आ जाएगा, एल्स में आएगा तो एक और कंडीशन मिल जाएगी उसको, ये भी कंडीशन ट्रू होती है तो इसी ब्लॉक में रहेगा वरना और नीचे वाले ब्लॉक में आ जाएगा। तो 3 ब्लॉक से अपने पास, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक। फर्स्ट में कब जाता है, जब पहला इफ ट्रू होता है। सेकंड में कब जाता है, जब पहला इफ फॉल्स होता है और दूसरा इफ ट्रू होता है, तब उस केस में किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा। और दूसरा इफ भी फॉल्स हो जाता है तो सबसे लास्ट वाले ब्लॉक में आ जाता है। बात करने वाला हूं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने थ्योरेटिकल डिस्कस किया था, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो कि किस तरीके के सिंटैक्स हैं, क्या क्या स्टेटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है और क्यों हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। तो मेरे पास यहाँ पर एक फाइल रेडी है और इस फाइल के अंदर हम लोग यहाँ पर सबसे नीचे लगाएंगे स्क्रिप्ट टैग को, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं बनाऊंगा अपना जावास्क्रिप्ट का लॉजिक और इसको हम लोग यहाँ से रन कर देते हैं ब्राउजर पे। और ये ब्राउजर पे अभी आपको ब्लैंक दिख रही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले यूज करने वाला हूँ इफ का। तो ये इफ का हमको यूज करना है तो यहाँ पर लगा देता हूँ डबल स्लैश यानी कमेंट और इफ का लिख देता हूँ सिंटैक्स। तो ये इफ का सिंटैक्स होता है और यहाँ पर भी डबल स्लैश लगा देता हूँ। तो गाइज ये मेरा इफ का सिंटैक्स है और यहाँ पर आपको देनी होती है कंडीशन। तो अब हमको क्या करना है, इसको यूज करते हुए अपने काम को, मतलब इस सिंटैक्स को यूज करते हुए अपने काम को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इधर और हम लोग एज के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो इधर बना देता हूँ वेयर और एज इज इक्वल टू 18। तो मैंने क्या किया, वेयर एज इक्वल टू 18, तो 18 साल की एज है किसी की। अब वो आ रहा है वोट के लिए तो हम चेक करेंगे इफ और यहाँ पर पास करेंगे हम लोग। तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब जो एज है वो 18 से बड़ी या 18 के इक्वल हो, तब बंदा क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। तो आप क्या करोगे, अलर्ट और यू कैन वोट लिखवा देता हूँ मैं और इधर से यस यू कैन वोट। ये हो गया मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट का पहला लॉजिक, यानी सिर्फ इफ, मतलब मैंने क्या बोला है बंदे को, यस यू कैन वोट। अब इसको रन करते हैं हम लोग ब्राउजर पे और आप देख सकते हो कि यस यू कैन वोट लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब मेरी कौन सी कंडीशन चली है, इफ वाली कंडीशन चली है। अगर ये यहाँ पर से विजिबल ना हो रहा हो तो हम लोग इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ब्राउजर पे लिखवा देता हूँ मैं इसको। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ब्राउजर पे लिखवा सकते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्राउजर पे मैं इसको लिख देता हूँ H1 टैग के अंदर और ये स्लैश H1 और इसी को यूज कर लेते हैं यस यू कैन वोट, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाए। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास। ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश, और आप देख रहे हो यस यू कैन वोट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कंडीशन ट्रू हो रही है। अब मैं कंडीशन को फॉल्स करूं एक बार तो आप देखोगे कि कंडीशन फॉल्स होने पे ब्राउजर पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो ये है हमारी इफ कंडीशन, जो कहाँ काम करती है, सिर्फ ट्रू पे काम करती है। मतलब ये जो ब्लॉक है वो कौन सा है, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होती है। कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या है कि जब ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करती है इसको, किसको, एज इक्वल्स टू ग्रेटर देन, एज इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 18 के है। अगर एज जो है वो 18 से बड़ी, 18 के इक्वल है, तब ये चलना है। अब बात करते हैं इसी के एल्स पोर्शन की। तो इफ का एक एल्स पोर्शन भी होता है और हम क्या बोलते हैं इसमें, ये नहीं तो वो। मतलब इफ के एल्स में क्या हो रहा है, यस यू कैन वोट
के बदले नो यू कैन नॉट वोट, तो इधर आप लिख दोगे नो यू कैन नॉट वोट, तो ये आ गया अपने पास नो यू कैन नॉट वोट। तो अब हमारे पास क्या चेक होगा, अब हमारे पास चेक होगा कि क्या एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, नहीं, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन चल जाएगी, मतलब एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। अब क्या चलेगा, या तो इफ का ब्लॉक या एल्स का ब्लॉक, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो नो यू कैन नॉट वोट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ट्रू और फॉल्स पे काम हो रहा है, ट्रू कंडीशन होती तो ये चलता, फॉल्स कंडीशन होती तो ये चलता, और आपको ध्यान रखना कि दोनों में से एक ही बार कोई चल सकता है। गाइस अब हम लोग एज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और एज को मैंने कर दिया 18, और अब आप देख सकते हो यस यू कैन वोट। अब मैं एज को जितना भी बड़ा करते जाऊंगा उसके अकॉर्डिंग ये मेरा वर्क करता जाएगा, तो यस 60 हो गया, 50 करना चाहता हूँ 50 हो गया, 70 करना चाहता हूँ 70 हो गया। क्यों, क्योंकि ये सारी एज के लिए वोट कर सकते हो आप, वोट करने के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये कंडीशन क्या है, इफ और एल्स, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, या तो ये चले या फिर ये चले। तो अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं इफ एल्स इफ की, तो ये मैं यहाँ पर आपको सिंटेक्स बता देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर सिंटेक्स लिख लेंगे हम लोग नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ सिंटेक्स में इफ पहला आएगा आपके पास, फिर इफ की बॉडी आएगी, देन अगर इफ ट्रू नहीं होता है, क्या होता है, फॉल्स होता है, तो एल्स और उसमें फिर से एक इफ आएगा, और फिर उसका ब्लॉक चलेगा। ये भी अगर ट्रू नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसी को भी एक एल्स दे सकते हो, तो इसका भी एक एल्स हो सकता है, और आप चाहो तो इसमें भी एल्स इफ लगा सकते हो, बट हम लोग पहले इस 3 लेवल की बात करेंगे। तो इफ में हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ में हम लोग एक कंडीशन चेक करेंगे, फिर एल्स इफ में एक कंडीशन चेक करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहां से हम लोग बात करें कि एज जो है वो वेरिएबल मैंने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है, इसी को यूज कर लेता हूँ, वेयर एज इज इक्वल टू 70, और बीच में कमेंट है, बाकी सब कुछ चलेगा नहीं, फिर से यूज करते हैं इफ एज इक्वल टू ग्रेटर देन, तो एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तब ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी है, 18 है, तब तो क्या बोलना है, यस यू कैन वोट। तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट राइट को, और यस यू कैन वोट, ये हो जाएगा मेरे पास। और सेकेंड इसकी कंडीशन जो है वो क्या होगी, एल्स। एल्स में हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर ये नहीं है तो हम फिर से इफ लगाएंगे, और हम लोग इफ में डालेंगे कि एज अगर इक्वल टू 17 है, मतलब एज कितनी है, इक्वल टू 17 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लीज वेट 1 मोर ईयर। तो यहाँ पर हमने एक और कंडीशन चेक कर दी, क्या कर दिया, प्लीज वेट 1 मोर ईयर, तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अगर एज 18 या 18 से ऊपर है तो बंदा वोट कर सकता है, अगर नहीं है तो एल्स वाली कंडीशन, और उसमें क्या चेक हो जाएगा कि एज अगर 17 है तो उसको बोल देना प्लीज वेट 1 मोर ईयर, और एज 17 भी नहीं है तो लास्ट में उसको क्या बोल देना है, लास्ट में उसको बोल देना है यू कैन नॉट वोट। तो यहाँ से ले लेते हैं और यू कैन नॉट वोट, तो इधर लगा देता हूँ मैं, यू कैन नॉट वोट आ जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं, अब आप देख सकते हो यस यू कैन वोट, बिकॉज जो एज है वो 17 है, 70 है, अगर मैं इसको 18 करूं तब ये क्या बोलेगा, यस यू कैन वोट। अगर 17 कर दूं तो 17 के केस में क्या होगा, यस यू कैन वोट तो नहीं चलेगा, एल्स में फिर से इफ होगा और एज इक्वल टू 17 हो जाएगी, तो बोलेगा प्लीज वेट 1 मोर ईयर टू वोट। और फिर अगर एज इससे भी बड़ी हो जाती है तब ये क्या करेगा, बिल्कुल ही मना कर देगा। तो गाइज ये हमारा कंसेप्ट है पूरा की पूरा। बात करने वाले हैं एरे के बारे में। तो गाइज मैं आपको समझाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे कैसे यूज किया जाता है, उसके साथ हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि एरे एक्चुअली होता क्या है, ताकि आपको एरे का एक बार आइडिया क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो व्हाट इज एन एरे, ये सबसे पहला टॉपिक है मेरा इस वीडियो का। और एरे के बारे में आपको बताऊं तो एरे एक ग्रुप ऑफ डेटा है जो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाता है, यानी कि जब आप कोई भी डेटा स्टोर करते हो, कोई भी वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हो, तब एक्चुअली आप डेटा कहाँ स्टोर कर रहे हो, मेमोरी एड्रेस पे स्टोर कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे स्टोर कर रहे हो। तो जब आप एरे बनाते हो तब आप क्या करते हो, कुछ पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस रिजर्व कर लेते हो, यानी कि कुछ कंटिन्यूस मेमोरी एड्रेस आप रिजर्व कर लेते हो। जैसे सपोज अगर मैं बात करूं कि 1001 मेमोरी एड्रेस है, उस पर मैं पहला डेटा डाल रहा हूं, तो दूसरा डेटा मैं अगर एरे के अंदर डालूंगा तो 1002 पे जाएगा, 1003 पे जाएगा, 1004 पे जाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन को कौन होल्ड करता है, एरे होल्ड करता है, वो एक रिजर्व कर देता है कि इतना मेरे को मेमोरी लोकेशन चाहिए। और क्यों यूज किया जाता है एरे, एरे यूज किया जाता है मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जब मैंने वेरिएबल समझाया, एक वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर कर सकता है, अगर नेक्स्ट आप एक और उसी वेरिएबल में एक और वैल्यू डालोगे तो वो पिछले वाले को ओवरराइट कर देगा। बट इन दिस केस एरे क्या करेगा, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेगा, मतलब आपने जो पिछली वैल्यू रखी है वो भी रखेगा, नई वैल्यू जो ऐड कर रहा हो वो भी ऐड कर लेगा। तो ये हमारा एरे का कंसेप्ट है, और मोस्टली एरे यूज किया जाता है जब आपको बंच ऑफ डेटा चाहिए, जब आपको बंच ऑफ डेटा एक ही वेरिएबल में चाहिए। मतलब अगर आपको 50 डेटा कुछ स्टोर करना है, सपोज आपके कार के नाम स्टोर करना है,
तो कार के नाम स्टोर करने के लिए आप हर कार का एक वेरिएबल बनाओ, इससे अच्छा आप कार्स का एक एरे बना लो और उसके अंदर सारी कार्स का नाम स्टोर कर दो। तो इससे क्या होगा, वेरिएबल एक, डेटा सारा के सारा मेरे पास आ गया। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एरे डिक्लेयर करने के लिए दो मेथड्स यूज करते हैं। पहला मेथड मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो पहला मेथड में आप देख सकते हो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है वेयर हाउस इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। इट मींस आपने हाउस नाम का जो वेरिएबल है उसको एरे टाइप का बना दिया है। क्लियर? हाँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे, यानी इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दूसरा मतलब पहले मेथड के अंदर ही दो वेज है। पहला हो गया आपने क्या किया, एरे डिक्लेयर किया। आप क्या कर सकते हो, और आप जहां इनिशियलाइज कर रहे हो वहीं पर वैल्यूज भी फिल करवा सकते हो। मतलब मैंने क्या किया है, वेयर हाउस इज इक्वल टू, और ब्रैकेट के अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है एम्प्टी ना छोड़कर उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डाल दी। हमेशा इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एरे के अंदर जो भी डेटा जाता है वो कॉमा सेपरेटेड जाता है। तो कॉमा सेपरेटेड मैंने क्या किया, डेटा डाल दिया 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK, हाउस का एक एरे बना दिया। दूसरा तरीका है इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेयरिंग। आप दो तरीके देख सकते हो, इनिशियलाइजेशन वाइल डिक्लेयरिंग, जब डिक्लेयर किया तभी इनिशियलाइज कर दिया, और डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज किया। तो डिक्लेयर कहां किया था, ऊपर कर दिया था। अब इनिशियलाइज कर रहे हो तब आपको एक चीज और अच्छे से ध्यान रखनी है कि एरे की जो की होती है, जहां पर डेटा स्टोर होता है, वहां वो जो की है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। मतलब जो एरे की काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, इस तरीके से एरे चलता है। तो आपके एरे के अंदर जो सबसे पहला डेटा जो स्टोर होगा वो 0 की पर स्टोर होगा। जब भी डेटा एरे में स्टोर होता है तब दो चीजें हमेशा बनेगी, की एंड वैल्यू। एक की, उसके ऊपर कोई वैल्यू। तो की वैल्यू का पेयर बनता है और की वैल्यू के पेयर से ही एरे के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। तो 0th की पर आपकी एक वैल्यू आ गई, फर्स्ट की पर आपकी एक वैल्यू आ गई, सेकंड की पर एक वैल्यू आ गई, थर्ड की पर एक वैल्यू आ गई। तो गाइज ये हमारा पहला मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड कहता है कि वेयर हाउस इज इक्वल टू न्यू एरे। आपने क्या किया, एक न्यू एरे बना दिया, वेयर हाउस इज इक्वल टू न्यू, और एरे फंक्शन का यूज कर लिया। इससे क्या होगा, आपका जो वेरिएबल है हाउस वो एक एरे टाइप का बन जाएगा। तो इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो, क्रिएटिंग एरे वाइल डिक्लेरेशन, यानी जब डिक्लेयर किया तभी इनिशियलाइज कर दिया, न्यू एरे और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। दूसरा तरीका क्या, वेयर आपने पहले ऊपर तो डाल ही दिया था, नीचे आपको क्या करना है, सिंपली इसको यूज करना है, कर्ली ब्रेस स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना है और वैल्यूज फिल करनी है। तो गाइस दोनों मेथड मैं आपको अभी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो एक नई फाइल बना लेता हूँ और इस फाइल में इंप्लीमेंट करूंगा। तो ये हो गया मेरा एक HTML डॉक्यूमेंट, और इस HTML डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ टाइटल दे देता हूँ एरे, और ये मेरे पास एक एरे आ गया। अब मैं बॉडी के नीचे यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ मेरे जावास्क्रिप्ट के कोड को। और क्योंकि मुझे एक एरे समझाना है आपको, तो सबसे पहला जो मेथड है वो करेंगे हम लोग, और वेयर, और पहला एरे बना देता हूँ ARR नाम से, या फिर कार्स नाम से बना देते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें हम लोग कार्स स्टोर करने वाले हैं। ये मैंने क्या किया है, ये यहाँ पर जो हो रहा है वो हो रहा है एरे का डिक्लेरेशन। ये क्या हो गया, एरे का डिक्लेरेशन। अब एरे को आपने डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एरे की वैल्यूज फिल करनी पड़ेगी। तो एरे की वैल्यूज फिल करने के लिए आप क्या करो, कार इज इक्वल टू ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहली कार, सपोज कार 1, ये पहली कार का नाम हो गया, कार 2। इस तरीके से आप कार्स के नाम लिख सकते हो, ये कार 2 हो गया। फिर यहाँ पर मुझे अगली कार 3 स्टोर करनी है, तो ये हो गया कार 3। फिर इस तरीके से मैं जितनी चाहूं उतनी वैल्यूज यहाँ स्टोर कर सकता हूँ, जितनी वैल्यूज मुझे स्टोर करनी है उतनी वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ। क्योंकि जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी एडवांस है, तो आपको पहले से बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आप कितनी वैल्यू स्टोर करोगे, आप रन टाइम पे बढ़ा भी सकते हो। तो गाइज ये मेरा एक एरे स्टोर हुआ है, और कार्स नाम का मेरा एरे है, और इधर भी आपको कार्स लिखना पड़ेगा, दोनों चीजें सेम रखनी होगी। ये कौन सा है, मेरा पहला मेथड है। अब इसमें से अगर आपको ये जो कार्स है, इसमें से अगर आपको कोई डेटा चाहिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि की कैसे स्टोर होती है, की स्टोर होने का तरीका है ये वाला। तो 0 1 2 और 3, ये इस तरीके से की स्टोर हुई है। तो जितनी सपोज आपकी चार आपका डेटा है, इसका मतलब कीज कहां से है, 0 से 3 तक है। तो अगर आपको कार 2 चाहिए तो आप यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हो, मैं इधर लिखवा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर लिख दो कार्स, और कार्स में से कौन सी की चाहिए आपको, कार्स में से की चाहिए 1। तो 1 में मुझे क्या मिलेगा, कार्स में से 1 की, यानी ये 0 और ये 1। कार 1 किस पे है, 0 पे, कार 2 किस पे है, 1 पे। और अब जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट चलेगा तब मुझे इस पे मिल जाएगा क्या, ये कार 2 का नाम। तो एक बार देखते हैं, यहाँ से रन कर देता हूँ इसको मैं, और रन करके आपको दिखेगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहा है, कार 2 लिखा हुआ रहा है। ये कार 2 कहाँ से आ रहा है, ये कार 2 आ रहा है इस एरे के अंदर से।
मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये वाला जो हमारा एरे है इसके अंदर से आ रहा है। आप थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज रखना चाहते हो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, तो ये थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइज दिखता है, तो हर एक की पर हर एक वैल्यू यहाँ से कुछ इस तरीके से आप रख सकते हो। बट मैं फिलहाल इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। और ये हम लोगों ने क्या किया, कार 2 को एक्सेस कर लिया। आप 0 डालोगे तो इधर क्या दिखाएगा, कार 1 दिखाएगा। आप अगर डाल रहे हो 5, देखना अगर आपने 5 डाला तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, अनडिफाइंड दिखाएगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है क्योंकि कार 5 में कुछ स्टोर ही नहीं है। कहां तक स्टोर है, 3 तक स्टोर है। उसके बाद 4 में भी कुछ नहीं है। अगर 4 भी डालोगे तो भी क्या दिखाएगा, अनडिफाइंड दिखाएगा। तो मैं 4 में कुछ वैल्यूज पहले स्टोर कर दूं, तो आप ये भी कर सकते हो, कार्स और उसकी 4th की और 4th की में कोई वैल्यू, तो कार 4। तो ये क्या हो गया, ये हमने एरे को पहले क्या किया था, डिक्लेयर किया, फिर हमने एरे की कुछ वैल्यूज डाली, फिर रन टाइम पे और वैल्यू की जरूरत पड़ी तो और डाल दी, और अब मैं देखूंगा तो मुझे कार 4 दिखाई दे रहा है। पहले क्या आ रहा था, अनडिफाइंड आ रहा था। तो गाइज ये मेरा पहला मेथड है। दूसरा मेथड भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाली चीजें तो सेम रहेगी। यहां से मैं इनको कर देता हूँ कमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो मैं एज इट इज रखूंगा क्योंकि मुझे उसकी तो नीड है ही। आप क्या करो, यहाँ पर बनाओ एक वेरिएबल और वेरिएबल का नाम दो कार्स। ये हमारा वेरिएबल हो गया एक, और कार्स, फिर यहाँ पर लगाओ इक्वल्स टू न्यू और यहाँ लिख दो एरे। तो ये क्या बना देगा, कार्स वाले वेरिएबल को एक एरे बना देगा, न्यू एरे। तो जो आप यहाँ से इस तरीके से डिफाइन कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट से, वो न्यू एरे से डिफाइन हो गया। और आप फिर इधर दे दो कि कार्स इज इक्वल्स टू, और कार्स इक्वल्स टू में आप चाहो तो एज इट इज इसी को लिख सकते हो, क्योंकि जो डिक्लेरेशन का तरीका है वो यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन जो इनिशियलाइजेशन का तरीका वो सेम रह सकता है। मतलब आपने डिक्लेयर करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया या न्यू एरे यूज किया, बट डिफाइन करने के लिए आप इस चीज का यूज कर सकते हो। आप जो वैल्यूज हैं वो इनिशियलाइज करने के लिए इसका यूज कर सकते हो। ये कार 1 2 3 4 आ गया, और अब आप देखोगे तो यहाँ वैल्यू हमारे पास नहीं मिल रही। तो एक बार हम लोग इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, और ये कह रहा है एरे इज नॉट डिफाइंड। तो एक बार चलते हैं इधर, और मेरे ख्याल से ये वाला मैंने मिस्टेक कर दिया था, ए कैपिटल होना चाहिए। तो जैसे ही ए कैपिटल होगा आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और ये 3rd पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें भी आप चाहो तो कार्स और यहाँ पर एक की दे दो, जैसे सपोज मैं की दे देता हूँ 4, और ये 4 पर आप कुछ डेटा चाहते हो तो डेटा डलवा दो। जैसे हो गया मेरे पास कार 5, तो ये कार 5 आ गया। अब मुझे एक्सेस करना है तो 4 यूज करूंगा, एक्सेस करूंगा और मेरे पास आ गया। बात करने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट की, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फोर लूप क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लूप क्या होता है। तो गाइस लूप एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो तब तक रिपीट करता रहता है अपने आप को जब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। मतलब क्या है कि आपको सपोज कोई काम करवाना है, ऐसा काम जिसको आपको बार बार करना पड़ेगा, एक सिमिलर टास्क जिसको आपको बार बार करना पड़ेगा, वो काम आप लूप के थ्रू करवा सकते हो। मतलब क्या है कि जब मैं चाहूं तब वो शुरू हो, और जब तक मैं ना चाहूं तब तक वो रुके ना। ये क्या है, लूप का कंसेप्ट है। कौन सा काम ना रुके, जो काम मुझे बार बार करवाना था वो काम तब तक ना रुके जब तक एक कंडीशन मिल जाए, जब तक एक कंडीशन खत्म ना हो जाए तब तक वो ना रुके। तो ये जो लूप है वो हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम लोगों का टाइम बच सके। किसमें टाइम बच सके, उस पर्टिकुलर कोड को करने का टाइम बच सके, प्लस कोड को रीयूज कर सको आप। रीयूजेबिलिटी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कोड को रीयूज कर पा रहे हो तो एक अच्छा कोड लिख रहे हो आप। तो जब आप कोड को रीयूज करना चाहते हो, यानी सपोज मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और किसी का आईडी से डेटा उठाना, या सपोज मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और मुझे हेलो लिखवाना है 50 बार किसी पेज पर, तो 50 बार मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, 50 बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो लिखूं, उससे अच्छा वो काम मैं किसको दे दूं, लूप को दे दूं। अब लूप क्या करेगा, जब मैं चाहूंगा तब शुरू होगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैंने उसको एक कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। मतलब मैंने उसको क्या बोला है, 50 बार जब ये हेलो लिखा हुआ आ जाए तब आप रुक जाना, तब लूप को क्या बोला है, रुक जाना। तो कब तक वो चलेगा, जब तक वो कंडीशन 50 बार की कंडीशन वो सेटिस्फाई ना कर ले तब तक वो लूप चलता रहेगा। तो ये हमारा लूप का कंसेप्ट है। तो गाइस लूप का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फिर से आपको मैं एक बार इस चीज को ओवरव्यू दे देता हूँ कि लूप वो स्टेटमेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करवाता है, जिसको आपको बहुत बार यूज करना था वो कोड आपने लूप में डाल दिया, वो बार बार रिपीट होता रहेगा एक पर्टिकुलर प्लेस पर। अब लूप जो है वो फोर लूप की अगर बात करें हम लोग, तो गाइस लूप को अगर हमें समझना है तो एक डायग्राम है मेरे पास, उस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। तो डायग्राम क्या कहता है कि लूप स्टार्ट होता है, इनिशियलाइज होता है, फिर क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोई स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और वापस इसी जगह पर आ जाएगा। क्या करेगा,
कंडीशन ट्रू है तो किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, वापस घूमकर अपनी जगह पर आ जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब सपोज 1 से 50 बार मुझे हेलो प्रिंट करवाना है तो एक बार प्रिंट हुआ, और 50 बार करवाना है तो कंडीशन क्या है, 50 बार करवाना है तो 50 इज द कंडीशन। एक बार हेलो प्रिंट हुआ और फिर वापस इंक्रीज होगा तो अब दूसरी बार प्रिंट होने जा रहा है, अभी 50 नहीं आया है, तो इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा। जब 50 आ जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब जब 50 आ जाता है, तब ये क्या करता है, यहां से इसको फॉल्स कंडीशन में आके एंड कर देता है, लूप को क्या कर देता है, लूप को एंड कर देता है और लूप से बाहर निकल जाता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फोर लूप। तो फोर लूप कैसे काम करता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। फोर लूप का ये सिंटेक्स है, और फोर लूप को यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट करके किसी कंडीशन तक किसी पर्टिकुलर टास्क को बार बार परफॉर्म करवाना है फोर लूप के थ्रू। हमारे पास और भी लूप्स है, मैं पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर के अंदर आपको करना होता है पहले इनिशियलाइजेशन, मतलब कहाँ से शुरू करना है, देन आपको बताना होता है टेस्ट कंडीशन कहाँ तक चलना है, फिर आपको बताना होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो जब आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हो, तो सपोज आप बात करो काउंटिंग की, तो काउंटिंग में क्या होता है, आपको 1 2 3 4, इस केस में आप क्या करते हो, 1 लिखवाते हो फिर +1 करवाते हो तो 2 हो जाता है, 2 + 1 3 हो जाता है, 3 + 1 4 हो जाता है, 4 + 1 5 हो जाता है। तो आप कर क्या रहे हो, पिछले नंबर में +1 ही तो कर रहे हो। तो ये एक ऐसा टास्क है, रिपीटेड टास्क है, आपको बार बार +1 करना है। वो काम हम लोग लूप में करवाएंगे। तो क्या होगा, मैं कहां से प्रिंटिंग करवाना चाहता हूँ, 1 से कहां तक चलाना चाहता हूं, तो इसका एक मेरे पास एग्जांपल भी है, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूं। यहां पर मैंने बनाया वेयर काउंट। काउंट क्या है, 0, कहां से शुरू करना है, 0 से शुरुआत करना है। कब तक काउंट करना है, जब तक काउंट जो है, जो काउंट वाला वेरिएबल है वो लेस देन 10 है, मतलब जब तक वो 10 से छोटा है तब तक काउंट करना है। और 10 से छोटा तो हमेशा है, 0 से स्टार्ट किया है, बट उसके जस्ट बाद हमने यहां पर लगा रखा है इंक्रीमेंट। तो हर बार क्या करेगा, जो आपका काउंट है वो +1 होता जाएगा। जैसे क्या हुआ, काउंट प्लस प्लस, तो क्या करता है, काउंट में +1 करवा देता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस कर रखा है। तो काउंट 0 है, बाद में प्लस प्लस होगा तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। और इसी दौरान यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में काउंट लिखा हुआ आ रहा है, तो 0 1 2 3 4। और एट द एंड एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब यहाँ से काउंट निकलते हुए 9 से निकलेगा लेकिन 10 बनकर आएगा और इधर आएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब अब जो काउंट है वो 10 से छोटा नहीं है। तो क्या करेगा, लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये जो ब्रेसेस है, ये जो आप कर्ली ब्रेसेस देख रहे हो, ये लूप की बॉडी है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ और हम लोग काउंटिंग चलाएंगे। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ। हाँ, तो गाइस ये है मेरी फाइल, और इस फाइल के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ हमारे स्क्रिप्ट के अंदर फोर लूप को। तो स्क्रिप्ट टैग है हमारे पास, इसमें हम लोग JS लिखते हैं। यहाँ पर मैं लगाता हूँ फोर लूप, और फोर लूप में आपको क्या करना है, 4 यूज करना है, और देन आपको लिखना होगा 4 लिखने के बाद कहाँ से शुरू करना है। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा वेयर काउंट और इक्वल्स टू 0। आपको हमेशा वेरिएबल बनाने के लिए वेयर का यूज करना पड़ेगा। तो वेयर काउंट इज इक्वल्स टू 0। फिर जब तक काउंट लेस देन 10 है, कब तक चलाना है, जब तक काउंट लेस देन 10 है, और काउंट को हर बार क्या करना है, इंक्रीज कर देना है काउंट प्लस प्लस से। और आप यहाँ बना दोगे लूप की बॉडी, तो ये लूप की बॉडी हो गई। और यहाँ पर से मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपली काउंट को यूज कर लेता हूँ। तो इधर लिख देता हूँ मैं काउंट, और यहाँ पर ये हमको क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पेज पर ये काउंटिंग चला कर देगा। तो यहाँ से मैं ओपन इन ब्राउजर करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो काउंटिंग चली है, 0 1 2 3 4 सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। आप चाहते हो कि एक के नीचे एक लिखे हुआ है, तो सिंपली क्या करो, यहाँ से इसको कॉन्कैटिनेट करवा दो प्लस, और यहाँ लगा दो ब्रेक टैग। तो ब्रेक टैग क्या करेगा, एक लाइन का ब्रेक दे देगा। तो आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे इसको 10 तक चलाना है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, कंडीशन कहां पर फॉल्स हो रही है, जब काउंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 10 से छोटी हो जाती है। काउंट की वैल्यू 10 से छोटी कब होती है, 0 से स्टार्ट किया था बट हर बार +1 हो जाता है। तो यहां से लूप चलता है तो काउंट +1 हो जाता है, तो 0 + 1 तो 1 हो जाएगा, +1 फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो जब तक काउंट जो है वो 10 से छोटा है तब तक चल रही है। अब हम चलाएंगे जब तक लेस देन इक्वल्स टू 10 है। जब तक काउंट 10 से छोटा है और 10 के इक्वल है तब तक चलना है, 10 से बड़ा होता ही मना कर देना। तो आप देख सकते हो 10 भी आ गया। मैं चाहता हूं काउंटिंग 1 से शुरू हो, तो काउंटिंग 1 से शुरू करने के लिए आप यहाँ पर 1 लगा दो और 1 to 10 चला दो। तो आप देख सकते हो 1 आ गया। आप रिवर्स काउंटिंग करवाना चाहते हो, तो रिवर्स काउंटिंग में आप क्या करो, 10 से शुरू करो और कब तक चलाओ, जब तक काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ग्रेटर देन इक्वल्स टू
1 है, क्योंकि काउंटिंग कैसे चलेगी, रिवर्स चलेगी, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक चलेगी। बट इस केस में आपको इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 से शुरू हो रहा है तो माइनस माइनस, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पर आएगा, कंडीशन ट्रू है। 1 से छोटा क्या होता है, 0 होता है, तो जब भी 1 से छोटा हो जाएगा तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप रिवर्स काउंटिंग देख सकते हो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक की। अगर मुझे 0 भी चाहिए था तो मैं इसको यहाँ पर क्या करना पड़ता, इक्वल टू 0 लिखवाना पड़ता, तो 0 भी आ गया। अगर आपको माइनस का कोई नंबर चाहिए तो -10 लिखोगे, तो ये -10 तक काउंटिंग चलेगी। तो आप देख सकते हो 0 से लेके -10 तक काउंटिंग चल रही है, लेकिन -10 से जैसे ही छोटा नंबर और आता है, क्योंकि -10 के बाद भी तो एक बार डिक्रीमेंट होगा, तो क्या बनेगा -11, लेकिन -11 कंडीशन में है ही नहीं, तो लूप के बाहर आ जाएगा सीधा। अब ये लूप के बाहर आ रहा है, इस चीज को भी हम लोग यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। कैसे कि मैं यहाँ पर document.write में इधर लिखवा देता हूँ लूप एंडेड, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लूप एंड हो चुका है। तो ये हो गया लूप एंडेड। अब ये क्या होगा, लूप 10 बार चल जाएगा पूरा, 10 से 0 तक की काउंटिंग कर देगा, फिर लिखा हुआ आएगा लूप एंडेड। तो आप देख सकते हो लास्ट में लिखा हुआ है लूप एंडेड, इसका मतलब लूप ने काउंटिंग की और वो सबसे एंड में चला है, लूप एंडेड। बात करने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको लूप्स का कंसेप्ट समझाया था और साथ ही साथ हमने फोर लूप को समझा था, तो इस वीडियो में हम लोग व्हाइल लूप समझने वाले हैं। तो गाइस व्हाइल लूप के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। पहले व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जो तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक एक कंडीशन उसके अंदर जो हमने प्रोवाइड की है वो ट्रू है। हर लूप इसी तरीके से काम करता है, किसी कंडीशन तक वर्क करता है, यानी कोई कंडीशन ट्रू होती है तब तक वर्क करता है, जैसे वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो उसमें से हट जाता है। बट व्हाइल लूप में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि व्हाइल लूप जो है उसके अंदर आपको एक बार कंडीशन देनी होती है उसको, फिर जो आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी चीजें हैं आपको वो लूप के अंदर ही करवानी होती है। यानी जैसे फोर लूप के अंदर क्या करते हो, आप लूप के बाहर सारी चीजें पास कर देते हो, फिर लूप की बॉडी रखते हो। बट व्हाइल लूप के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, लूप की बॉडी के अंदर ही आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है और लूप की बॉडी से यानी व्हाइल से बाहर आपको इनिशियलाइजेशन करना है। ये डिफरेंस है फोर और व्हाइल के अंदर। काम वही करेगा, दोनों के दोनों क्या करेंगे, दोनों के दोनों इटरेशन करेंगे, यानी लूपिंग करेंगे, किसी पर्टिकुलर टास्क को रिपीट करेंगे। व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। एंट्री कंट्रोल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लूप की बॉडी के अंदर एंटर होने से पहले किसी कंडीशन को चेक कर लेता है। यानी आपकी लूप की बॉडी के अंदर कोई एंटर हो रहा है, कुछ कोड अगर एग्जीक्यूट होना है, उससे पहले एक कंडीशन चेक होगी कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी अंदर जाएगा, वरना नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए इसको एंट्री कंट्रोल भी कहते हैं कि अंदर आने से पहले ये चेक करता है। तो गाइज अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं कि व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। तो आप देख सकते हो व्हाइल एक कंडीशन, और अगर फॉल्स होती है तो बाहर आ जाता है, वरना क्या करता है, स्टेटमेंट के अंदर चला जाता है। व्हाइल के अंदर हमने यहाँ कहीं भी इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये नहीं लगाया, क्योंकि ये व्हाइल का नेचर ही नहीं है। व्हाइल कुछ इस तरीके से काम ही नहीं करेगा। व्हाइल कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि आप इनिशियलाइज करो या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो। बट फोर का लूप आपको कहता है कि आपको इनिशियलाइज भी करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करना है, सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है। बट व्हाइल लूप में आपको बतानी नहीं पड़ती। व्हाइल लूप के अंदर आपको सिर्फ कंडीशन देनी है, बाकी इंक्रीमेंट जो डिक्रीमेंट है वो आपको लगाना पड़ेगा, और जो इनिशियलाइजेशन है वो भी आपको बताना पड़ेगा, वो आपको फोर्स नहीं करेगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से व्हाइल लूप हमारा वर्क करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो कैसा है। तो आप यहाँ देख सकते हो व्हाइल, फिर एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कौन सा, जो ट्रू या फॉल्स होगा, जिसके बेसिस पर हम लोगों को डिसीजन लेना है कि क्या लूप के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो व्हाइल एक एक्सप्रेशन, और फिर उसके अंदर स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। कौन कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है वो आपको कहाँ लिखने पड़ते हैं, उसकी बॉडी के अंदर लिखने पड़ते हैं। तो ये हमारा क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एंट्री कहाँ से हो रही है, इस कर्ली ब्रैकेट से, उसके पहले यहाँ एक्सप्रेशन लगा हुआ है, तो एंट्री होने से पहले कंट्रोल कर रहा है। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो ये मैंने काउंटिंग का प्रोग्राम बना रखा है छोटा सा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल बनाकर अच्छे से प्रैक्टिकली, तो आपको और इजीली समझ आएगा। यहाँ हमने क्या किया है, बाहर किया इनिशियलाइजेशन, देन मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे रहा हूँ और व्हाइल की एक बॉडी बनाई मैंने, और व्हाइल के अंदर ही मैं यहाँ इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। मतलब मैंने क्या किया है, बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट, बॉडी से बाहर इनिशियलाइजेशन, और फिर हमारा ये लूप वैसे ही काम करेगा जैसे दूसरा फोर लूप काम करता है काउंटिंग के लिए। तो गाइस इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक फाइल बनाता हूं और उस फाइल के अंदर आपको समझाऊंगा अच्छे से। सो गाइस ये मेरा एक HTML का डॉक्यूमेंट, और इस HTML के डॉक्यूमेंट में स्क्रिप्ट टैग लगा हुआ है, इसके अंदर मैं लगाने वाला हूं मेरा व्हाइल लूप। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, व्हाइल, और व्हाइल के अंदर एक यहाँ पर आपके पैरेंथेसिस, उसके अंदर आएगी आपकी कंडीशन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, जो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर लूप चलाएंगे।
अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये तो हो गया इसका एक सिंटैक्स, और इससे पहले आपको इनिशियलाइज करना होता है, जैसे वेयर i इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इनिशियलाइजेशन है। फिर आपको यहाँ देनी होती है कंडीशन। कंडीशन में आप क्या देते हो, जब तक i की वैल्यू लेस देन 10 है, यानी i की वैल्यू क्या है 10 से छोटी है, तब तक चलना है। और इसको मैं एक बार यहाँ से इंडेंट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या करेगा, ये i की वैल्यू जब तक 10 से छोटी है तब तक चलेगा, बट यहाँ पर तो i की वैल्यू हमेशा 10 से छोटी होगी, क्योंकि i की वैल्यू क्या है 0 है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ ये। तो इधर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे, जब हम लोग इसको ब्राउजर पे रन करेंगे, तो मैं ब्राउजर पे रन करके दिखाता हूँ आपको, और आप देखोगे कि यहाँ पर हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। कंटिन्यूसली ये यहाँ पर ऊपर जो लोडिंग वाला सर्कल है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये लूप जो है वो कहाँ जा चुका है, इन्फिनिटी में जा चुका है। मतलब ये लूप कहीं रुक ही नहीं सकता, नहीं रुक सकता। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने बोला है कि जब तक i की वैल्यू क्या हो 10 से छोटी हो, तो i की वैल्यू तो हमेशा 10 से छोटी है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर बीच में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी देना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर लगाना होगा i प्लस प्लस। इसका मतलब क्या होगा, i हर बार लूप के अंदर आके इंक्रीमेंट होगा, तो 0 प्लस 1 फिर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरीके से ये क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। और एट द एंड एक बार ऐसी कंडीशन हो जाएगी जैसे 9 से सीधा 10 चला जाएगा, और 10 आने के बाद ये यहाँ पर आएगा, एंट्री करने के लिए ट्राई करेगा, बट एंटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बोला हुआ है कि जब तक i की वैल्यू 10 से छोटी है तब तक, और 10 i से जो 10 की वैल्यू है वो 10 से छोटी नहीं हो सकती। तो अब i की वैल्यू जैसे 10 हो जाएगी वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से अपन ओपन कर लेते हैं इसको ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे ओपन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये WSCubeTag लिखा हुआ आ रहा है। एक बार मैं यहाँ ब्रेक टैग का यूज करता हूँ। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सीधा ब्रेक टैग लगा सकते हो, कोई भी HTML टैग भी आप यहाँ यूज कर सकते हो। और ये हो गया ब्रेक टैग, और आप देख रहे हो 10 टाइम्स WSCubeTag लिखा हुआ है। अब सपोज मैं यहाँ पर WSCubeTag के साथ काउंटिंग भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मतलब 1 WSCubeTag 2 WSCubeTag ऐसे लिखना चाहता हूँ, तब आपको क्या करना होगा, इधर लगाना होगा काउंट फिर प्लस। इससे क्या कर रहे हो आप, वेरिएबल और स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहे हो। काउंट नहीं, हमारा i है तो i और स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट, और अब आप देखोगे 0 1 2 3 4 काउंटिंग चल गई आपकी। सपोज आप इसको रिवर्स चलाना चाहते हो, तो रिवर्स चलाने के लिए आप क्या करो, शुरुआत करो 10 से और खत्म कहाँ करो इसको, जब तक ये तब तक चलाओ जब तक i की वैल्यू 0 से बड़ी है। इसमें सारी चीजें उल्टी होगी, मतलब शुरुआत कहां से होगी 10 से, और लूप तब तक चलेगा जब तक जो वैल्यू आई की वो कहां से होगी, 0 से बड़ी होगी। जैसे 0 आएगा तो रुक जाएगी। बट अगर आप 10 में प्लस 1 करवाओगे तो 11 हो जाएगा, प्लस 1 करवाओगे तो 12 होगा, क्योंकि i प्लस प्लस है। तो इस कंडीशन में यहाँ कभी आई नहीं पाएगा, और फिर से प्रॉब्लम आएगी इन्फिनिटी लूप वाली। तब आपको यहाँ पर करना होगा माइनस माइनस, और इस केस में क्या होगा, इस केस में आप 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक जा सकते हो। अगर आप 0 तक जाना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करो, i इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0, मतलब कि i क्या हो, 0 से बड़ा हो और 0 के इक्वल हो, तब तक चलना है। 0 से छोटा होते ही रुक जाएगा। तो 0 से छोटा कब होगा, 0 माइनस माइनस यानी -1, और -1 पे ये रुक जाएगा। बताने वाला हूँ फॉर ईच लूप के बारे में। तो गाइस फॉर ईच जो लूप है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या इसका रीजन है फॉर ईच लूप को यूज करने का, और किस तरीके का इसका सिंटैक्स है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज फॉर ईच लूप। तो गाइस फॉर ईच लूप, ये आप कह सकते हैं फॉर ईच एक मेथड भी है। तो फॉर ईच लूप हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लूप के जैसे काम करता है, बट एक्चुअली एक फंक्शन है जिसको मेथड कहा जाता है। वो यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स या एरेज में से डेटा निकालने के लिए, ऑब्जेक्ट या एरे में से डेटा निकालने के लिए। तो आपने देखा कि हमने पिछले वीडियोस में एरे समझे थे, एरे समझा था किस तरह एरे बनाते हैं। तो सपोज मैं कार का एरे बना रहा हूँ, और कार के एरे के अंदर 20 कार्स के नाम लिखे हुए मैंने। अब 1 बाय 1 मुझे हर कार का नाम चाहिए, बट मुझे याद ही नहीं है कि मैंने उस एरे के अंदर कितनी कार स्टोर की थी। तो उस कंडीशन में मैं कार 0, कार 1, कार 2, कार 3 ऐसे करके तो डेटा निकाल नहीं सकता। तब हमारे पास काम आता है फॉर ईच का लूप। फॉर ईच का लूप क्या करता है, ये एक फंक्शन को कॉल करता है। किस फंक्शन को कॉल करता है, वो जो हम फंक्शन इसको बताते हैं कि फॉर ईच जब भी कॉल हो तब किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फंक्शन को कॉल करता है, बट उससे पहले मेन ये समझना है कि ये फंक्शन को कितनी बार कॉल करता है। जितनी बार भी आपने उस पर्टिकुलर एरे के अंदर डेटा रखा हुआ है, मतलब जितना आपका डेटा है, सपोज आपके 20 डेटा है तो 20 टाइम्स कॉल करेगा पर्टिकुलर फंक्शन को। सपोज आपके पास 10 डेटा है तो 10 टाइम्स कॉल करेगा। तो ये हर बार क्या करता है, किसी फंक्शन को कॉल करता है, और हर बार एक फंक्शन को कॉल करेगा और हमको क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग आउटपुट्स देगा। तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से ये फंक्शन को कॉल करता है और किस तरीके से आउटपुट देता है। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिख रखा है एक सिंटैक्स इसका फॉर ईच का, और इसके साथ में हम इसका एक एग्जांपल भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक एरे बना रखा है कार्स का, जिसमें 3 कार्स लिखी है, कार 1, कार 2, कार 3। देन
ये फंक्शन कॉल करना है आपको, जो फॉर ईच नाम का फंक्शन है वो आपको कॉल करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, कार्स डॉट फॉर ईच, और फिर आपने करली ब्रेसेस में मेंशन किया है कि कौन से फंक्शन को कॉल करवाना है। ईच, फॉर ईच मतलब हर बार कौन से फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है, जो हम लोग अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, यूजर डिफाइन बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ रखा है माई फंक्शन नाम से। इसमें 3 पैरामीटर्स आपको पास करने होते हैं। सबसे पहला होता है आइटम, जो कि है ये कार खुद, इंडेक्स, जो कि है कार का इंडेक्सिंग नंबर, यानी 0 1 2 3, तो 0 1 2 इस तरीके से इंडेक्सिंग चलती है आपकी एरे की। तो इंडेक्स मतलब क्या, जब आपको इंडेक्सिंग चाहिए। आइटम मतलब क्या, जब आपको इसका नाम चाहिए। और एरे मतलब क्या, जब आपको ये पूरा एरे इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है। अब इसमें से आपको समझना है कि आइटम में क्या होता है, कार1 वो एक आइटम है, और कार1 का इंडेक्स क्या है, 0, और ये जो कार1 अंदर आई है उसका एरे कौन है, कार। बट इनमें से भी ये दोनों चीजें ऑप्शनल है, इंडेक्स और एरे क्या है, ऑप्शनल है। रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या है, रिक्वायर्ड पैरामीटर है आपका आइटम, आइटम रिक्वायर्ड है। अब जरूरी नहीं है कि आप आइटम लिखो, आप आई लिख सकते हो, इंडेक्स के लिए आप आई एन लिख सकते हो, एरे के लिए ARR लिख सकते हो। ये नाम फिक्स नहीं है क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। बट ये जो पोजीशन है वो फिक्स है। पोजीशन आपको ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे आप कुछ पास करोगे, इट विल ऑलवेज बी द आइटम्स नेम, आइटम का वेरिएबल होगा ये। तो अभी मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, एक नई फाइल बनाएंगे। सो गाइज ये मेरी एक नई फाइल है, डॉक्यूमेंट है HTML का, और इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग में मैं यहाँ सबसे पहले बनाऊंगा एक एरे। तो मैं सपोज एक कार्स नाम का एरे बना देता हूँ। तो वेयर कार्स इज इक्वल्स टू, और आप यहाँ पर एरे में मेंशन कर सकते हो, जैसे मेरे पहली होगी कार1, फिर दूसरा मेंशन कर देता हूँ कार2, और इस तरीके से मैं 2-3 कार्स के नाम लिख देता हूँ, कार3। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5 मैंने लिख दिया है, कार1, कार2, कार3, कार4, कार5, और 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग होगी इसकी, यानी जो फर्स्ट है उसकी इंडेक्सिंग 0 होगी, सेकंड की इंडेक्सिंग 1 होगी, और इस तरीके से हमारी इंडेक्सिंग चल रही है। अब मेन हमको यूज करना है यहाँ पर कार्स और फिर डॉट, कार्स डॉट फॉर ईच, मतलब एरे का ये अपना एक फंक्शन है फॉर, और फिर आपको लगा देना है ईच। तो ये क्या करेगा, फॉर ईच एक फंक्शन बनेगा, और इस फंक्शन के अंदर आपको मेंशन करना होगा कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है। फॉर ईच मतलब हर बार किसी फंक्शन को कॉल करना है, तो उसको भी आपको डिफाइन करना होगा। तो आप यहाँ पर नाम दे दो एक, और यहाँ पर आप लिख दो फंक्शन में, सपोज ये मेरा कार नाम का एक फंक्शन है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आइटम के लिए होता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ आइटम। सेकंड आर्ग्यूमेंट किसके लिए होता है, सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है हमारे इंडेक्सिंग के लिए, बट हम लोग पहले सिर्फ आइटम से समझते हैं। तो ये हो गया पहला आर्ग्यूमेंट आइटम के लिए। और फॉर ईच क्या करेगा, हर बार एक फंक्शन को कॉल करेगा। तो मैं बता देता हूँ उसको कौन सा फंक्शन कॉल करना है, कार नाम वाला फंक्शन कॉल करना है, तो ये इसको कॉल कर लेगा। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नाम आएगा वो हमेशा किसी फंक्शन का होगा, किसी वेरिएबल का नहीं होगा। तो ये कार नाम वाले फंक्शन को कॉल करेगा, और हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाएंगे। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर आप यहाँ पर लिख दोगे कि आपको क्या चाहिए, आइटम का नाम चाहिए। तो आप यहाँ लिख दो आइटम। तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आइटम प्रिंट करवा देगा। एक बार इसको मैं रन करके देखता हूँ और रिफ्रेश। अभी आप देख सकते हो कार1, कार2, कार3, कार4, कार5 तक आ चुका है। अभी मैं आइटम के साथ में इसको एक बार एक ब्रेक टैग भी देता हूँ। तो ये ब्रेक टैग क्या करेगा, एक नेक्स्ट लाइन में लेके आएगा। तो यहाँ आइटम के साथ आपको प्लस लगाना होगा, और आप देख सकते हो कार1, कार2, कार3, कार4, और यहाँ से कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको भी हटा देते हैं हम लोग। और ये आप देख सकते हो ये डेटा कैसा है, वही डेटा जो आपने एरे में स्टोर किया था, वो ईच मतलब हर बार चल के निकल के आ रहा है। सपोज मैं यहाँ से ये कर दूं कि कार, और इधर से 6 लगा दूं, तो कार6 भी अब आपको यहाँ पर दिखेगा। तो फॉर ईच क्या करता है, एरे में से डेटा निकालता है, और कितनी बार चलता है, जितनी बार एरे के अंदर डेटा उसको मिलता है उतनी बार चलता है। तो गाइज अब हम बात करते हैं सेकंड पैरामीटर की। तो सेकंड पैरामीटर में मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, इंडेक्स लगा सकता हूँ। तो इंडेक्सिंग में मुझे क्या मिलेगा कि कौन से इंडेक्स पे ये पर्टिकुलर की पड़ी है, मुझे अगर वो देखना हो तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इंडेक्स, और फिर प्लस, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करवा रहे हैं। तो स्ट्रिंग बना देता हूँ बीच में, और कुछ इस तरीके से हमेशा एरे का एक स्ट्रक्चर बनता है। तो इससे आप समझ सकते हो यहाँ क्या लिखाएगा, इंडेक्स का नंबर, देन ये एक एरो बनेगा, वो एज ए स्ट्रिंग जाएगा, देन बनेगा क्या, आइटम का नाम, फिर ब्रेक टैग। और एक बार रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हो 0 की पर, फर्स्ट की पर, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की और फिफ्थ की। तो इन सारी कीज पर ये डेटा आपको मिला है। कौन सा डेटा मिला है, ये वाला। तो इससे आपको क्या क्लियर हो गया, इससे आपको क्लियर हो गया कि ये क्या करता है, इंडेक्सिंग के साथ हमको प्रोवाइड करता है। अब सपोज आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये जो कार्स लिखा हुआ है इसके अंदर मुझे यहां से एरे भी चाहिए, तो मैं एरे ले लेता हूं। तो ये एरे मेरे पास कौन सा आएगा, ये एरे आएगा ये वाला, ये पूरा के पूरा एरे में अंदर एक्सेस कर सकता हूं। तो इसमें आप क्या एक्सेस कर सकते हो, इसमें आप इंडेक्सिंग डालकर, जैसे अभी मैं इसको कर देता हूं कमेंट। सपोज मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पर फॉर ईच का लूप चले, और हर बार ये आप जो कार देख रहे हो कार1,
इसके अंदर जो कुछ नया अटैच हो जाए, मतलब ये जो कार्बन आप देख रहे हो उसके अंदर कुछ नया अटैच हो जाए, तब आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली ये करो, यहां से लाओ एरे और एरे के अंदर आप इंडेक्स डालो। तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एरे की इंडेक्सिंग को पकड़ेगा। यानी अभी जो आइटम चल रहा है, ये वाला कार्बन चल रहा है, तो आप क्या करोगे, एरे यानी ये वाला एरे, उसके अंदर इंडेक्सिंग 0, तो उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, कार्बन। तो आप यहां से डाल दो आइटम, और अभी आपको आउटपुट के साथ अच्छे से समझ में आएगा, आइटम प्लस, और इधर डाल देता हूं आइटम प्लस, और फिर इसके अंदर मैं कुछ लिखवा देता हूं, सपोज 0। तो ये क्या करेगा, आइटम प्लस 0 कर देगा। तो ये हर बार आपके एरे को चेंज करेगा, और एट द एंड हम लोग फिर से एक फंक्शन बनाते हैं, जो फंक्शन हमको बताएगा। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये वाला फंक्शन आपके एरे के डेटा को चेंज करेगा, एरे के डेटा में कुछ एड ऑन करेगा, और ये वाला जो दूसरा फंक्शन है वो हमको प्रिंट करवा कर देगा। एक दूसरा फंक्शन बना देता हूं इधर, और इस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूं आफ्टर, और ऊपर मेरा एरे क्या हो रहा है, ओवरराइट हो रहा है, और इस आफ्टर वाले फंक्शन में मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा, तो ये होगा आफ्टर, और इसमें आपको इंडेक्स एरे कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आइटम प्रिंट करवाना है, तो ये आइटम प्रिंटिंग हो जाएगी। या फिर मैं इंडेक्स भी रख ही लेता हूँ, ताकि हम लोग क्लियर कर सके कि कौन सी इंडेक्सिंग पे चेंजेस आए, और यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं। तो अब गाइज वापस बता देता हूँ मैं आपको क्या होगा। सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर्ड है, फॉर ईच टाइम चलेगा वो, और हम क्या कर रहे हैं, उस एरे की इंडेक्सिंग पर जो आइटम है उसमें 0 कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 0 को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। ये वाला टास्क हो जाएगा तो एरे रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब एरे में कुछ नया जुड़ जाएगा। उसके बाद हम लोग उस एरे को फिर से चेक करेंगे कि कैसा दिख रहा है। तो एक बार मैं रिफ्रेश करता हूं, और आप देख सकते हो हमने डेटा क्या डाला था, डेटा डाला है कार1, बट डेटा मिल क्या रहा है, कार0। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम लोग हर बार एरे की इंडेक्सिंग पे, ये एरे उसकी इस इंडेक्सिंग पर जो पुराना आइटम मिल रहा है उस आइटम के अंदर 0 कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। सपोज मैं 0 ना करके 6 करूं, तो आपको 6 कॉन्कैटिनेटेड दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग तीनों पैरामीटर्स का अलग अलग यूज कर सकते हैं, जहां आपको नीड पड़े, जैसा आपको नीड पड़े वैसे आप यूज कर सकते हो। बात करने वाला हूं कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो गाइस पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, फिर उसका एक स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि किस तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करता है, फिर हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो व्हाट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मोस्टली लूप में यूज किया जाता है। आप जब भी लूप्स यूज करते हो तो मोस्टली इसको यूज करते हो। कब काम आता है ये, जब आप चाहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन आई, जब ये करंट इटरेशन को छोड़कर अगले पर मूव ऑन हो जाए। मतलब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि सपोज आपका लूप चल रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे लूप चल रहा है आपका 10 तक। आप चाहते हो कि 5th कंडीशन जब भी आए तब ये क्या करे, उस कंडीशन को स्किप कर दे, मतलब उसके आगे का जो भी कोड है उसको स्किप कर दे और वापस लूप में पीछे चला जाए। तो ये क्या करता है, करंट एग्जीक्यूशन को, करंट इटरेशन को स्किप करके कहां चला जाता है, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन की तरफ, नेक्स्ट इटरेशन की तरफ। और ये कंटिन्यू एक कीवर्ड भी है, तो इस नाम से आपको कोई वेरिएबल नहीं बनाना है। ये बताने का रीजन ये है कि आप कंटिन्यू नाम से कोई वेरिएबल बनाओगे तो वो कंफ्लिक्ट कर सकता है, इसलिए आपको जो भी कीवर्ड्स हैं उनके नाम से कभी भी वेरिएबल नहीं बनाने होते हैं। तो कंटिन्यू अकेला ही लिखा जाता है, कंटिन्यू एंड सेमीकोलन, और करता क्या है, करंट इटरेशन को छोड़कर नेक्स्ट पर चला जाता है। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप देख सकते हो व्हाइल का लूप, एक कंडीशन और कंटिन्यू। तो जैसे ही ऊपर का कोड्स रीड हो रहे हैं इधर, और उसके बाद आ रही है कंडीशन, और कंडीशन में यहाँ कंटिन्यू लगा हुआ है। कंटिन्यू जैसे लगेगा, नीचे जो भी कोड्स हैं उनको इग्नोर करते हुए लूप क्या करेगा, वापस पीछे की तरफ चला जाएगा। लूप क्या करेगा, वापस पीछे की तरफ चला जाएगा और नेक्स्ट साइकिल शुरू करेगा, नेक्स्ट इटरेशन शुरू करेगा। हर लूप में सेम ऐसा काम होगा। अगर आप डू वाइल की बात करो तो डू वाइल के अंदर भी सेम इसी तरीके से वर्क करेगा। ये क्या करेगा, करंट एग्जीक्यूशन को छोड़कर अगले की तरफ चला जाएगा। और गाइस अगर मैं बात करूं फोर लूप की, तो फोर लूप के अंदर भी सेम इसी तरीके से वर्क करता है। करंट इटरेशन को छोड़ता है और वापस पीछे की तरफ चला जाता है। तो अभी यहां पर आपने देखा एक कंडीशन आई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो अंदर आएगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगा, और कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलते ही लूप का क्या करता है, करंट एग्जीक्यूशन छोड़ देगा, वापस पीछे की तरफ चला जाएगा। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो गाइस ये मेरी एक HTML की फाइल, और इसके स्क्रिप्ट टैग में हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, और इसके अंदर मैं लगाऊंगा एक फोर का लूप। तो फोर के लूप के अंदर मैं क्या चाहता हूं, यहां से ये शुरू करे इटरेशन, तो मैं यहां पर लगा देता हूं आई। और आई कहां से शुरू होना चाहिए, तो मैंने बताया कि आई शुरू होना चाहिए, मैं पहले कर रहा हूं इसका क्या, इनिशियलाइजेशन। तो आई शुरू होना चाहिए 0 से, और कब तक चलना चाहिए, लेस देन कहां तक चले, 10 तक चले, जब तक 10 से छोटा हो तब तक चले, और आई प्लस प्लस। तो यहां पर क्या हो रहा है, फोर वेर आई इज इक्वल टू 0 से शुरू होना है और चलना कहां तक है, लेस देन 10 तक, जबकि आई, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 हो तब तक, और आई को हर बार प्लस प्लस करवाना। ये फोर का लॉजिक है।
और अब मैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखवा के बताता हूँ, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं यहाँ पर आई लिखता हूँ और देखते हैं हम लोग कि हमारे पास आउटपुट क्या मिल रहा है। तो इसको एक बार ब्राउजर पे ओपन करता हूँ और आप देख सकते हो ये आपके पास आउटपुट है। एक बार इस आउटपुट को थोड़ा सा फॉर्मेटेड कर देता हूँ, तो मैं इसके साथ कॉन्कैटिनेट करवा के ब्रेक टैग यूज कर रहा हूँ। और अब आप देखोगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अब सपोज मैं इसमें चाहता हूं कि जब भी 5 आए तो वो 5 प्रिंट ना हो, बाकी सारा प्रिंटिंग हो जाए। मतलब क्या सिर्फ प्रिंट ना हो, 5 प्रिंट ना हो। उस केस में हम लोगों को कंटिन्यू हेल्प कर सकता है। कैसे? प्रिंटिंग से पहले आप यहां पर लगाओगे इफ, और इफ में आप चेक करोगे इफ आई इक्वल्स टू 5, अगर आई की वैल्यू क्या आ जाती है, 5 आ जाती है, तो उस केस में क्या करना है, इसको कंटिन्यू कर देना है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आई की वैल्यू 5 बनेगी ये उस एग्जीक्यूशन को छोड़ देगा, उस इटरेशन को छोड़ देगा और वापस पीछे चला जाएगा और अब प्लस होके 6 बन जाएगा। तो अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं। अब आप देखोगे तो 1 2 3 4 के बाद सीधा 6 आ गया और फिर 7 8 9 आया। सेम इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम लोग इसके अंदर इवन ऑड का लॉजिक भी लगा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि 1 to 10 के बीच में जो मेरे इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट ना हो, तो उस केस में आप क्या करो, आई मॉड 2 कर दो। तो आई मॉड 2 मतलब आई को 2 से डिवाइड करो और इक्वल्स टू 0 आता है अगर, इसका मतलब क्या होता है, इवन नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। तो मैं आई को 2 से डिवाइड करवा के देख रहा हूं कि 0 आ रहा है कि नहीं रिमाइंडर में। अगर रिमाइंडर में 0 आता है तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा। और कंटिन्यू के केस में क्या होंगे, इवन नंबर्स यहाँ प्रिंट ही नहीं होंगे। तो आप देख रहे हो 1 3 5 7 9 कौन से नंबर प्रिंट हुए हैं, सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट हुए हैं। अगर मैं बात करूं ऑड नंबर्स की, तो आपको यहाँ सिंपली करना होगा नॉट इक्वल्स टू 0, और ये क्या करेगा, ऑड नंबर्स हटा देगा, सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करेगा। पिछली बार में इसने सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट किए थे 1 3 5 7 8, और इस बार ये कर रहा है सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट कर रहा है 0 to 4 8। और हम लोग जहां तक इसको बढ़ाना चाहे वहां तक इसको बढ़ा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप ऑड और इवन का लॉजिक लगा सकते हो। अगर मैं इसको 10 तक चलाता हूं तो ये 0 से 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको प्रिंट करेगा। तो गाइज इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यू क्या करता है, करंट इटरेशन को छोड़कर वापस पीछे की तरफ चला जाता है। तो जब भी ऐसा कोई केस हो, जब आपको कोई कंडीशन स्किप करवानी हो, कोई कंडीशन आने पर लूप के अंदर स्टेटमेंट स्किप करवाने हो, तो आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू का यूज कर सकते हो। बात करने वाला हूं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो गाइज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, कैसे वर्क करता है, और उसके बाद हम लोग एक स्ट्रक्चर समझेंगे। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रेक कैसे एग्जीक्यूट होता है और क्या आउटपुट्स देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। तो ब्रेक क्या करता है, जिस तरह आपने कंटिन्यू को देखा है, अगर मैं कंटिन्यू के साथ कंपेयर करके बताऊं आपको तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कंटिन्यू क्या करता है, करंट इटरेशन को छोड़कर पीछे चला जाता है, मतलब वापस नेक्स्ट पर चले जाता है। लेकिन ब्रेक क्या करता है, पूरे लूप को ब्रेक कर देता है और लूप से बाहर आ जाता है। पूरे लूप को, या स्विच केसेस जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं, वो क्या करेगा, करंट जो भी है उसको ब्रेक कर देगा, करंट एग्जीक्यूशन को ब्रेक करेगा और सीधा नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा। तो जो लूप है आपका वो क्या है, एक स्टेटमेंट है, और लूप हमेशा अपनी नेक्स्ट साइकिल पे चलता है, नेक्स्ट इटरेशन पे चलता है। लेकिन जब भी लूप के अंदर ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तब क्या होता है, लूप पूरा के पूरा ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स होते हैं उन पर चला जाता है, नेक्स्ट साइकिल पे नहीं जाता, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाता है। तो गाइज ये डिफरेंस आपको समझना है कंटिन्यू और ब्रेक के बीच में। कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू नेक्स्ट साइकिल पे जाएगा, लूप की नेक्स्ट साइकिल पे जाएगा, और ब्रेक क्या करेगा, प्रोग्राम के नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएगा। तो ये भी एक आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कीवर्ड है, और कीवर्ड को भी आप क्या कर सकते हो, एज ए वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते हो। ये एक कीवर्ड है तो उसको वेरिएबल डिफाइन नहीं करना है। साथ ही साथ जैसे ही ब्रेक एनकाउंटर होता है, जैसे ही ब्रेक आता है किसी पोजीशन पे, आप ब्रेक को एग्जीक्यूट करवाते हो, तो वो क्या करता है, प्रोग्राम का फ्लो चेंज करता है। प्रोग्राम का फ्लो चेंज करना मतलब मोस्टली इसीलिए यूज किया जाता है ब्रेक को कि कुछ कंडीशंस हैं, उनमें से आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आप ब्रेक करवा देते हो। मतलब सपोज मैं कोई नंबर फाइंड कर रहा था, वो नंबर मुझे मिल गया लूप के अंदर, तो मैं ब्रेक करवा दूंगा लूप को, मुझे क्योंकि सिर्फ वही नंबर चाहिए था और कोई नंबर नहीं चाहिए था। तो इसने क्या किया, प्रोग्राम के फ्लो को चेंज कर दिया। इसीलिए हम लोग ब्रेक को प्रोग्राम का फ्लो चेंज करने के लिए भी यूज करते हैं, स्विच केसेस में भी यूज करते हैं, और हम लोग लूप्स में भी इसको यूज करते हैं। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो वर्क करता है। तो आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हो रहा था, कुछ कोड एग्जीक्यूट हो रहे थे, और उसके बीच में जैसे ही ब्रेक की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यहां से कोड अंदर आया और ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ, तो क्या करेगा, लूप से सीधा बाहर आ जाएगा, और लूप से बाहर आके क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा। हर लूप में ऐसे ही काम करेगा। डू व्हाइल की बात करूं तो सेम एज इट इज, और अगर मैं फोर की बात करूं तब फोर में भी ये एज इट इज वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, ये सीधा स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है। तो गाइस पिछले वीडियो में मैंने कंटिन्यू समझाया था
और कंटिन्यू और ब्रेक दोनों को मैं कंपेयर करके साथ में समझाऊंगा आपको। तो ये मैंने पिछले वीडियो में कंटिन्यू की कोडिंग लिख रखी थी यहाँ पर, और इसको हम लोग बाद में समझेंगे। पहले मैं एक बार आपको ब्रेक समझाता हूँ। तो एक बार मैं यहाँ से बनाता हूँ 4 का एक लूप, और 4 के लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चला रहा हूँ 1 से 10 के लिए। तो 0 से 10 के लिए हम लोग चला देते हैं। तो 0 से शुरू होगा और यहाँ से चलेगा 10 तक, और आप क्या करोगे, इसको प्लस प्लस करवा दोगे, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। और इसके बीच में मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखवा कर आपको दिखाता हूँ कि क्या ये प्रिंट करता है पहले। तो अब आप देख सकते हो, अब मैं इसको यहाँ से ओपन इन ब्राउजर करता हूँ, और आप देख सकते हो 1 to 9 तक इसने प्रिंट किया है, क्योंकि मैंने क्या बोला था 10 से छोटा हो तब तक चलना है। अगर आपको 10 तक चलाना है तो आप इक्वल टू लगा दो, तो ये 10 तक चलेगा। अब बात करते हैं ब्रेक की। तो ब्रेक क्या करेगा, यहाँ पर जैसे ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, तो मैं अगर बोलूं इफ, और इफ के अंदर मैं दूं कि जब आई जो है वो इक्वल टू 5 हो जाए, आई क्या हो जाए, इक्वल टू 5 हो जाए, तो आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करना है, पूरे लूप को ब्रेक कर देना है। तब आप डिफरेंस देखना कि ये सिर्फ 4 तक प्रिंट करता है, 5 आते ही ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक करके सीधा बाहर आ जाएगा। अगर हम बात करें कंटिन्यू की, तो मैं ऊपर एक बार कंटिन्यू भी लिख देता हूं आपके लिए, कंटिन्यू वाला कोड हम अनकमेंट कर देता हूं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक 4 का हमारा लूप है जो j इक्वल टू 0 से लेके लेस देन 10 तक चल रहा है, j प्लस प्लस, और जैसे ही j इक्वल टू 5 आता है, ये क्या करता है, कंटिन्यू करता है। बट ये जो दूसरा वाला लूप है वो i इक्वल टू 5 आते क्या करता है, ब्रेक करता है। तो ब्रेक और कंटिन्यू में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। जो पहला वाला है वो क्या कर रहा है, पूरा 10 तक जा रहा है। मैं आपको एक और यहाँ पर दिखाता हूँ डिफरेंस। तो इधर मैं एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके एक हॉरिजॉन्टल टैग लगा देते हैं हम, तब ये लूप एग्जीक्यूट होगा। और रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पर 0 से 10 तक इसने प्रिंट किया, और कहां पर मिस किया, इसने 5 मिस किया, 5 को स्किप कर दिया। बट ऑन द अदर हैंड ब्रेक क्या करता है, जैसे ही 5 वाली कंडीशन आती है, पूरा लूप ही ब्रेक कर देता है और बाहर चला जाता है। तो कंटिन्यू और ब्रेक के बीच में आपको ऐसे डिफरेंस पता चलेगा। ये कंटिन्यू क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है, ब्रेक क्या कर रहा है, पूरा ब्रेक करके बाहर आ जा रहा है। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता है, और कंटिन्यू के साथ इसको कंपेयर करके आप और अच्छे से समझ सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।